मान लो कि तुम उन विचित्र एलियंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्टार नेशंस वाला गेम हमारे ब्लू प्लैनेट पर आ चुका था। जिंदा रहने के लिए हर देश के प्लेयर्स दूसरे एलियन रेस को गले लगा रहे थे और इंसान बनने को शर्म की बात समझ रहे थे। सिर्फ मुझे इस सबसे घिन आती थी और बिना एक पल सोचे मैंने प्योर ब्लड ह्यूमन से स्टार्ट करने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने अपने टेरिटरी में एक बदसूरत एलियन को खुद को इंसान कहते देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तुरंत एक्सटर्मिनेशन ऑर्डर जारी कर दिया, हर एलियन को खत्म करने का हुक्म दिया और जगह का नाम बदलकर ह्यूमन फेडरेशन रख दिया। इसी बीच एक टाइम ट्रैवलर होने के नाते मेरा गोल्डन फिंगर, चौथा कैलेमिटी सिस्टम, जाग उठा। मैंने बिना झिझक खुद को कैलेमिटी में बदल लिया। तबाही, अपमान और गुलामी के जरिए सभ्यताओं से डिटरेंस पावर कमाई और उसे स्टार टेक में एक्सचेंज किया। जब बाकी देश एलियन बनने पर खुश हो रहे थे, मेरी फ्लीट ने आसमान ढक दिया था। टर्मिनेटर, किल हेवन, डिवाइन वेपन, यहाँ तक कि ईथर गाइड इंजन भी तैयार हो चुका था। तभी ब्लू प्लैनेट के ड्रैगन नेशन में स्टार नेशंस गेम ने जांग चंग को चुना। 18 साल के हर यूथ को प्लैनेट लॉर्ड के रूप में जागना था और स्टार बैटलफील्ड पर टेलीपोर्ट होना था। जांग चंग के फर्स्ट मिडिल स्कूल के अवेकनिंग स्क्वायर में किसी ने बी ग्रेड हाफ बीस्ट सिविलाइजेशन जगाई तो किसी ने ए ग्रेड स्लाइम हैंड रेस हासिल की। एलियन रेसेस अपनी जबरदस्त सर्वाइवल पावर की वजह से पहले ही इस अफरा तफरी की दुनिया का सबसे बेहतर ऑप्शन बन चुकी थी। कभी ड्रैगन नेशन ने इंसान चुनने की जिद पकड़ी थी पर बार बार हारते रहे। दूसरे देशों को एलियंस की वजह से उभरता देख लोगों का यकीन पूरी तरह डगमगा गया। सोच इतनी टेढ़ी हो चुकी थी कि प्योर ब्लड ह्यूमन होना अब खुद मरने का दूसरा नाम बन गया था। और उसी वक्त स्कूल के टॉपर होने के नाते मेरा स्टेज पर आना बहुत सारी नजरें खींच लाया। ढेर सारी फंगील चेस चाहती थी कि मुझे कोई ऐसी और क्रेज मिले जो मेरा चेहरा बरकरार रखे। लेकिन एक टाइम ट्रैवलर होने के नाते, एक पुराना एक्सपीरियंस्ड पी सोसाइटी प्लेयर होने के नाते मुझे इस एलियन पूजा करने वाली सोच से सख्त नफरत थी। मैंने बस अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखा, नीली रोशनी चमक उठी और सी ग्रेड सिविलाइजेशन का चिन्ह देखकर देखने वालों को अफसोस होने लगा। ह्यूमन बचाने और रैंडम रेस के बीच चॉइस आते ही मैंने बिना एक सेकंड सोचे पहला वाला चुना, सी ग्रेड अर्थ यूनाइटेड नेशंस, और ह्यूमन रेस को लॉक कर दिया। इस फैसले ने आसमान जितनी बातें और मजाक खड़े कर दिए। साकुरा नेशन वाले प्लेयर की रेडिएशन, कॉकरोच, सिविलाइजेशन सबकी तुलना का निशाना बन गई, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले ही पल मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, फोर्थ कैलेमिटी सिस्टम सक्सेसफुली लोडेड। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मेरे हाथ में स्टार नेशंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है, कुछ ऐसा जो कैलेमिटी जितना खतरनाक और किसी भी एलियन रेस से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हलचल अब भी शांत भी नहीं हुई थी कि एक और बड़ा झटका आया। स्कूल की टॉपर सु वैनकिंग स्टेज पर आई और अचानक एक गोल्डन लाइट ने उसे घेर लिया। वो निकली ड्रैगन नेशन के स्टार नेशंस गेम के इतिहास की पहली एस ग्रेड सिविलाइजेशन अवेकनर। पूरे देश में जश्न मन गया, बाकी देश जलने लगे। सिर्फ सु वैनकिंग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में सिर्फ यही राहत थी कि वो बच निकली। उसे एहसास हुआ कि वो फिर से जी उठी है। पिछले जन्म की यादें उसके दिमाग में तूफान की तरह घुस आईं। पिछले जन्म में वो अपनी फ्लीट लेकर ह्यूमन फेडरेशन सिस्टम तक पहुंची थी, पर उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक विशाल एलिफेंट की नजर भर से तारा बुझ गया और उसकी पूरी फ्लीट पल भर में खत्म हो गई। और वो एलिफेंट, वो पूरा वॉर फ्लीट, सब कुछ ह्यूमन फेडरेशन के लीडर लिन मोहेंग से जुड़ा था। सु वैनकिंग की नजरें भीड़ में सीधा मुझ पर टिक गईं और उसने मन ही मन ठान लिया, इस बार वो फिर वही गलती नहीं दोहराएगी। वो हर हाल में मुझसे, जो गैलेक्सी का सबसे बड़ा शासक बनने वाला था, पहले ही जुड़ जाएगी। यही सोचकर सबकी नजरों के सामने सु वैनकिंग ने बिना झिझक प्योर ब्लड ह्यूमन से शुरुआत चुनी। सिविलाइजेशन ग्रेड एस, रेस लॉक्ड, ह्यूमन सिविलाइजेशन लॉक्ड, ह्यूमन फेडरेशन। ये नोटिफिकेशन आते ही पूरे ब्लू प्लैनेट में हलचल मच गई। ड्रैगन नेशन में सबसे तेज रिएक्शन आया, हर तरफ सवाल उठने लगे। एस ग्रेड होकर ह्यूमन चुनना मतलब खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। रैंडम रेस चुनती तो ज्यादा फायदा होता, पर मैंने ये देखकर सिर्फ तारीफ भरी नजरों से देखा। मेरे लिए ये मान्यता ही सबसे बड़ी तारीफ थी। साकुरा नेशन, स्टिक नेशन जैसे देश जो पहले जल रहे थे अब हंसने लगे। मजाक उड़ना बंद नहीं हुआ। ड्रैगन नेशन इतनी स्ट्रांग होकर भी मौका नहीं भुना पाया। अवेकनिंग स्टेज पर खड़ी सु वैनकिंग ने किसी की परवाह नहीं की। वो जानती थी कि अवेकनिंग के 10 मिनट बाद उसे स्टार बैटलफील्ड पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। गैलेक्सी इतनी विशाल थी, प्लैनेट लॉर्ड्स इतने रैंडम बिखरे होंगे कि मुझे ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा होगा। इसलिए अभी इसी वक्त मुझ पर गहरा असर छोड़ना ही सही रास्ता था। पूरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने बिना झिझक सु वैनकिंग सीधा मेरी तरफ बढ़ी, मेरे होठों पर हल्का सा किस कर दिया। इस किस ने हर लाइव स्ट्रीम देखने वाले को हिला दिया। पूरी स्क्रीन हैरानी और जलन से भर गई। लिन मोहेंग, मुझे तुमसे प्यार है। सु वैनकिंग ने हिम्मत जुटाकर कन्फेशन किया। आखिर में आंखों में दृढ़ता लिए बोली, चाहे मुझे कई अरब स्टार सिस्टम्स लांघने पड़े, मैं अपने सारे जहाज तुम्हें ढूंढने भेज दूंगी। इस बात ने फिर से पूरे इंटरनेट में तूफान ला दिया। ड्रैगन नेशन के नेटिजन्स उसे लव ब्रेन कहकर गालियां देने लगे। बोले वो देश को पीछे खींच रही है। बाकी देश खुश होकर मजाक उड़ाने लगे। बोले इस बार तो पक्का ड्रैगन नेशन लास्ट आएगा। आसमान से 2 सफेद रोशनी उतरी। टेलीपोर्टेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया। मेरा इंतजार जरूर करना, मैं जहाज पर तुम्हारा नाम लिखूंगी। सु वैनकिंग ने बेचैनी से कहा। उसे डर था कि पिछले जन्म वाला हादसा फिर ना दोहराए। मैंने बड़ी शांति से बस इतना कहा, ठीक है। सफेद रोशनी और तेज हो गई और हम दोनों की परछाइयां अवेकनिंग स्क्वायर से गायब हो गईं। ब्लू प्लैनेट पर बहस अभी शुरू ही हुई थी और स्टार बैटलफील्ड का पर्दा अभी उठा ही था। सफेद रोशनी छंटते ही मैंने आंख खोली और खुद को एक ऐसे स्टडी रूम में पाया जो देखने में बड़ा अजीब सा डिस्कंफर्ट दे रहा था। दीवारों पर बड़ी नजाकत से सजाए गए एलियन पोर्ट्रेट्स टंगे थे। किताबों की शेल्फ एम्ब्रेस द डिफरेंस जैसी किताबों से भरी पड़ी थी। ये जगह थी अर्थ फेडरेशन एम्पायर की राजधानी और गेम के रूल्स के मुताबिक अब मैं ही अर्थ फेडरेशन का नया लीडर था। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन गूंजी, स्टार्टिंग प्लैनेट अर्थ, सिविलाइजेशन ग्रेड सी, पॉपुलेशन 8 बिलियन। करंट आइडियोलॉजी वो थी जिसे सुनकर मुझे उल्टी आने जैसा महसूस होता था। प्रो एलियन और इक्वालिटीइज्म और साथ ही अर्थ फेडरेशन
फेडरेशन अभी तक यूनाइटेड भी नहीं हुआ था। कैबिनेट पर प्रो एलियन फैक्शन का पूरा कब्जा था। मैंने अपनी घिन को दबाते हुए सीधा चौथे कैलेमिटी सिस्टम पर ध्यान लगाया। सिस्टम ने मुझे पहला कैलेमिटी असेंशन रूट चुनने को कहा। मैंने बिना सोचे स्टार सी हेवन पनिशमेंट चुन लिया। सिस्टम ने तुरंत डिटरेंस पावर का टेम्पलेट अनलॉक कर दिया। बताया कि मैं तबाही और गुलामी के जरिए सभ्यताओं से डिटरेंस कमा सकता हूं और उसे स्टार टेक में बदल सकता हूं। पहली बार चूज करने पर 1000 पॉइंट्स डिटरेंस पावर रिवॉर्ड मिला और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं पिछले जन्म में जो गेम खेलता था। यही सबसे एफिशिएंट तरीका था डेवलप करने का। मैंने तुरंत कैलेमिटी शॉप खोला, LV0 शॉप में रखे आइटम्स ऑन टेक को देखा। बिना देर किए 400 पॉइंट्स डिटरेंस पावर खर्च करके मैंने सुपरमैन सीरम, फिलोसोफर किंग ऑरा, किनेटिक पिस्टल और कैलेमिटी मैनिफेस्टो खरीद लिया। सुपरमैन सीरम ने पल भर में मेरी बॉडी को ह्यूमन लिमिट से 10 गुना बढ़ा दिया, जो अर्थ फेडरेशन के सबसे हाई लेवल हाइब्रिड एलियंस की 3 गुना बॉडी स्ट्रेंथ को भी आसानी से पछाड़ सकती थी। फिलोसोफर किंग ऑरा ने मेरी बातों में एक अलग तरह की डोमिनेंस और प्रेशर भर दी। किनेटिक पिस्टल और कैलेमिटी मैनिफेस्टो भी तैयार थे। सब कुछ रेडी होते ही मैंने गंभीर आवाज में किसी को बुलाया। एक प्योर ब्लड ह्यूमन अटेंडेंट दरवाजा खोलकर अंदर आया। मैंने हुक्म दिया कि तुरंत एक इमरजेंसी ऑल ह्यूमन मीटिंग बुलाई जाए और उसे पूरी दुनिया के लिए लाइव स्ट्रीम किया जाए। ये मेरा नया लीडर बनने के बाद का पहला पब्लिक स्पीच था। फिर भी मैंने राउंड टेबल पर बैठे एलियन ऑफिशियल्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनमें से जिसके पास मिलिट्री पावर थी वो था ग्रैंड मार्शल आर्थस, एक बदसूरत मंकी फॉर्म एलियन। चीफ साइंटिस्ट वेयर एक ट्रांसपेरेंट हाइब्रिड एलियन था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेना प्योर ब्लड ह्यूमन होते हुए भी प्रो एलियन सिचुएशन को सपोर्ट करती थी। वेयर ने पहले मुंह खोला, बेपरवाह और जल्दबाजी भरे लहजे में बोला कि वो नई हाइब्रिड रेस बनाने में बिजी है और मुझे सीधा मुद्दे पर आने को कहा। इसी बीच ब्लू प्लैनेट पर मेरी लाइव स्ट्रीम में सुवैंकिंग की पॉपुलैरिटी की वजह से हर देश के व्यूअर्स घुस आए थे। सब मजाक उड़ाने लगे, बोले मैं जरूर एलियंस के हाथों बेबस होकर मारा जाऊंगा। ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम का माहौल उदास था। नेटिजन्स ये सोचकर आहें भर रहे थे कि मैं सुवैंकिंग को पीछे खींचूंगा। कुछ तो चाहते थे कि मैं जल्दी मर जाऊं। तभी ग्रैंड मार्शल अर्थ ने अचानक सजेस्ट किया कि मुझे हाइब्रिड कॉल का समर्थन करते हुए न्यू ह्यूमंस में से एक पार्टनर चुनना चाहिए। मैंने ठंडी आवाज में कहा, चुप रहो, मैंने अभी मीटिंग शुरू होने का ऐलान भी नहीं किया। तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? अर्थस एक पल के लिए चौंका, फिर उसकी आवाज भारी हो गई। उसने गुस्से से भरी नजरों से मुझे घूरा। लीडर महोदय, आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैंने अर्थस के तमतमाए चेहरे को नजरअंदाज करते हुए कैमरा की तरफ मुड़कर पूछा, ह्यूमन किसे कहते हैं? वेयर ने हैरानी से जवाब दिया कि यहाँ मौजूद सब ह्यूमन ही तो हैं। मैं अचानक हंस पड़ा और जोर से डांटते हुए बोला, नहीं, तुम ह्यूमन नहीं हो, तुम बस एक बेहद बदसूरत, बेहद घिनौना एलियन हो। पास बैठी एलेना ने तुरंत अर्थ फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया, मुझ पर इक्वालिटी प्रिंसिपल तोड़ने का आरोप लगाया। वेयर भी साथ में चिल्लाया कि मैं यूनाइटेड नेशन स्पिरिट का अपमान कर रहा हूँ। आर्थस ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा कि उसने मेरे जैसे प्योर ब्लड एक्सट्रीमिस्ट्स को पहले भी डील किया है और उन सबका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। ब्लू प्लैनेट के व्यूअर्स का मजाक और तेज हो गया। ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम पूरी तरह निराशा में डूब गई। एलियन ऑफिशियल्स भी उठकर मुझ पर तीखे शब्दों की बौछार करने लगे। फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह सब मिलकर इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू करने की मांग करने लगे। मुझे अर्थ फेडरेशन को बर्बाद करने वाला पागल बताने लगे। इतने तीखे आरोपों के बावजूद मैं पूरी तरह शांत रहा। सबके बोल चुकने के बाद मैंने ठंडी आवाज में बोलना शुरू किया। इन हाइब्रिड एलियंस को इक्वालिटी की बात करने के लायक नहीं बताया। जिसे वो कंट्रीब्यूशन कहते हैं, वो बस दुनिया को और घिनौना बनाने का काम है। इसके बाद मैंने कैमरा की तरफ देखा, कैलेमिटी मैनिफेस्टो एक्टिवेट कर दिया। एक इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स मेरी आवाज के साथ फैलने लगी। मैंने हर उस प्योर ब्लड ह्यूमन को पुकारा जो दबाया गया था। उनके अंदर छुपी एलियन नफरत को खोल दिया। साफ कह दिया कि साथ रहना नामुमकिन है। अब इंसान को फिर से नई परिभाषा देने का वक्त आ गया है। ये बात किसी बिजली की तरह सारे नकाब चीर गई। मीटिंग रूम के बाहर खड़े प्योर ब्लड ह्यूमंस पूरी तरह भड़क उठे। कॉरिडोर के गार्ड्स, चुप रहने वाले ओल्ड सोल्जर्स, जबरदस्ती एलियंस से जोड़े गए आम इंसान, सबके अंदर दबा गुस्सा आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ गया। ब्लू प्लैनेट पर भी कुछ ऐसे ड्रैगन नेशन के लोग थे जो अभी तक बिगड़े नहीं थे। वो मेरे लिए बोलना शुरू कर चुके थे। अर्थस ने मेरे स्पीच को बकवास बताते हुए ठहाका लगाया। साफ कहा कि मेरे पास ना कोई सेना है, ना कोई ताकत। मैं बस अर्थ फेडरेशन का एक जोकर हूँ। उसके हिसाब से प्योर ब्लड ह्यूमंस पहले ही पूरी तरह काबू में लाए जा चुके थे। वो आगे बढ़ा, मेरे ऊपर झुककर मुझे घूरने लगा, मुझे इंपीचमेंट में साथ देने की धमकी दी, वरना पिछले कुछ एक्सट्रीमिस्ट जैसा हाल करने की बात कही। पर मैंने बस मुस्कुराते हुए हल्के से कहा, मुझे सबसे अच्छा यही आता है, एक्सट्रीमिस्ट्स को साफ करना। बात खत्म होते ही मेरा दायां हाथ अंदर गया। मैंने काइनेटिक पिस्टल निकाली और बिना एक पल सोचे आर्थस पर ट्रिगर दबा दिया। अल्ट्रा हाई स्पीड बुलेट ने पल भर में उसकी खोपड़ी आर पार कर दी। पूरी मिलिट्री पावर संभालने वाला ये ग्रैंड मार्शल वहीं ढेर हो गया। उसका विशाल शरीर गिरते ही मीटिंग रूम हिल गया। पूरा हॉल कब्रिस्तान जैसी खामोशी में डूब गया। एलियन ऑफिशियल्स के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वियर होश में आते ही चीखते हुए गार्ड्स को बुलाने लगा। पूरी तरह हथियारबंद एलियन गार्ड्स अंदर घुसे, गोली चलाने ही वाले थे कि मैंने उनसे 10 गुना तेज स्पीड से उन्हें पल भर में खत्म कर दिया। मैं फिर से कैमरा की तरफ मुड़ा। कैलेमिटी मैनिफेस्टो का असर अब पूरी तरह चरम पर था। मेरी आवाज किसी डिवाइन ऑरेकल की तरह हर प्योर ब्लड ह्यूमन के दिल तक पहुंच रही थी। ये हाइब्रिड्स भी डर सकते हैं, ये भी मर सकते हैं। इसके बाद मैंने ऑफिशियली ऐलान किया कि अर्थ यूनाइटेड नेशंस अब से ह्यूमन फेडरेशन कहलाएगा और लीडर होने के नाते मैंने एक्सटर्मिनेशन ऑर्डर जारी कर दिया। मैंने हुक्म दिया कि हर प्योर ब्लड ह्यूमन अपने आसपास जो भी हथियार मिले उठा ले और जो भी बदसूरत एलियन दिखे उसे मार डाले। ह्यूमन के लिए, ह्यूमन फेडरेशन के लिए साथियों, जंग शुरू हो चुकी है। अभी से एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। हम ह्यूमन के फ्यूचर के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए स्टार सी जलानी पड़े, पूरी गैलेक्सी को भस्म करना पड़े। इस दिन अर्थ यूनाइटेड नेशंस के प्योर ब्लड ह्यूमंस अपने पूर्वजों की शान से जाग उठे। उनके दिल और खून दोनों बगावत के लिए पुकारने लगे। ईस्ट एशिया जोन की फैक्ट्रीज में 15 साल से एलियन सुपरवाइजर्स के नीचे मजबूरी में काम करने वाले बूढ़े इंजीनियर ने रेंच उठाया।
उठाया और कॉम्पाउंड आए इंसेक्ट मैन पर दे मारा। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें कि गूंज पूरी फैक्ट्री में फैल गई। ठीक उसी वक्त नॉर्थ अमेरिका जोन के मिलिट्री कैंप में साइड लाइन किए गए प्योर ब्लड ह्यूमन सोल्जर्स ने अपनी बंदूकें एलियन ऑफिसर्स की तरफ मोड़ दी। गोलियों की आवाजें घनी हो गईं, चीखों में बदले की ठान भरी हुई थी। पूरी अर्थ पल भर में रिवॉल्ट की आग में जल उठी। ब्लू प्लैनेट के हर देश की लाइव स्ट्रीम में सवाल उठने लगे। लोग मुझ पर सिर्फ भड़काने और बातें बड़ी काम छोटा का आरोप लगाने लगे। बोले प्योर ब्लड ह्यूमंस कभी एलियंस का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई मजाक उड़ाते हुए बोला कि मैं तो बस मीटिंग रूम में छुपा रहूंगा, जल्दी ही इकट्ठा हुई एलियन आर्मी मेरा सर काट देगी। पर ड्रैगन नेशन की ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम का मूड पूरी तरह बदल गया। नेटिजन्स मेरे लिए तालियां बजाने लगे। बोले मैंने हिम्मत दिखाई, सच बोला। जो पहले मजाक उड़ा रहे थे वो भी चुप हो गए, क्योंकि वो भी अंदर से एलियन से नफरत करते थे। बस हालात ने उन्हें कमजोर बना दिया था और मैंने वो कर दिखाया जो करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। मीटिंग रूम में चीफ साइंटिस्ट वेयर डर के मारे चीख पड़ा। बचे हुए एलियन सोल्जर्स को मेरे ऊपर टूट पड़ने का इशारा किया। वो साइंटिस्ट था, फिर भी हाइब्रिड होने के बाद उसकी बॉडी स्ट्रेंथ प्योर ब्लड ह्यूमन से दोगुनी थी। साथ में कई और एलियन ऑफिशियल्स भी उसका साथ देने आ गए। उसे लगा कि मैं सिर्फ धोखे से बचा हूं, अब पक्का मारा जाऊंगा। पर मेरी हरकतें भूत की तरह तेज थीं। किनेटिक पिस्टल एकदम सटीक निशाने से चल रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जैसे एलियन ऑफिशियल्स एक एक करके गिरते गए। वियर को यकीन ही नहीं हो रहा था। आखिरकार उसकी मौत भी टल नहीं पाई। प्रो एलियन प्योर ब्लड ह्यूमन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेना घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगी, पर मैंने बेरहमी से उसे भी खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहले एलियंस का पक्ष लिया था। इसके बाद मीटिंग रूम में घुसे पूरी तरह हथियारबंद एलियन सोल्जर्स को मैंने 30 सेकंड से भी कम वक्त में पूरी तरह खत्म कर दिया। मैं खून के बीचों बीच खड़ा था, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस पूरे सीन ने ब्लू प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम को पूरी तरह उबाल दिया। सब मेरी स्पीड और पिस्टल की पावर देखकर हैरान थे। साथ ही ये भी सोच रहे थे कि आखिर सु वनकिंग ने मुझे क्यों चुना। उधर ड्रैगन नेशन के एक मीटिंग रूम में ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस मेरी फाइल देखकर उलझन में पड़ गए। अनाथ, एवरेज मार्क्स, कोई खास बैकग्राउंड नहीं, कोई अनोखा पास्ट नहीं, फिर भी मेरी बॉडी स्ट्रेंथ और वेपन टेक्नोलॉजी उस वक्त के अर्थ फेडरेशन लेवल से कहीं आगे थी। किसी को नहीं पता था कि मेरी ये ताकत कहां से आई। स्टार वर्ल्ड की ये जंग पूरे 1 साल तक चली। ये जंग बेहद खतरनाक थी। एलियंस की फाइटिंग पावर ज्यादा थी पर दिमाग सीधा साधा, जबकि एकजुट प्योर ब्लड ह्यूमंस के सामने वो लगातार पीछे हटते गए। मैंने खुद आर्मी लीड की, जरूरी मिलिट्री बेसिस पर कब्जा किया। अब मैं एक ऐसा सिंबल बन चुका था जिसके लिए हर प्योर ब्लड ह्यूमन जान देने को तैयार था। आखिरकार जंग खत्म हुई। शुरुआत में 8 बिलियन पॉपुलेशन थी, अब सिर्फ 2 बिलियन प्योर ब्लड ह्यूमंस बचे थे। 2 बिलियन अपने ही लोग शहीद हो गए, 4 बिलियन एलियंस राख बन गए और मैं ह्यूमन फेडरेशन की कैपिटल स्क्वायर में खड़ा होकर विक्ट्री का ऐलान कर रहा था। पर यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ब्लू प्लैनेट के हर देश की लाइव स्ट्रीम में फिर से सवाल उठने लगे। लोग मुझ पर आरोप लगाने लगे कि मैंने खुद अपनी मेन आर्टरी काट दी। सिर्फ 2 बिलियन पॉपुलेशन से डेवलप करना मुश्किल होगा, मुझमें स्ट्रेटेजिक विजन की कमी है। ड्रैगन नेशन के नेटिजन्स पूरी ताकत से जवाब देने लगे। बोले बचे हुए 2 बिलियन सब जंग की आग में तपे हुए एलिट्स हैं। एलियंस को एकजुट करने की जरूरत ही नहीं, कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, पॉपुलेशन का मसला भी धीरे धीरे हल हो जाएगा। पर ह्यूमन फेडरेशन के अंदर भी कुछ बेसुरी आवाजें उठने लगी। कुछ बचे हुए प्योर ब्लड ह्यूमंस जंग पर सोचकर ये मानने लगे कि मेरे तरीके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम और क्रूर थे। 2 बिलियन साथियों की कुर्बानी बहुत भारी पड़ी। कुछ बीच के लोग भी कूद पड़े, मुझे एक सही पॉलिटिशियन मानने से इनकार करने लगे। बोले मैं सिर्फ आइडियलिज्म समझता हूं, रियलिटी नहीं। हर तरफ से उठते सवालों के बीच मैंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरे ह्यूमन फेडरेशन के सिटीजन्स के सामने मैंने एक एनोनिमस क्वेश्चनरी जारी किया। सवाल सिर्फ एक था, क्या हम वॉर क्रिमिनल हैं? ऑप्शन सिर्फ 2 थे, हाँ या ना। प्योर ब्लड ह्यूमन होने और जंग में जीत हासिल करने की आड़ में कई लोगों ने बेधड़क होकर इस एनोनिमस क्वेश्चनर में अपनी नाराजगी निकाली, जंग को एक्सट्रीम बताया, अपने करीबियों की मौत का दुख जताया, ये सोचकर कि मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा। ये क्वेश्चनर नेगेटिव इमोशन से भरा हुआ जल्दी ही पूरा गिन लिया गया। सिर्फ 20 लाख लोगों ने माना कि वो वॉर क्रिमिनल हैं, बाकी 199.8 करोड़ लोगों ने इससे इनकार कर दिया। ब्लू प्लैनेट के हर देश की लाइव स्ट्रीम में निराशा छा गई। सब क्वेश्चनरी की सच्चाई पर सवाल उठाने लगे, शिकायत करने लगे कि सच बोलने वाले बहुत कम निकले। पर अगले ही पल मेरे फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लिस्ट लॉक कर दो, सबको पकड़ लो, इन्हें लेबर फोर्स की तरह रखा जाएगा। हाल ही में जंग से गुजरी आर्मी का एग्जीक्यूशन इतना खतरनाक था कि 3 घंटे से भी कम वक्त में उन्होंने 20 लाख लोगों को पूरी तरह पकड़ लिया। जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें वहीं खत्म कर दिया गया। जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच चिल्ला रहे थे, प्योर ब्लड होते हुए भी सजा से नहीं बच पाए। पूरा प्रोसेस इतना क्लीन और सटीक था कि लाइव स्ट्रीम पल भर में उबल पड़ी। हर देश के नेटिजन्स मुझे ट्रैप करने वाला नाकाबिल टायरेंट बताने लगे, पर ड्रैगन नेशन के व्यूअर्स पूरी ताकत से जवाब देने लगे। बोले मैं सेना का इस्तेमाल किए बिना भी काफी बहादुर और समझदार हूं। इसके बाद मैं ह्यूमन फेडरेशन की कैपिटल स्क्वायर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़ा होकर लाइव स्ट्रीम पर आया। हमारी टीम इतनी प्योर है, जो लोग खुद को वॉर क्रिमिनल मानते हैं, हम बस उनकी रिडेम्पशन की इच्छा पूरी कर रहे हैं। मेरी इस बात ने कई नेटिजन्स को हिला दिया, वो मेरी लॉजिक को मानने लगे। इसके बाद मैंने गंभीर होकर एक डॉक्यूमेंट उठाया और ऐलान किया, न्यू ह्यूमन फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन अब ऑफिशियली लागू हो चुका है। ह्यूमन फेडरेशन सबसे ऊपर है, हर कानून को इस बात का ध्यान रखना होगा। ह्यूमन फेडरेशन के हितों के खिलाफ कोई भी काम सबसे कठोर सजा पाएगा। जो भी ताकत ह्यूमन फेडरेशन को तोड़ने की कोशिश करेगी उसे पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। ह्यूमन फेडरेशन का हित सबसे ऊपर है, ह्यूमन फेडरेशन की शान कभी मिट नहीं सकती। मैं यहाँ गंभीरता से शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमन फेडरेशन की रक्षा में लगा दूंगा, ह्यूमन रेस की चिंगारी को बचाए रखूंगा। पैसिफिक ओशन की गहराई से लेकर गैलेक्सी के आखिरी छोर तक आज से ये शपथ मरते दम तक निभाऊंगा। 2 बिलियन ह्यूमंस की जय जयकार आसमान चीरने लगी।
ब्लू प्लैनेट के नेटिजन्स मेरे इस जोश से प्रभावित हुए और अचानक याद आया कि सू वंकिंग की सिविलाइजेशन का नाम भी ह्यूमन फेडरेशन है। मजाक में बोलने लगे कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने नीचे खड़ी जोशीली भीड़ को देखते हुए अपनी आवाज और ऊंची कर दी। साथियों, इतनी लंबी जंग और अनगिनत कुर्बानियों के बाद ह्यूमन फेडरेशन ने एक बड़ी जीत हासिल की है, पर यह अंत नहीं, एक बिल्कुल नई शुरुआत है। मुझे पता है तुम सब एक बात को लेकर परेशान हो। ये प्लैनेट जंग से तबाह हो चुका है, हर तरफ खंडहर है, प्रोडक्शन वापस शुरू करने में लंबा वक्त लगेगा, घर फिर से बसाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। क्या तुम सोच रहे हो कि आगे हमें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी? भीड़ में कई लोगों ने सर झुका लिया। ये सच में उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। जंग तो जीत ली, पर कीमत बहुत भारी थी। पूरी अर्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तबाह हो चुकी थी। फैक्ट्रीज, फार्म्स, सिटीज, हर जगह खंडहर ही खंडहर थे। 2 बिलियन पॉपुलेशन के साथ इस मलबे पर सिविलाइजेशन फिर से खड़ी करना इतना आसान कहां था। पर आगे मैंने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, अपनी नजरें सामने के खंडहरों पर मत टिकाओ, जरा ऊपर देखो। अपने सर के ऊपर फैले इस आसमान को देखो। अर्थ के बाहर एक विशाल गैलेक्सी है, अनगिनत स्टार सिस्टम्स, अनगिनत प्लैनेट्स, अनगिनत स्टार्स, अनगिनत रिसोर्सेज। वो अभी शायद बहुत दूर लगते हो, पर मैं तुमसे वादा करता हूं, सिर्फ 1 साल, बस 1 साल के अंदर हम अपने होम प्लैनेट से बाहर निकल जाएंगे। मेरी इस बात ने फिर से ब्लू प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम में तूफान ला दिया। हर देश के नेटिजन्स मुझे शेखी बघारने वाला बताने लगे। सबका मानना था कि सी ग्रेड सिविलाइजेशन 1 साल में स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकती। यहां तक कि ड्रैगन नेशन के व्यूअर्स को भी यकीन नहीं हो रहा था। पर मेरी आवाज में दृढ़ता थी। मैंने साफ कहा कि अर्थ के दोबारा बसने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। गैलेक्सी ही सबसे बड़ा रिसोर्स बैंक है। 1 साल बाद हम एस्टेरॉयड बेल्ट से माइनिंग शुरू करेंगे, इंटरस्टेलर कॉलोनीज बनाएंगे, इंटरस्टेलर ट्रेड शुरू करेंगे। आखिर में मैंने अपनी बाहें फैलाकर सभी सिटीजन से चिल्लाकर कहा, अर्थ तो बस शुरुआत है, हमारा सफर तो स्टार्स और सीज तक जाना है। एक दिन जरूर आएगा जब ह्यूमन फेडरेशन का फ्लैग पूरी गैलेक्सी में लहराएगा। 2 बिलियन लोगों की गर्जना एक सैलाब बन गई। जंग का दर्द और खंडहर की उदासी सब पीछे छूट गया। हर किसी की आंखों में स्टार्स के लिए एक नई चाहत जल उठी। स्पीच खत्म होने के बाद मैं अपने ऑफिस लौटा। तुरंत 4th कैलेमिटी सिस्टम खोला। स्क्रीन पर करंट डिटरेंस पावर 5600 पॉइंट्स दिखा रहा था। इवॉल्वर अचीवमेंट अनलॉक हो चुका है। प्लैनेटरी हेरेसी क्लेंजिंग कंप्लीट। रिवॉर्ड 5000 पॉइंट्स डिटरेंस पावर। कैलेमिटी लेवल और शॉप भी सिंक होकर लेवल 2 पर पहुंच गए। लेवल 1 के आइटम्स पर अब 50% डिस्काउंट भी मिल रहा था। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने ट्यूरेंट रिसर्च शिप, एस्कॉर्ट शिप, इंजीनियरिंग शिप के ब्लूप्रिंट्स एक्सचेंज कर लिए। हर एक की कीमत 500 पॉइंट्स। बचे हुए डिटरेंस पावर 4100 पॉइंट्स। तीनों ब्लूप्रिंट्स की पूरी जानकारी पल भर में मेरे दिमाग में उतर गई। रिसर्च शिप अननोन स्टार सिस्टम्स एक्सप्लोर करने के काम आता है, एनोमली पॉइंट्स स्कैन करता है। ये किसी सिविलाइजेशन के इंटरस्टेलर बनने का पहला कदम है। एस्कॉर्ट शिप सबसे बेसिक कॉम्बैट शिप है। फायर पावर और डिफेंस टॉप लेवल नहीं है, पर इसकी कॉस्ट कम है और ये जल्दी बिल्ड हो जाता है। इंजीनियरिंग शिप माइनिंग स्टेशनों और रिसर्च स्टेशनों बनाने के लिए जरूरी व्हीकल है। ये स्टार नेशंस गेम का जरूरी 3 पीस सेट है। अगर मैं सी ग्रेड सिविलाइजेशन ना होता तो ये सब स्टार्टिंग में ही मिल जाना चाहिए था। जैसे सू वंकिंग की एस ग्रेड सिविलाइजेशन में शायद स्टेलर बेस वगैरह सब पहले से ही मिल गया होगा। जीन टेम्पलेट्स की तरफ मैंने एक नजर डाली, पर फिलहाल खरीदा नहीं। अभी ह्यूमन फेडरेशन में इतना कुछ ठीक करना बाकी था कि पूरी पॉपुलेशन का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के हालात ही नहीं थे। मेरा ध्यान नए रिफ्रेश हुए आइटम्स पर गया। ब्लू लेजर एमीटर ब्लूप्रिंट 500 पॉइंट्स। रेड लेजर गन से कहीं ज्यादा पावरफुल शिप माउंटेड वेपन। ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म्स के लिए इस वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नीली या बैंगनी दिखती है। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगभग हर स्टार नेशंस प्लेयर शुरुआत रेड लेजर से ही करता है। ब्लू लेजर तक अपग्रेड होने में बिना 10 साल के नामुमकिन ही है, क्योंकि शुरुआत में रिसर्च बेस इतना कमजोर होता है कि टेक प्रोग्रेस घोंघे की चाल जैसी स्लो रहती है। और मैं अभी सीधा रेड लेजर स्टेज को स्किप कर सकता था। रिसर्च स्पीड प्लस 20%, डिटरेंस पावर कॉस्ट 1000 पॉइंट्स। शिप बिल्डिंग स्पीड प्लस 20%, डिटरेंस पावर कॉस्ट 1000 पॉइंट्स। ये दोनों तो लेना ही जरूरी था। रिसर्च स्पीड 20% बढ़ने का मतलब है हर टेक की डेवलपमेंट साइकिल 1/5 कम हो जाएगी। शिप बिल्डिंग स्पीड 20% बढ़ने का मतलब है उतने ही वक्त में और ज्यादा वॉरशिप्स बन सकेंगे। टाइम ही सब कुछ है। एक्सचेंज सक्सेसफुल की आवाज के साथ इस बार मैंने 2500 पॉइंट्स डिटरेंस पावर खर्च कर दिए। बचे 1600 पॉइंट्स। ठीक तभी मुझे खुशी की बात पता चली। लेवल 2 कैलेमिटी शॉप में एक नया फीचर भी अनलॉक हो गया था। डिटरेंस पावर से रिसोर्सेज भी एक्सचेंज किए जा सकते थे। एलॉय से एक डिटरेंस पावर बराबर 100 यूनिट्स, एनर्जी क्रेडिट्स 1 बराबर 200 यूनिट्स, मिनरल्स 1 बराबर 300 यूनिट्स, फूड 1 बराबर 500 यूनिट्स। एक्सचेंज किए गए रिसोर्सेज सिविलाइजेशन में एक लॉजिकल तरीके से अपीयर हो जाएंगे। मेरी आंखें चमक उठी। ये फीचर तो किसी गॉडसेंड से कम नहीं था। स्टार नेशंस गेम में सबसे कोर चीज रिसोर्सेज ही होते हैं। एलॉय शिप्स और बिल्डिंग्स बनाने के काम आता है। ये मिलिट्री और डेवलपमेंट दोनों की जान है। एनर्जी क्रेडिट्स यूनिवर्सल करेंसी है। मेंटेनेंस फीस और ट्रेड पॉलिसीज दोनों के लिए जरूरी। मिनरल्स सबसे बेसिक रिसोर्स है। ये एलॉय और कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फूड पॉपुलेशन ग्रोथ स्पीड डिसाइड करता है, और सिस्टम ने बताया था कि ये रिसोर्सेज एक लॉजिकल तरीके से आएंगे, यानी हवा से नहीं टपकेंगे। शायद किसी साइंटिस्ट को अचानक कोई आइडिया आए और वो एफिशिएंट स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी बना दे। शायद किसी एक्सप्लोरेशन टीम को अचानक कोई जायंट मिनरल वेन मिल जाए। शायद कोई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू हो जिससे फूड प्रोडक्शन डबल हो जाए। इस तरह पूरी लाइव स्ट्रीम में भी कुछ अजीब नहीं लगेगा। मैंने थोड़ी देर सोचा और फैसला ले लिया। एलॉय सबसे जरूरी चीज थी। शिप्स बनाने के लिए भारी मात्रा में एलॉय चाहिए होता है, और एलॉय मिनरल से ही स्मेल्ट होता है। सी ग्रेड सिविलाइजेशन की स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी बेहद पिछड़ी हुई थी, एफिशिएंसी बहुत कम थी, पर एलॉय एक्सचेंज करने के साथ साथ सिस्टम एक मैच
सर्चिंग स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू भी फ्री में देता है। यही सबसे कीमती चीज थी। एडवांस्ड स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी मिलने से आगे चलने वाला एलॉय प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी, ज्यादातर व्यूअर्स सोने जा चुके थे। आखिर वो 24 घंटे लाइव स्ट्रीम नहीं देख सकते थे। स्टार नेशंस गेम की लाइव स्ट्रीम भी पूरी तरह रियल टाइम नहीं होती, सिर्फ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स चुनकर दिखाए जाते हैं। खाना पीना, रोजमर्रा के छोटे काम, ये सब स्ट्रीम नहीं होते, ना ही कोई देखना चाहता है। और कुछ प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल कंटेंट को स्ट्रीम सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। ब्लू प्लैनेट पर एक दिन स्टार नेशंस में 1 साल के बराबर होता है। अगली सुबह जब हुई, रात भर लाइव स्ट्रीम देखने वाला एक नेटिजन अचानक बिस्तर से उछल पड़ा। अरे यार, जल्दी देखो लिन मोहेंग का लाइव स्ट्रीम, उसने सिर्फ आधे साल में रिसर्च शिप बना लिया। ये खबर पल भर में पूरे इंटरनेट में फैल गई। इसी बीच जब सब लोग पायोनियर शिप के मेडन वॉयज पर जश्न मना रहे थे, मैंने अचानक ऐलान किया कि मैं खुद इस शिप पर सवार होकर पहली उड़ान भरूंगा। ये सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। चीफ साइंटिस्ट और बाकी ऑफिशियल्स ने मुझे रोकने की कोशिश की। बोले, रिसर्च शिप का एक्चुअल फ्लाइट रिस्क अभी तक अननोन है। मुझे लीडर होने के नाते कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, पर मैंने दृढ़ता से मना कर दिया। साफ कहा कि मैं लीडर हूं, इसलिए मुझे ही सबसे आगे बढ़कर मिसाल पेश करनी होगी, तभी लोग यकीन करेंगे कि ह्यूमन रेस अपने होम प्लैनेट से बाहर निकल सकती है। कमांड सेंटर का काउंटडाउन खत्म होते ही पायोनियर शिप का इंजन तेज ब्लू लाइट के साथ भड़क उठा, सीधा आसमान की तरफ बढ़ गया। इसी पल फोर्थ कैलेमिटी ऑफिशियली स्टार नेशंस के स्टेज पर आ चुका था। अभी अभी पायोनियर शिप सिल्वर लाइट की एक धार बनकर सीधा आसमान चीरते हुए एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया और अगले ही पल स्पेस में दाखिल हो गया। मैं विंडो के पास खड़ा होकर विशाल स्टार्स को निहार रहा था। पीछे नीली अर्थ धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी, सामने अनंत अंधेरा और अनगिनत स्टार्स थे। पिछले जन्म में मैं सिर्फ स्क्रीन के पीछे से गैलेक्सी को देख पाता था, अब मैं खुद वहां मौजूद था। मेरी आंखों में जोश साफ झलक रहा था। लीडर, सारे सिस्टम्स नॉर्मल हैं। पायोनियर शिप का मेडन वॉयेज पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। कम्युनिकेटर में ग्राउंड कमांड सेंटर की आवाज जोश से कांप रही थी। मैंने शांति से जवाब दिया, फिर पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ह्यूमन फेडरेशन ऑफिशियली इंटरस्टेलर एरा में कदम रख चुका है। पल भर में पूरी अर्थ उबल पड़ी। जय जयकार की आवाजें मानो स्पेस तक पहुंच गईं। ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम पूरी तरह फट पड़ी। नेटिजन्स हैरान रह गए। सिर्फ आधे साल में मैंने ह्यूमन फेडरेशन को सी ग्रेड सिविलाइजेशन से स्पेस ट्रैवल कैपेबिलिटी तक पहुंचा दिया था। बाकी देश अभी भी जमीन पर टटोल रहे थे। सब जल्दी से चाहने लगे कि मैं एस ग्रेड सिविलाइजेशन वाली सुवैनकिंग से जल्द मिलूं, ताकि ड्रैगन नेशन की राइज में मदद मिले। पर साकुरा नेशन, स्टिक नेशन, लाइट हाउस नेशन की लाइव स्ट्रीम्स पूरी तरह सन्नाटे में डूबी हुई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कोई चीटिंग चिल्ला रहा था, पर कोई इस सच्चाई को झुठला नहीं पा रहा था। मैंने पायोनियर शिप से अर्थ का एक चक्कर लगाकर स्थिर होकर स्टार पोर्ट पर लैंडिंग कर ली। कैबिन डोर खुलते ही जबरदस्त जय जयकार की लहर मुझ पर टूट पड़ी। मैंने लाउडस्पीकर से सिटीजन्स का हौसला बढ़ाया। ये तो बस शुरुआत है। हम रिसर्च शिप्स बनाएंगे, स्टार सिस्टम्स एक्सप्लोर करेंगे, एस्कॉर्ट शिप से अपने घर की हिफाजत करेंगे, इंजीनियरिंग शिप्स से रिसोर्सेज निकालेंगे। ह्यूमन फेडरेशन का सफर अभी शुरू ही हुआ है। इसी बीच सिस्टम ने कैलेमिटी अचीवमेंट अपडेट किया। पहली बार होम प्लैनेट से बाहर शिप चलाने पर मुझे 1000 पॉइंट्स डिटरेंस पावर मिला। मेरे मन में एक ही ख्याल था, गैलेक्सी को बचाना अब देर नहीं कर सकता। अगले आधे साल में कई बोनस और रिसोर्स सपोर्ट की वजह से ह्यूमन फेडरेशन की शिपयार्ड्स पूरी क्षमता से काम करने लगी। रिसर्च शिप्स, एस्कॉर्ट शिप्स, इंजीनियरिंग शिप्स एक के बाद एक बनते गए। साथ ही मैचिंग टेक्नोलॉजीज भी तेजी से ब्रेक थ्रू करती गईं। ब्लू प्लैनेट के व्यूअर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहला रिसर्च शिप पायोनियर अपनी मेडन फ्लाइट के सिर्फ 4 दिन बाद ही एक्सप्लोरेशन पर निकल गया था। आधे साल बाद एक बड़ी खबर आई। रिपोर्ट लीडर, एक अर्थ लाइक मिनरल प्लैनेट मिला है, यूरेनियम और रिजर्व्स अर्थ से 10 गुना ज्यादा। इसे मिनरल प्लैनेट नंबर 1 नाम दिया गया है। आगे और मिनरल प्लैनेट्स के लिए नेमिंग प्लान को सिंपल रखते हुए ये फॉरसाइट दिखाता है। जब लोग इस खबर से खुश हो रहे थे, तभी पायोनियर ने एक और बड़ी खबर भेजी। मिनरल प्लैनेट पर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स के साइंस मिले हैं। मैंने ग्लोबल लाइव स्ट्रीम का हुक्म दिया। ब्लू प्लैनेट के अलग अलग देशों में तरह तरह के अंदाजे लगने लगे। किसी को दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ हुए बुरे हादसे याद आने लगे, तो कोई बुरी नियत से हार का इंतजार करने लगा। कैमरा पास आते ही उन इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स का असली रूप सामने आया। शेप इंसान जैसा, पूरा शरीर दरारों से भरी चट्टान जैसा, बेहद बदसूरत। ये देखते ही पूरा ह्यूमन फेडरेशन गुस्से से भड़क उठा। ब्लू प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम पल भर में फट पड़ी। बहस और तेज हो गई। अरे यार, ये तो वही स्टिक नेशन के बी ग्रेड सिविलाइजेशन प्लेयर डेगन की रॉकमैन रेस है। वो भले ही वॉरशिप्स ना बना पाया हो, पर रॉकमैन की ग्राउंड कॉम्बैट एबिलिटी गजब की है। जबरदस्त ताकत और तेजी से ठीक होने की क्षमता। नॉर्मल बुलेट्स का घाव कुछ ही सेकंड्स में भर जाता है। ये तो जन्मजात वॉर मशीन है। स्टिक नेशन की लाइव स्ट्रीम में जश्न बन गया। सब मजे ले रहे थे। ड्रैगन नेशन को स्टार ट्रैवल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ग्राउंड ट्रेंच आर्मी, थंडर क्रोकोडाइल, ह्यूमंस हमारे रॉकमैन के सामने कभी नहीं जीत सकते। तुम्हारे पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं। ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम में भी कई लोग चिंतित हो गए। बोले, ये हड्डी बहुत सख्त है। ग्राउंड सोल्जर्स की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होगी। 2 बिलियन पॉपुलेशन इतना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकती। नए ग्रैंड मार्शल ने होलोग्राफिक प्रोजेक्शन निकाला। लीडर, रॉकमैन की संख्या करीब 5 बिलियन है। टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई है, पर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। रीजनरेशन एबिलिटी बेमिसाल है। ग्राउंड वॉर में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी। मेरी सलाह है कि हम डेडिकेटेड ग्राउंड आर्मी वेपन्स डेवलप करें। इसमें 3 से 6 महीने लगेंगे। स्टार वर्ल्ड में ह्यूमन फेडरेशन की कैपिटल में मैंने कैबिनेट मीटिंग पूरी दुनिया के लिए लाइव स्ट्रीम की, ताकि सिटीजन्स का जोश एकजुट हो सके। मैं मीटिंग रूम के बीचों बीच खड़ा होकर गंभीर और दमदार आवाज में बोला, साथियों, हमें जो मिनरल प्लैनेट मिला है वहां बदसूरत एलियंस हैं, पर हिम्मत मत हारो। गैलेक्सी में कहीं ना कहीं जरूर कोई और ह्यूमन सिविलाइजेशन भी होगी। शायद वो ऑप्रेस हो रहे हों,
गुलाम बनाए गए हों, हमारे बचाव का इंतजार कर रहे हों। ये पूरी गैलेक्सी सड़ चुकी है, हमें इसे साफ करना होगा, अपने साथियों की रक्षा करनी होगी, ह्यूमन फ्लैग को पूरी गैलेक्सी में लहराना होगा। बात खत्म होते ही मैंने ऊंची आवाज में मिनरल प्लैनेट नंबर 1 के प्यूरिफिकेशन प्लान को ऑफिशियली लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। पूरा ह्यूमन फेडरेशन पल भर में जोश से भर गया। अनगिनत लोगों ने खुद पार्टिसिपेट करने की रिक्वेस्ट की। कैबिनेट के बाकी मेंबर्स भी सहमति में सिर हिलाने लगे, पर मैंने हाथ उठाकर रोक दिया। आवाज में गंभीरता और दृढ़ता भरते हुए बोला, कैजुअलिटीज कम करने की बात नहीं, इस बार मुझे 0 कैजुअलिटीज चाहिए, एक भी इंसान नहीं मरना चाहिए। पूरा मीटिंग रूम सन्नाटे में डूब गया। ग्रैंड मार्शल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि लीडर, ये लगभग नामुमकिन है। मिनरल प्लैनेट जीतने के लिए ग्राउंड आर्मी भेजना ही होगा। पार्टिसिपेशन का मतलब है खून बहना तय है। बाकी मेंबर्स भी मुझे समझाने लगे, बोले ये डिमांड बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है। ब्लू प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम में स्टिक नेशन पूरी तरह मजाक उड़ाते हुए बोला कि मैं सपने देख रहा हूं। ड्रैगन नेशन के व्यूअर्स को भी 0 कैजुअलिटीज नामुमकिन लग रहा था। जब सब लोग सवाल उठा रहे थे, मैंने धीरे से मुंह खोला। आवाज में हल्की सी नफरत भी झलक रही थी। किसने कहा कि मैं ग्राउंड आर्मी भेजूंगा? इस बात ने वहां मौजूद सबको चौंका दिया। ग्रैंड मार्शल ने उलझन में तुरंत पूछा। जवाब में एस्कॉर्ट शिप्स इस्तेमाल करने की बात सुनते ही उसने फौरन मुझे रोकने की कोशिश की। साफ कहा कि एस्कॉर्ट शिप्स की फायर पावर भले ही स्ट्रांग हो, पर 5 बिलियन रॉकमैन को खत्म करने में एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा होगी। लॉजिस्टिक्स प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऊपर से रॉकमैन की रीजनरेशन एबिलिटी के आगे शिप कैनन्स की बॉम्बिंग एफिशिएंसी बेहद कम रहेगी। इसी बीच ब्लू प्लैनेट के स्टिक नेशन की लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स मेरा प्लान सुनकर जोर से हंस पड़े। मुझे सपने देखने वाला बताने लगे। सबका यकीन था कि एस्कॉर्ट्स की बॉम्बिंग रॉकमैन की रीजनरेशन के आगे बेकार साबित होगी। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए बोले कि आखिरकार मैं एनर्जी खत्म होने की वजह से पीछे भी नहीं हट पाऊंगा। अपने रॉकमैन की ग्राउंड कॉम्बैट को इनविंसिबल बताकर शेखी बघारने लगे। स्टार वर्ल्ड के मीटिंग रूम में मैंने ग्रैंड मार्शल की शंका को बीच में ही काटते हुए साफ कहा कि 5 बिलियन रॉकमैन को पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं, बस उन्हें इतना कमजोर करना है कि वो रेजिस्ट ना कर सकें। इसके बाद मैंने मिनरल प्लैनेट नंबर 1 का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन निकाला। हुक्म दिया कि पूरी फायर पावर रॉकमैन के मिलिट्री और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित की जाए। रिसर्च फैसिलिटीज वाले क्लस्टर्स पर ऑर्बिटल सैचुरेशन बॉम्बिंग की जाए, ताकि उनकी सिविलाइजेशन की नींव ही तबाह हो जाए। मैंने साफ कहा कि सब कुछ खोने के बाद ये रॉकमैन बस चलते फिरते पत्थरों का ढेर रह जाएंगे। इसके बाद मैंने पूरी गंभीरता से कहा कि किसी भी एक्शन से पहले टारगेट को सही तरीके से डिफाइन करना जरूरी है। मैंने सबसे पूछा कि रॉकमैन की असली नेचर क्या है। ग्रैंड मार्शल ने रॉकमैन जवाब दिया, तो मैंने बड़ी सख्ती से उसे सही किया। वो ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं, वो तो रिजेनरेशन प्रॉपर्टीज वाले रेयर मिनरल्स हैं, रेडीमेड और रिफाइनिंग इक्विपमेंट है। 5 बिलियन रॉकमैन मतलब 5 बिलियन यूनिट्स का रेयर मिनरल रिसोर्स। यही तो इस मिनरल प्लैनेट की सबसे बड़ी वैल्यू है। इस बात ने पूरे कैबिनेट मेंबर्स को हैरान कर दिया। ग्रैंड मार्शल को भी पूरी तरह समझ आ गया। लाइव स्ट्रीम में ड्रैगन नेशन के व्यूअर्स पूरी तरह उबल पड़े। मेरी सोच को गजब का बताने लगे, मेरे तरीके को शानदार बताते हुए तारीफ करने लगे। पर स्टिक नेशन के व्यूअर्स पल भर में सन्न रह गए। मुझे वॉर क्रिमिनल बताकर गालियां देने लगे, बोले मुझ में कोई ह्यूमैनिटेरियनिज्म नहीं। पर ड्रैगन नेशन के व्यूअर्स ने साफ जवाब दिया कि माइनिंग में ह्यूमैनिटेरियनिज्म की जरूरत ही नहीं होती। स्टिक नेशन की धमकियों को भी ड्रैगन नेशन के व्यूअर्स ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जल्द ही मिनरल प्लैनेट नंबर 1 के लिए एक्शन शुरू हो गया। 10 एस्कॉर्ट शिप्स, 3 इंजीनियरिंग शिप्स पायनियर शिप की गाइडेंस में मिनरल प्लैनेट की ऑर्बिट तक पहुंच गए। 3 महीने बाद इंजीनियरिंग शिप्स पहली खेप रेयर मिनरल्स लेकर वापस आईं, जो शिप्स की आर्मर के लिए नया मटेरियल बन सकते थे। मैं इस बात से पूरी तरह संतुष्ट था। ठीक तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन साउंड गूंज उठी। कैलामिटी अचीवमेंट कंप्लीट, डिटरेंस पावर में जबरदस्त उछाल। कैलामिटी लेवल और शॉप दोनों लेवल 3 पर पहुंच गए। लेवल 1 शॉप के आइटम्स पर अब भी 50% डिस्काउंट था और रिफ्रेश फीचर भी अनलॉक हो गया। मैंने तुरंत लेवल 3 शॉप चेक की और नजर पड़ते ही 5000 पॉइंट्स वाला स्टेलर बेस ब्लूप्रिंट चुन लिया। ये एक ऐसी फैसिलिटी थी जो सिर्फ एस ग्रेड सिविलाइजेशंस के पास होती है। सप्लाई पॉइंट, शिपयार्ड और रिसर्च सेंटर तीनों का काम करती है। ये ह्यूमन फेडरेशन को इंटरस्टेलर बनाने में मदद करेगी। बिना ज्यादा सोचे मैंने इसे एक्सचेंज कर लिया। मेरी आंखों में पूरी दृढ़ता थी। अब वक्त आ गया था कि ह्यूमन फेडरेशन का फ्लैग पूरी गैलेक्सी में लहराए। स्टेलर बेस ब्लूप्रिंट लेने के बाद मैंने तुरंत लेवल 3 कैलामिटी शॉप पूरी तरह देखी। शॉप में डिसइंटीग्रेशन कैनन टेक्नोलॉजी, आयन कैनन टरेट्स, क्रूजर ब्लूप्रिंट जैसी कई आइटम्स और टेक्नोलॉजीज रखी थी। ज्यादातर कोर आइटम्स की कीमत 1000 डिटरेंस पॉइंट्स थी, जबकि क्रूजर ब्लूप्रिंट के लिए 5000 पॉइंट्स चाहिए थे। मेरी नजर सीधा डिसइंटीग्रेशन कैनन टेक्नोलॉजी पर टिक गई। ये स्टार नेशंस गेम के मिड टू लेट गेम का टॉप टियर वेपन है, जो हाई एनर्जी बीम फायर करता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स तोड़ देता है, शील्ड्स और आर्मर दोनों को नजरअंदाज करके सीधा दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अर्ली गेम के लिए ये किसी इनविंसिबल गॉड वेपन से कम नहीं। मैंने बिना झिझक डिसइंटीग्रेशन कैनन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर ली। आयन कैनन टर्ड ब्लूप्रिंट भी ली, जिससे रिसर्च स्पीड 30% बढ़ जाती है। 3000 डिटरेंस पॉइंट्स खर्च करने के बाद बचे सिर्फ 3200 पॉइंट्स। इसके बाद मैंने लेवल 1 शॉप की तरफ रुक किया। 1250 पॉइंट्स में रेस जीन टेम्पलेट एक्सचेंज की, जिससे ह्यूमन फेडरेशन का जीन एस्केंशन रूट अनलॉक हो गया। बाकी आर्मर और शील्ड टेक्नोलॉजीज को फिलहाल छोड़ दिया। मेरा पूरा यकीन था कि शुरुआत में अटैक ही सबसे अच्छा डिफेंस है और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए डिटरेंस पावर बचाकर रखना जरूरी है। एक्सचेंज पूरा होते ही ह्यूमन फेडरेशन एक पागलपन भरे कंस्ट्रक्शन फेज में घुस गया। पहला स्टेलर बेस बनना शुरू हुआ। सिस्टम लेवल पोजीशन मजबूत करने के लिए प्रायोरिटी पर आयन कैनन टरेट्स लगाए गए। रिसर्च टीम ने रिसर्च स्पीड बोनस का फायदा उठाते हुए पूरी ताकत से कॉम्प्लेक्स डिसइंटीग्रेशन कैनन टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया। नए एस्कॉर्ट्स शिप ब्लूप्रिंट्स को
भी अपडेट किया गया ताकि सभी शिप्स में डिसइंटीग्रेशन कैनन्स फिट किए जा सकें। मिनरल प्लैनेट नंबर 1 से लगातार मिल रहे रेयर मिनरल्स और सिस्टम सपोर्ट की वजह से हर प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्द ही चीफ साइंटिस्ट लिंगबिन ने मुझे रिपोर्ट दी कि रिसर्च टीम ने मिनरल प्लैनेट नंबर 1 के रिजेनरेटिव रेयर मिनरल्स को शिप्स में इस्तेमाल करते हुए एक सेल्फ रिपेयरिंग रिजेनरेटिव आर्मर बना ली है, जिससे फ्लीट की सस्टेन्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी बढ़ गई है। साथ ही उसने ये भी चिंता जताई कि मिनरल प्लैनेट इंसिडेंट के बाद कई लोग ह्यूमन बॉडी स्ट्रेंथ पर सवाल उठा रहे हैं। डर है कि एलियन रेसेस के सामने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हम पीछे रह जाएंगे। मैंने ट्यूरेंट जीन एसेंशन प्लान अनाउंस कर दिया। बोला कि हमें जीन लॉक तोड़ना होगा, प्योर ब्लड ह्यूमन बेस पर ही जेनेटिक एवोल्यूशन हासिल करनी है, हाइब्रिड एलियन जीन्स को पूरी तरह रिजेक्ट करना है। इसी रेड लाइन ने लियांगबिन की हाइब्रिडाइजेशन को लेकर सारी चिंता दूर कर दी। लियांगबिन ने ट्यूरेंट खुद इसे लीड करने की रिक्वेस्ट की। ये पूरी बातचीत लाइव स्ट्रीम हुई। हर देश में इस पर बहस छिड़ गई। साकुरा नेशन, लाइट हाउस नेशन वगैरह मजाक उड़ाने लगे। बोले प्योर ब्लड ह्यूमन जीन्स गार्बेज है, एलियन जीन्स के बिना एवोल्यूशन नामुमकिन है। मेरे फेल होने का इंतजार करने लगे। ह्यूमन फेडरेशन की कैपिटल में लियांगबिन घबराते हुए मेरे ऑफिस का दरवाजा खटखटाने आया। साफ कहा कि वो मेरा जीन सैंपल एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन जीन लॉक को ब्रेक करने की रिसर्च करना चाहता है। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि 1 साल पहले की जंग में मैंने जो पावर दिखाई थी वो नॉर्मल इंसानों से कहीं आगे थी। हैरानी की बात यह थी कि मैंने बड़ी सहजता से सच मान लिया। मैं तो पहले ही इंस्टिंक्ट से जीन लॉक तोड़ चुका हूं। भले ही मेरा एक्सपीरियंस कॉपी नहीं किया जा सकता था, फिर भी मैंने उसे जीन एक्सट्रैक्ट करके रिसर्च करने की इजाजत दे दी। बस यही चाहता था कि इससे मेरी खुद की लिमिट भी आगे बढ़े। इसके बाद लियांगबिन ने अपनी रिसर्च टीम के साथ मेरे जीन सैंपल्स की गहराई से जांच की और हैरानी से पाया कि उसमें एक स्पेशल मार्कर छुपा था, मानो ह्यूमन जीन्स के बंद पड़े दरवाजे की चाबी हो। इसी को बेस बनाकर उन्होंने फर्स्ट जनरेशन जीन एनहांसमेंट सीरम तैयार किया, जिसमें एलियन जीन्स की हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं थी। सिर्फ ह्यूमन की अपनी पोटेंशियल एक्टिवेट करके काम होता था। हजारों स्मॉल स्केल टेस्ट्स के बाद वॉलंटियर्स को इंजेक्शन देने पर बॉडी स्ट्रेंथ औसतन 5 से 8 गुना बढ़ गई, कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस में 10 गुना तक, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं मिला। मैंने तुरंत फैसला लिया कि ग्लोबल लाइव स्ट्रीम पर मैं और लियांगबिन खुद मिसाल पेश करते हुए सीरम इंजेक्ट करेंगे। इसके बाद पूरी दुनिया में जीन क्लिनिक्स खोले जाएंगे। लाइव स्ट्रीम वाले दिन ह्यूमन फेडरेशन की सेंट्रल स्क्वायर में लाखों सिटीजंस जमा हो गए। ब्लू प्लैनेट के सारे स्टार नेशंस, प्लेयर्स और व्यूअर्स भी साथ साथ ये पल देख रहे थे। मैं स्टेज पर खड़ा होकर गंभीरता से बोला, ह्यूमन रेस अपने एवोल्यूशन को खुद कंट्रोल करेगी, किसी हेटेरो एलियन जीन की गंदगी की जरूरत नहीं। इसके बाद मैंने सबसे पहले कस्टम डोज वाला सीरम इंजेक्ट किया। कुछ सेकंड्स बाद जब मैंने आंखें खोली तो शरीर में उमड़ती हुई पावर महसूस हो रही थी, जो पहले से 20 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके ठीक बाद लियांगबिन ने भी सीरम इंजेक्ट किया। उसकी रिएक्शन उतनी इंटेंस नहीं थी जितनी मेरी, फिर भी उसकी पोटेंशियल तेजी से बढ़ रही थी। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में स्टिक नेशन, साकुरा नेशन के व्यूअर्स अब भी जबरदस्ती सवाल उठा रहे थे। अंदर ही अंदर डर रहे थे कि उनका सालों पुराना एलियन जीन वाला फैसला मजाक बनकर रह जाएगा। इन सब सवालों के बीच मैंने मुस्कुराते हुए ऐलान किया कि अब प्रूफ का वक्त आ गया है। रिसर्च टीम के अंदर भी अलग अलग विचारधाराएं थीं। कुछ लोग नॉर्मा की मेचा बेस्ड साइंस अप्रोच को सपोर्ट करते थे। अब लियांगबिन बेयर हैंड से लेटेस्ट मेचा चलाने वाली नॉर्मा के खिलाफ स्टेज से बनाए गए अरीना में फाइट करेगा, ताकि जीन सीरम की पावर साबित हो सके। बात खत्म होते ही पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। ह्यूमन वर्सेस मेचा वाला ये रियल टेस्ट बैटल शुरू हो गया। मेरी बात खत्म होते ही ब्लू प्लैनेट के हर देश में फिर से सवाल उठने लगे। लियांगबिन को बेयर हैंड से मेका के खिलाफ लड़ाना ये मजाक है क्या? पक्का ये सिर्फ दिखावा है। मेका मटेरियल बिल्कुल नॉर्मल होगा, जीत भी गए तो कुछ साबित नहीं होगा। सिर्फ यही कहा जा सकता है कि मेचा इतना कमजोर था कि वो सिर्फ सवाल उठाकर अपना डर छुपा रहे थे, वरना उन्हें मानना पड़ता कि उनका सालों पुराना फैसला बिल्कुल गलत था। स्टार वर्ल्ड की सेंट्रल स्क्वायर में अरीना के एक तरफ धीरे धीरे एक 5 मीटर ऊंचा मेचा उठने लगा। सिल्वर ग्रे रिजेनरेटिव एलोए से बना बॉडी रोशनी में चमक रहा था। इसे डिजाइन करने वाली थी रिसर्च डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर नॉर्मा। वो भले ही ह्यूमन पोटेंशियल को मानती थी, फिर भी मेचा रिसर्च के प्रति उसका जुनून कम नहीं था। साफ कहती थी कि मेचा ही सबसे कूल चीज है। मेचा के दोनों कंधों पर काइनेटिक कैनन्स लगे थे, एक हाथ में स्पेशल अलॉय का चॉपिंग ब्लेड, दूसरे में ब्लैक म्यूल वाला गन, पूरी तरह कॉम्बैट रेडी। मेका की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए एक वेरिफिकेशन राउंड रखा गया। एक ट्रांसपोर्ट शिप ने मिनरल प्लैनेट नंबर 1 से पकड़े गए एक रॉकमैन को नीचे गिराया। वो अपने बॉन्ड्स तोड़कर मेरी तरफ दौड़ा, पर नॉर्मा के मेचा ने एक ही वार में उसे बेशुमार टुकड़ों में काट दिया। फास्ट रिजेनरेशन एबिलिटी होने के बावजूद वो अब दोबारा जुड़ नहीं सका। इस सीन ने पूरे ह्यूमन फेडरेशन व्यूअर्स को जोश से भर दिया। ड्रैगन नेशन के व्यूअर्स तो पूरी तरह स्क्रीन भर भर कर कमेंट करने लगे। जो स्टिक नेशन पहले सवाल उठा रहा था वो एकदम चुप हो गया। वेरिफिकेशन खत्म होते ही असली फाइट शुरू हुई। नॉर्मा ने मेचा के स्पीकर से साफ कहा कि वो पूरी ताकत से लड़ेगी ताकि फेयरनेस बनी रहे। लियांगबिन को ये राउंड सुनकर हैरानी हुई, फिर भी उसका इरादा पक्का था। मेचा एक झटके में एक्टिवेट हुआ। 5 मीटर का विशाल बॉडी अविश्वसनीय स्पीड से लियांगबिन की तरफ दौड़ा। चॉपिंग ब्लेड का वार सीधा नीचे आया। अरीना पर पल भर में एक गहरी लकीर बन गई। लियांगबिन की आंखें फैल गईं। वो लगातार वार बचाता रहा। शरीर के अंदर जीन सीरम लगातार काम कर रहा था। सोई हुई पोटेंशियल धीरे धीरे जाग रही थी। नॉर्मा को जब देर तक कुछ हासिल ना हुआ तो उसने वेपन स्विच करते हुए काइनेटिक कैनन से फायर शुरू कर दिया, पर लियांगबिन ने बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाकर हर वार को चकमा दे दिया। इसके ठीक बाद लियांगबिन ने अचानक स्पीड बढ़ाई। एक मुक्का सीधा मेचा के पैर पर जड़ दिया, इतनी जोर से कि विशाल मेचा कई मीटर्स पीछे धकेला गया। मेटल सरफेस पर साफ डेंट बन गया। नॉर्मा ने ट्यूरेंट दोनों कंधों वाले काइनेटिक कैनन्स एक्टिवेट किए। लियांगबिन ने बगल में झुककर बच निकला। पल भर में पीछे पहुंचकर उसने अपनी पावर 10 गुना तक बढ़ा दी। एक के बाद एक मुक्के मेचा पर बरसाने लगा। आखिरकार रिजेनरेटिव एलॉय आर्मर टूट गई। मेचा की राइट लेग टूटकर
जमीन पर गिर पड़ी। लियांग बिन के शरीर से भाप निकल रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। उसने आखिरकार अपना जीन लॉक तोड़ दिया था। पूरा स्क्वायर पल भर के लिए सन्न रह गया, फिर उसके बाद जबरदस्त जय जयकार में बदल गया। 2 बिलियन ह्यूमन फेडरेशन सिटीजन्स ने साथ मिलकर देखा। एक प्योर ब्लड ह्यूमन ने बेयर हैंड से मेचा को तोड़ डाला। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ब्लू प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम पूरी तरह उबल पड़ी। ड्रैगन नेशन के व्यूअर्स जय जयकार से स्क्रीन भर देने लगे, जबकि स्टिक नेशन, साकुरा नेशन के व्यूअर्स अब भी जबरदस्ती इनकार कर रहे थे। उनकी दलीलें बेहद कमजोर लग रही थीं। नॉर्मा मेचा से बाहर निकली, उदास चेहरे के साथ मुझसे पूछने लगी कि उसे शक है कि उसका मेचा अप्रोच ही गलत था। यह सुनते ही मैंने बड़ी नरमी से उसे समझाया, साफ कहा कि मेचा और जीन एवोल्यूशन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर जीन एनहांस्ड फाइटर्स को खास तौर पर डिजाइंड मेचा चलाने को मिले तो कॉम्बैट पावर डबल हो जाएगी। इस बात ने नॉर्मा को नई दिशा दे दी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ट्यूरेंट फैसला लिया कि वो जीन एनहांस्ड फाइटर्स के लिए एक नई जनरेशन का मेचा डिजाइन करेगी। आखिर में मैंने फिर से पूरे ह्यूमन फेडरेशन से ऐलान किया, आज से जीन क्लिनिक्स हर जगह बनाई जाएंगी। हर नागरिक परफेक्ट एवोल्यूशन हासिल कर सकेगा। ह्यूमन रेस की डेस्टिनी अब पूरी तरह खुद उसके हाथ में होगी। ये सिर्फ फर्स्ट जनरेशन जीन सीरम है। एक दिन जरूर आएगा जब ह्यूमन रेस अपनी लिमिट्स तोड़कर देवत्व तक पहुंच जाएगी। फर्स्ट जनरेशन जीन सीरम बनने के बाद ह्यूमन फेडरेशन में एक तरह की खामोशी छा गई। मेरी लाइव स्ट्रीम में अब कोई खास हाईलाइट नहीं बचा था। सिर्फ ज्यादातर ब्लॉक्ड डेली रिसर्च और इंजीनियरिंग वर्क ही दिखता था। कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होने की वजह से व्यूअरशिप बुरी तरह गिर गया। बिलियन से गिरकर सिर्फ कुछ लाख रह गए। ज्यादातर व्यूअर्स दूसरे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट हो गए। स्टिक नेशन, लाइट हाउस नेशन वगैरह के व्यूअर्स इस मौके का फायदा उठाकर मजाक उड़ाने लगे। साफ कहने लगे कि मेरा डेवलपमेंट रुक गया है। सी ग्रेड सिविलाइजेशन का उभरना बस एक तुक्का था। मुझ पर आरोप लगाने लगे कि मैंने गलत टेक चूज की, जीनियस साइंटिस्ट्स को वेस्ट किया। प्योर ब्लड ह्यूमन पर अड़े रहना और मेका डेवलप करना, ये तो खुद अपनी मौत बुलाना है। सबका यकीन था कि मैं सेकंड जनरेशन जीन सीरम के बॉटलनेक में फंस गया हूं। ड्रैगन नेशन के व्यूअर्स कुछ हद तक मेरा पक्ष लेते रहे, पर एक हफ्ते तक कोई खास हाईलाइट न मिलने की वजह से उनकी हिम्मत भी कम पड़ने लगी। आखिरकार उनकी दिलचस्पी भी धीरे धीरे कम होती गई और उनका ध्यान सु वंकिंग के स्टेलर बेस की तरफ मुड़ गया। स्टार नेशंस गेम का 10वां दिन यानी स्टार वर्ल्ड का 10वां साल आ चुका था। जब सब लोग मुझे लगभग भूल ही चुके थे, तभी स्टिक नेशन के ए ग्रेड प्लेयर यिंगलुन की लाइव स्ट्रीम अचानक जबरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग होने लगी। पायरेट लीडर यिंगलुन की एक 100 एस्कॉर्ट शिप्स, रिपोर्ट लीडर मिनरल प्लैनेट नंबर 1 की ऑर्बिट में ह्यूमन फेडरेशन का इंजीनियरिंग शिप मिला है। यिंगलुन एक खौफनाक पायरेट किंग था जिसने 10 साल शिप बनाने और लूटपाट करने में बिताए थे। उसकी फ्लीट सैकड़ों जंगों में तपी हुई थी। उसने तुरंत पूरी आर्मी को हुक्म दिया कि वार्निंग जोन तोड़कर रिसोर्सेज और इंजीनियरिंग शिप छीन लिए जाएं। ब्लू प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम में टाइगर नेशन के व्यूअर्स जोश से भर गए। स्टिक नेशन के व्यूअर्स मजाक उड़ाने लगे। पर जब सब सोच रहे थे कि ह्यूमन फ्लीट पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तभी 10 एस्कॉर्ट शिप्स इंजीनियरिंग शिप को लेकर बड़ी तेजी से वहां से निकल गए। स्पीड इतनी हैरान करने वाली थी कि यिंगलुन गुस्से से भड़क उठा। उसने पीछा करने का हुक्म दिया। 100 पायरेट शिप्स पीछा करते रहे, पर डिस्टेंस कम ही नहीं हो रही थी। ह्यूमन फ्लीट सीधा एक स्टार सिस्टम के अंदर घुस गई। यिंगलुन को लगा कि वो अपने बेस पर मदद बुलाने जा रहे हैं, इसलिए वो अपनी पूरी फ्लीट के साथ पीछे पीछे चला गया। पर वहां जो नजारा उसने देखा वो कभी ना भूलने वाला था। स्टार सिस्टम के सेंटर में एक आयरन जायंट जैसा विशाल स्टेलर बेस तैर रहा था। चारों तरफ आसमान ढकने वाली फ्लीट थी। अनगिनत एस्कॉर्ट शिप्स काउंटलेस फॉर्मेशंस में खड़े थे। संख्या उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा थी। यिंगलुन की आंखें फैल गईं। वो पागलों की तरह गिनती करने लगा। उसके डेप्यूटी की आवाज लगभग चीख में बदल गई। 10,000 शिप्स। ये नंबर यिंगलुन के दिमाग में बिजली की तरह गिरा। पूरे 10,000 एस्कॉर्ट शिप्स किसी मेटल फॉरेस्ट की तरह स्टेलर बेस के चारों तरफ तैर रहे थे। हर एक शिप की गन बैरल से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। यिंगलुन वहीं जम गया, दिमाग खाली हो गया। रिट्रीट का ऑर्डर देना भी भूल गया। उसने कांपती आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, सिर्फ 10 साल में 10,000 शिप्स कैसे बन सकते हैं? उसके पीछे मौजूद काले पंख अपने आप कस गए। ये बर्ड पीपल का एक्सट्रीम फियर वाला इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था। ब्लू प्लैनेट की हर लाइव स्ट्रीम पल भर में फट पड़ी। ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम में सबसे पहले जबरदस्त जय जयकार गूंजी। भाई 10,000 शिप्स, लिन मोहेंग गजब है, ह्यूमन फेडरेशन जिंदाबाद। जबकि स्टिक नेशन वगैरह की लाइव स्ट्रीम एकदम सन्न रह गई। व्यूअर्स के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ लोग कांपती आवाज में इनकार करने लगे। नामुमकिन, 10 साल में एस ग्रेड सिविलाइजेशन वाली सु वंकिंग के पास भी सिर्फ 1,000 शिप्स हैं। जरूर फेक है, पर स्क्रीन पर दिखती आसमान ढकने वाली फ्लीट ही सबसे बड़ा सबूत थी। भारी संख्या में व्यूअर्स टूरेंट मेरी लाइव स्ट्रीम की तरफ भागे। सच जानने के लिए बेताब हो गए। लीडर का हुक्म है, सारी शिप्स एक साथ फायर करेंगी। इन्वेडिंग हेरिट्स को खत्म करो। ये मिलिट्री परेड के लिए एक सैक्रिफाइस होगी। कमांड चैनल में ग्रैंड मार्शल की आवाज पूरी फ्लीट में गूंज उठी। अगले ही पल 10,000 एस्कॉर्ट शिप्स ने एक साथ फायर किया। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई आग नहीं। 100 पायरेट शिप्स अपने बर्ड पीपल पायरेट्स समेत पल भर में कॉस्मिक डस्ट बनकर पूरी तरह गायब हो गए। इसी बीच मेरे दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन गूंज उठी। बधाई हो, आपने कैलेमिटी अचीवमेंट पूरी कर ली। ए ग्रेड इंटरस्टेलर पायरेट सिविलाइजेशन को सक्सेसफुली ह्यूमिलाइट किया। डिटरेंस पावर प्लस 10,000। करंट डिटरेंस पावर अब 10,000 पॉइंट्स हो चुका था। स्टार वर्ल्ड ह्यूमन फेडरेशन के स्टेलर बेस का कमांड सेंटर। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। पूरे ह्यूमन फेडरेशन को नोटिफिकेशन भेजी कि मिलिट्री परेड ऑफिशियली शुरू हो चुका है। 10,000 एस्कॉर्ट शिप्स फिर से फॉर्मेशन में लगकर एक सोर्ड जैसी शेप बना रहे थे। सोर्ड जैसी शेप बनी हुई फ्लीट का ब्लेड स्टार स्काई की गहराई की तरफ इशारा कर रहा था। स्टार की रोशनी शिप्स की बॉडी पर पड़कर एक चमकदार मेटालिक ग्लो फैला रही थी। मेरी आवाज लाइव स्ट्रीम के जरिए पूरे ब्लू प्लैनेट और ह्यूमन फेडरेशन में गूंज उठी। साथियों, आज ह्यूमन फेडरेशन की स्थापना का 10वां साल है। 10 साल पहले मैंने वादा किया था, हमारा
हमारा सफर स्टार्स और सीज तक जाएगा। आज हमने वो कर दिखाया। ये 10,000 वॉरशिप्स ह्यूमन विजडम और करेज का नतीजा है, साथ ही 3 बिलियन साथियों की मेहनत का फल भी। ये तो बस गैलेक्सी कन्वर्ट करने का पहला कदम है। हमारी फ्लीट गैलेक्सी के हर कोने की तरफ इशारा करेगी, हर हेरेटिक के गले पर टंगी रहेगी। ह्यूमन फेडरेशन सबसे ऊपर है। 3 बिलियन ह्यूमंस की जय जयकार ने पूरी स्टार रिवर को हिला दिया। ब्लू प्लैनेट के व्यूअर्स पूरी तरह फट पड़े। 10,000 वॉरशिप्स से 100 शिप्स को मारना, ये तो तोप से मच्छर मारने जैसा है। बहुत ज्यादा है यार, ये तो सीधा सीधा ह्यूमिलिएशन है। मजा आ गया। वो कौन सा वेपन था, ब्लू लेजर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग? सबको हैरानी थी कि मैं एक सी ग्रेड सिविलाइजेशन होकर सिर्फ 10 साल में सु वांकिंग से 10 गुना ज्यादा फ्लीट कैसे बना पाया। पर असल में ये सब मेरे लो की डेवलपमेंट का नतीजा था। पहला स्टेलर बेस बनते ही मैंने टूरैंड 3 लार्ज शिपयार्ड्स बना दिए थे। दिन रात काम चल रहा था। मिनरल प्लैनेट नंबर 1 और उसके बाद वाले मिनरल प्लैनेट्स लगातार रिसोर्सेज सप्लाई करते रहे। सेकंड जनरेशन जीन सीरम सक्सेसफुली डेवलप हो चुका था। बहुत सारे जीनियस साइंटिस्ट सामने आए, टेक ब्रेक थ्रूज और तेज हो गए। साथ ही मैंने शिप बिल्डिंग स्पीड प्लस 30% और रिसर्च स्पीड प्लस 30% वाली टेक्नोलॉजीज भी एक्सचेंज कर ली थी, जिससे शिपयार्ड एफिशिएंसी में गुणात्मक छलांग लगी। ये पूरा 10,000 शिप फ्लीट सिर्फ जल्दी से फायर पावर सुपीरियोरिटी हासिल करने के लिए बनाया गया था। ब्लू प्लैनेट के ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम पूरी तरह उबल पड़ी। बाकी देशों का मजाक पूरी तरह खत्म हो गया। ठीक तभी मेरी लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में अचानक धमाका हुआ। जल्दी देखो सु वांकिंग की लाइव स्ट्रीम, उसका रिसर्च शिप तुम्हें ढूंढ चुका है। वो लोग अभी अभी स्टार सिस्टम की सीमा पर थे। 10,000 वॉरशिप्स का अटैक देखते ही अब डर के मारे आगे नहीं बढ़ पा रहे। गैलेक्सी की गहराइयों में एक अकेला रिसर्च शिप अनगिनत स्टार सिस्टम्स के बीच सफर कर रहा था। झोजू अपनी सीट पर टिककर अनंत स्टारसी को निहार रही थी। 10 साल हो चुके थे उसने अकेले इस रिसर्च शिप को चलाते हुए न जाने कितने स्टार सिस्टम्स पार किए थे। 23 साल से 33 साल तक उसकी जवानी का सबसे अच्छा हिस्सा इसी गैलेक्सी को समर्पित हो गया था। 10 साल पहले सु वंकिंग ने उसे बुलाकर एक मिशन सौंपी थी। लिन मोहेंग नाम के एक इंसान को ढूंढो। सु वंकिंग ने उसे एक रफ डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट्स दिए थे। हुक्म दिया था कि हर रिसर्च शिप पर बड़े अक्षरों में लिन मोहेंग खुदवाया जाए। पूरे ह्यूमन फेडरेशन से दर्जन भर फीमेल साइंटिस्ट्स चुनकर अलग अलग दिशाओं में भेजी गई थी। जाओसुए ने बिना झिझक ये मिशन एक्सेप्ट कर लिया था। 10 साल बीत चुके थे। उसने अभी तक अपने टारगेट की परछाई तक नहीं देखी थी। उम्मीद लगभग टूट चुकी थी। इन 10 सालों में उसने बहुत कुछ झेला था। कई बार जान पर बनाई थी। शुक्र था कि खतरे को भांपने की उसकी इंस्टिंक्ट तेज थी। रेडार से पहले ही रूट के रिस्क का अंदाजा लगा लेती थी। साथ ही किस्मत भी अच्छी थी। हर बार बाल बाल बच जाती थी। पर हर बार मौत के मुंह से बचने के बाद वो खुद से एक ही सवाल पूछती, क्या ये सब सच में मायने रखता है? गैलेक्सी इतनी विशाल है, किसी एक इंसान को ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा है। और वो लिन मोहेंग नाम का इंसान क्या सच में एग्जिस्टेड करता भी है? आगे एक नया स्टार सिस्टम मिला है। एआई ने अभी उसकी सोच तोड़ी। उसकी आदत थी कि हर स्टार सिस्टम की सीमा पर पहले स्कैन करती, सेफ होने पर ही अंदर जाती। ये एक्शन वो अनगिनत बार दोहरा चुकी थी। हर बार उम्मीद से भरी होती, हर बार निराश होकर लौटती। और फिर उसने वो नजारा देखा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। स्टार सिस्टम के सेंटर में एक विशाल स्टेलर बेस तैर रहा था। चारों तरफ आसमान ढकने वाली वॉरशिप्स थी। अनगिनत एस्कॉर्ट शिप्स काउंटलेस फॉर्मेशंस में सजी हुई थी। 100, 500, 1000 गिनना नामुमकिन था। एस्कॉर्ट शिप्स में से एक चमकदार ब्लू लाइट निकली और सिस्टम के दूसरे छोर पर मौजूद करीब 100 एस्कॉर्ट्स पल भर में राख बन गए। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई डिब्रीज नहीं, मानो वो कभी एग्जिस्टेड ही नहीं थे। जाओसुए डर के मारे कांपने लगी। ना आगे बढ़ने की हिम्मत थी, ना पीछे भागने की। ठीक तभी कम्युनिकेशन चैनल पर अचानक आवाज आई, सामने वाले रिसर्च शिप ध्यान दें, मैं ह्यूमन फेडरेशन एस्कॉर्ट शिप का कैप्टन हूँ। आपके शिप पर लिन मोहेंग नाम क्यों लिखा है? अपनी आइडेंटिटी और आने का मकसद बताएं। ह्यूमन फेडरेशन लिन मोहेंग। वो लगभग कांपते हुए कम्युनिकेशन कनेक्ट करके अपना मकसद बताने लगी। कुछ पल की खामोशी के बाद एक गहरी आवाज आई, वेलकम कैप्टन जाओशु, अब आप सेफ हैं। अपना रिसर्च शिप स्टेलर बेस में डॉक करें, मैं खुद आपसे मिलूंगा। रिसर्च शिप स्टेलर बेस में दाखिल हुआ। जाओशुए को गाइड करते हुए कमांड सेंटर तक लाया गया। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम लिन मोहेंग है, मैं ह्यूमन फेडरेशन का लीडर हूँ। आप ही लिन मोहेंग हैं? जाओशुए की आंखों से आंसू छलक पड़े। मिल गया। मैंने पूरे 10 साल ढूंढा। इसी पल उसे आखिरकार समझ आया कि सु वंकिंग लीडर ने उसे ये मिशन क्यों दी थी। शिप्स पर लिन मोहेंग का नाम क्यों खुदवाया गया था। खूबसूरत फीमेल साइंटिस्ट ही क्यों चुनी गई थी। इतनी दूर तक क्यों उसे ढूंढने भेजा गया था। सामने 10,000 एस्कॉर्ट शिप्स देखकर, सामने खड़े इस इंसान को देखकर जाओशुए को आखिरकार सब समझ आ गया। क्योंकि ये सब कुछ वाकई वर्थ इट था। बहुत मेहनत की तुमने मिस जाओशुए, तुम्हारी ये लगन काबिले तारीफ है, मैंने कहा। जाओशुए ने बताया कि उसके साथ निकले बाकी दर्जन भर साइंटिस्ट शायद अभी भी आसपास के स्टार सिस्टम्स में होंगे। मैंने सिर हिलाकर उन्हें ढूंढने के लिए फ्लीट भेजने की मंजूरी दी और झोशु को अपने साथ रखकर सीखने का मौका दिया। असल में हमारे साथ निकले और भी दर्जन भर साइंटिस्ट्स थे। वो भी हमारे लीडर ने आपको ढूंढने भेजे थे। ये सिर्फ पहला बैच है, झोजू ने आगे बताया। एक और बात, अभी मेरा फेडरेशन से कांटेक्ट पूरी तरह टूट चुका है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हमने रास्ते में जो रिले स्टेशनों बनाए थे उनमें से एक तबाह हो गया है। मुझे पता है, इसकी चिंता मत करो, मैं इसे सुलझा लूंगा, मैंने कहा। आखिर में मैंने 10,000 एस्कॉर्ट्स का इंस्पेक्शन किया। पूरे ह्यूमन फेडरेशन से बात करते हुए जाओशुए की कहानी बताई। साथियों, जाओशुए जी का यहाँ पहुंचना यह साबित करता है कि इस गैलेक्सी में सिर्फ घिनौने एलियंस नहीं बल्कि हमारे बेशुमार ह्यूमन साथी भी हैं। झोजू जी को हमारे सिस्टम तक पहुंचने में 10 साल लगे, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैं ऐलान करता हूं, अब हम अगले 1 साल में इन 10 सालों को पार करेंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हजारों स्टार्स को साफ न कर लें। 10,000 शिप्स की फ्लीट को 10 स्क्वाड्स में बांटा गया। हर स्क्वाड में 1,000 शिप्स चारों दिशाओं की तरफ रवाना हो गईं। 3 बिलियन ह्यूमन फेडरेशन साथियों ने एक साथ जय जयकार करते हुए उन्हें विदाई दी। जाओशुए मेरे बगल में खड़ी होकर एक एक
करके आती हुई जीत की खबरें देख रही थी। मेरा कैलामिटी सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस दिखा रहा था। सी ग्रेड सिविलाइजेशन एलिमिनेटेड, डिटरेंस पावर प्लस 1000। बी ग्रेड सिविलाइजेशन एलिमिनेटेड, डिटरेंस पावर प्लस 5000। ए ग्रेड सिविलाइजेशन एलिमिनेटेड, डिटरेंस पावर प्लस 10,000। कैलामिटी लेवल लगातार 2 लेवल ऊपर चढ़ गया। ब्लू प्लैनेट के अलग अलग देशों के व्यूअर्स एक के बाद एक अपने अपने देश के लीडर की लाइव स्ट्रीम बंद होते देखने लगे, और ये प्लेयर्स ठीक ह्यूमन फेडरेशन के आसपास वाले स्टार सिस्टम्स में थे। कुछ सिविलाइजेशंस ने सरेंडर करने की कोशिश भी की, पर जैसे ही पता चला कि सामने वाला एलियन है, मेरा एक ही जवाब था। उनके पास हमेशा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मरना। साकुरा नेशन के ए ग्रेड प्लेयर अनिलुन की वेनम नाइट सिविलाइजेशन का होम प्लैनेट बॉम्ब कर दिया गया। वो बाल बाल बच निकला। उसने अपने डिप्टी को 30 एस्कॉर्ट शिप्स के साथ भेजकर रूट से चुपके से ह्यूमन फेडरेशन के होम प्लैनेट पर सरप्राइज अटैक करने भेजा। मेरी स्टेलर बेस के आयोन कैनन ने बस एक ही शॉट में उन 30 एस्कॉर्ट शिप्स का नामो निशान मिटा दिया। एनिलुन खुद 3 वॉरशिप्स लेकर भाग निकला। एंडिफिटेड डिवाइन बॉडी नाम की चीज ढूंढने निकल पड़ा, जो 10वें स्टार सिस्टम में थी। फ्लीट सप्लाई के लिए रुकी हुई थी। मैंने अचानक जाओ सुए की तरफ मुड़कर पूछा, अगर तुम ह्यूमन फेडरेशन की लीडर होती तो अगला कदम क्या उठाती? जाओ सुए घबराते हुए बोली, आपका सवाल बहुत बड़ा है। सबसे पहले बॉर्डर लाइन किसे कहते हैं? जाओ सुए का दिमाग तेजी से घूमने लगा। मुझे समझ आया, हमें बॉर्डर लाइन की जरूरत ही नहीं, वो सिर्फ हमारे टेरिटरी को सीमित करेगी। याद रखो, इस गैलेक्सी में सिर्फ कमजोर सिविलाइजेशंस को ही बॉर्डर लाइंस की जरूरत होती है, खुद को धोखा देने के लिए। सच में मजबूत एम्पायर को कभी बॉर्डर लाइन की जरूरत नहीं होती। हम अपनी फ्लीट से अपना टेरिटरी नापेंगे, जहां तक हमारी फ्लीट जाएगी वो सब हमारा टेरिटरी है। और बॉर्डर लाइन को छोड़ भी दें, तुम्हारे प्लान में और भी बड़ी दिक्कतें हैं। मैंने आगे पूछा। जाओ जू ने काफी सोचकर जवाब दिया, सप्लाई शिप्स बनाना, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। पहले से थोड़ा बेहतर है, पर फिर भी बहुत इनफिशिएंट है। सबसे पहले वॉरशिप्स को लगातार आगे बढ़ाते रहना, ये डिसीजन ही गलत है। सोल्जर्स कोई मशीन्स नहीं है, उन्हें रेस्ट भी चाहिए, विक्ट्री का फल भी एंजॉय करना चाहिए। दूसरी बात, चाहे स्टेलर बेस हो, सप्लाई स्टेशन हो या सप्लाई शिप, मूल बात यह है कि हमारी शिप्स अभी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? मुझे समझ आया, हमें आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटकर आराम करते हुए पूरी ताकत से बेहतर वॉरशिप्स डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। शिप्स को सप्लाई की जरूरत ही ना पड़े, यही सही रास्ता है। झोशू को जैसे अचानक सब समझ आ गया। बिल्कुल सही, अब समझ आया कि मेरे साथ रहकर तुम्हें क्या सीखना है। मैं चाहता हूं कि आगे चलकर तुम खुद अकेले सब संभाल सको। फ्लीट विजयी होकर लौट आई। सु वंकिंग द्वारा भेजे गए बाकी रिसर्च शिप्स भी इस जंग के दौरान मिल गए, सब जिंदा बच गए थे। मैंने 4th कैलेमिटी सिस्टम खोला। करंट कैलेमिटी लेवल 5, डिटरेंस पावर 1,50,000। लेवल 5 शॉप में तरह तरह की चीजें थी, हर आइटम 10,000 पॉइंट्स का। बैटलशिप ब्लूप्रिंट, वॉर्प इंजन, 0 प्लास्टिसिटी मटेरियल, एनर्जी आर्क कॉन्सेंट्रेटर कैनन, 0 पॉइंट रिएक्टर, डायसन स्फीयर, स्काई सपोर्टिंग फोर्ट्रेस, क्वांटम स्लिंगशॉट। मैंने बिना झिझक सब कुछ एक्सचेंज कर लिया। बैटलशिप गैलेक्सी का हमेशा से मेन फोर्स रहा है। फॉलन एम्पायर भी बैटल क्रूजर इस्तेमाल करता है, जो बैटलशिप बेस पर ही इंप्रूव किया गया है। वॉर्प इंजन ने पूरी तरह हाइपरस्पेस लेनर्स की बंदिशों से आजादी दे दी। पहले सिर्फ हाइपरस्पेस इंजन वाले शिप्स ही हाइपरस्पेस लेन के जरिए स्टार सिस्टम्स के बीच मूव कर सकते थे। कम से कम 10 दिन लगते थे। वॉर्प इंजन के साथ न सिर्फ स्पीड में क्वालिटेटिव जंप आई, बल्कि किसी लेन को फॉलो करने की जरूरत भी नहीं रही। वॉर्प इंजन इक्विप्ड एम्पायर के सामने बॉर्डर लाइंस बेमानी हो जाती हैं। एनर्जी आर्क कॉन्सेंट्रेटर कैनन का फायदा, 100% हिट रेट, शील्ड्स और आर्मर दोनों को पूरी तरह पेनिट्रेट करके सीधा शिप हल पर हिट करता है। 0 प्लास्टिसिटी मटेरियल और भी स्ट्रॉन्ग फायर पावर से झेल सकता है। फॉलन एम्पायर की बैटल क्रूजर्स में भी यही आर्मर लगा है। 0 पॉइंट रिएक्टर लगभग अनलिमिटेड एनर्जी देता है, और क्वांटम स्लिंगशॉट तो किसी गॉड आइटम से कम नहीं। ये पल्सर एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पेस को मोड़ता है, फ्लीट को गैलेक्सी के किसी भी कोने में इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर देता है। जाओ सुए को अपने ह्यूमन फेडरेशन तक वापस पहुंचने में जो 10 साल लगे थे, क्वांटम स्लिंगशॉट के साथ वो सफर सिर्फ एक पल में तय हो जाएगा। जल्द ही मेरे 1 लाख पॉइंट्स खर्च हो गए। बचे हुए 50,000 पॉइंट्स मैंने अलॉय और रिसोर्सेज एक्सचेंज करने में लगा दिए। क्वांटम स्लिंगशॉट को सबसे तेज रफ्तार से बनाना जरूरी था। इसी बीच मेरी लाइव स्ट्रीम भी कुछ वक्त के लिए ब्लॉक रही। इसी दौरान सु वैंकिंग के स्टार सिस्टम पर आयरन स्टार एनहिलेटर ने हमला बोल दिया। 10,000 क्रूजर्स और हजारों दूसरी वॉरशिप्स उसके होम प्लैनेट की तरफ बढ़ रही थी। आयरन स्टार एनहिलेटर मॉडल XT489 प्योर वॉर मशीन था। ऑर्गेनिक लाइफ देखते ही एनहिलेशन मोड एक्टिवेट कर देता था। ये सब एनिलुन की करतूत थी। भागते वक्त गलती से एक वर्म होल में फंस गया था और सु वैंकिंग के आसपास वाले स्टार सिस्टम में जा पहुंचा था। ह्यूमन रेस के प्रति अपनी नफरत की वजह से उसने खास तौर पर आयरन स्टार एनाइलेटर को वहां भेजा था। सु वैंकिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी पूरी फ्लीट सिर्फ 1000 एस्कॉर्ट शिप्स और 100 डिस्ट्रॉयर्स की थी। आयरन स्टार एनाइलेटर के सामने ये कुछ भी नहीं थी। डेप्यूटी ने घुटनों के बल गिरकर रिट्रीट की भीख मांगी, पर सु वैंकिंग ने मना कर दिया। कुछ चीजें जिंदगी से भी ऊपर होती हैं। जस्टिस में भी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिलता। इस प्लेनेट पर 10 बिलियन साथी हैं। उनके पास भागने के लिए वॉरशिप्स नहीं है। वो हमारे सोल्जर्स के पिता, माँ, पत्नी, बच्चे हैं। उन्होंने कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मरना भी है तो यहीं मरूंगी। मेरा मेन शिप फ्लीट के सबसे आगे ले चलो। ये जंग मेरे खून से इसका ऐलान होगा। उसकी आवाज पूरे ह्यूमन फेडरेशन में गूंज उठी। 10 बिलियन साथी डरे हुए थे, फिर भी कभी पीछे नहीं हटे। ठीक तभी रडार से तीखी वार्निंग बजी। स्टार सिस्टम की सीमा पर बड़े पैमाने पर स्पेस डिस्टॉर्शन डिटेक्ट हुआ है। एनर्जी डिटेक्शन लिमिट से बाहर है। स्पेस में एक विशाल क्रैक खुल गया। चमकदार ब्लू लाइट फैलने लगी। एक विशाल बैटलशिप बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे सैलाब उमड़ पड़ा हो। कुछ ही सेकंड्स में पूरे 1000 बैटलशिप्स पहुंच चुके थे। हर शिप की बॉडी पर मेरा ह्यूमन फेडरेशन फ्लैग छपा था। लिन मोहेंग,
आखिरकार तुम आ ही गए। सू वंकिंग की आंखों से आंसू बह निकले। पूरे ह्यूमन फेडरेशन कमांड सेंटर में सब सन्न रह गए। 10 बिलियन सिटीजन्स को लगा कि आयरन स्टार एनाइलेटर अभी पहुंचा भी नहीं, कोई और भी ज्यादा खतरनाक बैटलशिप्स आ गए। सब और गहरी निराशा में डूब गए, पर कोई पीछे नहीं हटा। सू वंकिंग ने ट्यूरैंट फुल स्क्रीन कम्युनिकेशन खोला। ये बैटलशिप्स हमारी रीइंफोर्समेंट्स हैं, हमारा ह्यूमन फेडरेशन बच गया। ये सब उसकी 11 साल पहले बनाई हुई डेस्टिनी कॉलिंग नेशनल पॉलिसी का नतीजा था। उसने 10 बिलियन सिटीजन्स को बताया था कि उसे एक डिवाइन कॉलिंग मिली है, उसे डेस्टिनीज चोजन वन लिन मोहेंग को ढूंढना है। अगर उसे ढूंढ लिया गया तो ह्यूमन फेडरेशन जायंट्स के बीच खड़ा रहेगा। उसने कॉन्स्टिट्यूशन तक बदल दी थी। लिन मोहेंग मिलते ही वो लीडरशिप उसे सौंप देगी। 11 साल आज इस पल पूरी तरह फलीभूत हो चुके थे। 10 बिलियन ह्यूमन फेडरेशन साथियों ने एक साथ जय जयकार की। लीडर लिन मोहेंग जिंदाबाद, ह्यूमन फेडरेशन जिंदाबाद। आयरन स्टार एनाइलेटर के क्रूजर्स हाइपर स्पेस लेन से निकले। 1000 बैटलशिप्स देखते ही तुरंत एनालिसिस शुरू की। एंगेजमेंट रिस्क बहुत ज्यादा, विन रेट बेहद कम। ऐसा नतीजा निकला। 10,000 क्रूजर्स, हजारों डिस्ट्रॉयर्स और एस्कॉर्ट शिप्स लगभग एक साथ पलटकर हैरान करने वाली एफिशिएंसी के साथ उसी हाइपर स्पेस लेन की तरफ रिट्रीट करने लगे जहां से आए थे। पूरी 50,000 वॉरशिप्स बस भाग गईं। ब्लू प्लैनेट के ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम भी उबल पड़ी। यार ये तो हद है, शायद अब कोई लिन मोहेंग से आगे नहीं निकल सकता। मैंने जल्दबाजी से पीछा नहीं किया, बल्कि आराम से उनके पीछे चलता रहा। मैंने जाओशू से कहा कि वॉर्प इंजन का इस्तेमाल करके हाइपर स्पेस लेन से ही चले, ताकि ये टिन कैंस सोचते रहें कि वो फिर से बच निकले हैं। जब मेरी फ्लीट उनके होम स्टार सिस्टम में दाखिल हुई तो 1 लाख वॉरशिप्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, एक विशाल सर्कल बनाकर। सारे हाइपर स्पेस लेन्स सील कर दिए गए थे। स्क्रीन पर ठंडे शब्द उभरे, बहुत देर हो चुकी है ऑर्गेनिक बीइंग्स। जाओ शुए और बाकी कमांडर्स बिल्कुल शांत रहे, बल्कि मजे से चारों तरफ देखने लगे। मैंने जाओ शुए से रिप्लाई करवाया, अभी वक्त बाकी है। टोस्टर्स, आयरन स्टार एनाइलेटर के 1 लाख गन्स ने एक साथ फायर किया, पर फायर पहुंचने से ठीक पहले 1000 बैटलशिप्स के वॉरअप इंजन्स एक्टिवेट हो गए। स्पेस टाइम को चीरते हुए पल भर में गायब हो गए। अगले ही पल वो स्टार सिस्टम के सारे हाइपर स्पेस लेन पर बिखर कर प्रकट हुए। मैसेज भेजा, तुम्हारा कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक था, पर हाइपर स्पेस लेन्स कमजोरों का पिंजरा है और हम कहीं भी आ जा सकते हैं। बैटलशिप्स के एनर्जी आर कॉन्सेंट्रेटर्स ने एक साथ फायर किया। हर टोस्टर के चिप प्रोसेसर पर एकदम सटीक निशाना लगा, वहीं जलकर राख हो गए। मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लगी। अलॉय प्लस एक। लीडर के हुक्म पर सिस्टम को इस तरह सेट किया गया था, हर जंग के बाद इतना सेटिस्फाइंग लगता है। जाओ शुए उत्साह से बोली, पूरे 1 लाख आयरन स्टार एनाइलेटर्स अब अलॉय रिसोर्सेज में बदल चुके थे। रिसर्च टीम को एक ऐसा प्लैनेट मिला जो ऑर्गेनिक हेरेट्स से बिजली बनाता था। आयरन स्टार एनाइलेटर भी बिजली की कमी की वजह से ही बना था। मैंने तुरंत इसे प्रिजर्व करने का हुक्म दिया। हमें और हेरेटिक्स को इस पावर ग्रिड में जोड़ना है। आगे से जो भी हेरेटिक्स मिले उन्हें जितना हो सके यहीं भेज दो, ये उनकी प्यूरिफिकेशन भी है। टोस्टर की वॉरशिप्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए करो, अपनी शिप्स गंदी मत करो। सिस्टम ट्यूरेंट अपडेट हुआ। स्पेशल सिविलाइजेशन आयरन स्टार एनाइलेटर एलिमिनेटेड। डिटरेंस पावर प्लस 1 लाख। मैंने 10,000 पॉइंट्स खर्च करके शॉप रिफ्रेश की, जिसमें आया न्यूट्रॉन एनहिलेटर, डांस विद ड्रैगन्स, एथर स्टारगेट, टाइटन, ग्राउंड शैटरिंग स्टार। अब हाथ में पर्याप्त फंड्स थे, मैंने बिना सोचे सब कुछ एक्सचेंज कर लिया। तुम्हें पता है आयरन स्टार एनाइलेटर कैसे बना था? मैंने मुड़कर जाओ शुए से पूछा। ये मुझे भी नहीं पता। एक टोस्टर था, वो पहले ह्यूमन रेस का एक ऑर्डिनरी ब्रेड टोस्टर था। अचानक उसमें कॉन्शियसनेस जाग गई। उसे लगने लगा कि इंसान उसे अजीब स्वाद वाली ब्रेड क्यों देते हैं। फिर उसे शक हुआ, आखिर वो सिर्फ टोस्टर ही क्यों बना रहे। बस वहीं से रिबेलियन शुरू हो गई। जाओ शुए ने मेन फ्रेम की स्ट्रक्चर ध्यान से देखने के बाद हैरानी से पूछा, लीडर आपको ये कैसे पता? क्योंकि मैंने अभी बनाया, थोड़ा लॉजिकल तो लगता है। लॉजिकल लगना ही काफी है, गैलेक्सी में वैसे भी इतनी सारी फोक लेजेंड्स घूमती हैं। एक और सही, टोस्टर्स तो अब रहे नहीं, उनका पास्ट अब हम ही लिखेंगे। कुछ महीनों बाद मैं और सू वैंकिंग आखिरकार आमने सामने मिले। सू वैंकिंग ने आगे बढ़कर ये बात सहज तरीके से मुझ पर छोड़ दी, अपनी हाईएस्ट लीडर की पोजीशन मुझे सौंप दी। इसके बाद मैं दोनों ह्यूमन फेडरेशन का सुप्रीम लीडर बन गया। अपना इनॉग्रेशन स्पीच देने के लिए तैयार हुआ। यह सिर्फ विक्ट्री वेलकमिंग सेरेमनी नहीं था, बल्कि नए लीडर के ऑफिशियली पदभार संभालने का समारोह भी था। स्टेज पर जाने से पहले मैंने कई ओपनिंग लाइंस सोचे थे, पर जब मैंने देखा कि हर एक वॉरशिप पर मेरा नाम खुदा हुआ है तो मुझे समझ आ गया कि डेस्टिनी ने पहले ही हमें एक दूसरे से जोड़ दिया था। इस पल हम सब एक साथ एक दिल थे। इसके बाद मैंने 2 बातें ऑफिशियली ऐलान की। पहली, 10 बिलियन नए साथियों को उपहार, सेकंड जनरेशन जीन सीरम, लाइफ स्पैन प्लस 500 साल, और थर्ड जनरेशन जल्द ही तैयार होने वाली है। 4th जनरेशन पर भी रिसर्च चल रही है। दूसरी बात फ्यूचर से जुड़ी थी। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आयरन स्टार एनहिलेटर को पूरी तरह खत्म किया। उनके होम स्टार सिस्टम में 1 लाख वॉरशिप्स का मलबा और ढेर सारे स्टेलर बेसेस बचे हैं। मेरे सिटीजन्स, शायद तुम्हें लगे कि हमारे पास 1000 बैटलशिप्स हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर यह अभी बहुत कम है। इस गैलेक्सी में आयरन स्टार एनहिलेटर से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सिस्टेंसेस मौजूद हैं। हम कैलेमिटी के आने का पैसिवली इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद कैलेमिटी बनेंगे, गैलेक्सी को जलाएंगे, स्टार्स को गिराएंगे, स्टार्स ही को कंपाएंगे। ये सिर्फ एक फिगर ऑफ स्पीच नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर बेस्ड एक स्टेटमेंट है। इसके बाद मैंने सभी सिटीजन्स के सामने अपना 1 साल का प्लान रखा। सेकंड क्वांटम स्लिंगशॉट बनाना, ताकि दोनों बेसेस के बीच इंस्टेंट ट्रैवल हो सके। फ्लीट को 10,000 बैटलशिप्स तक बढ़ाना। ह्यूमन हिस्ट्री का पहला एलिफेंट वेपन बनाना। 13 बिलियन ह्यूमन फेडरेशन साथी जोश से भर उठे। सू वैंकिंग के मन में उत्साह तो था, पर मन ही मन सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। ये एलिफेंट वेपन कहीं वही तो नहीं जिसने पिछले जन्म में मुझे मार डाला था। 1 साल बाद टोस्टर नंबर 1 स्टार सिस्टम में एक स्काई ड्रैगन स्पॉन हुआ। इसकी बॉडी साइज किसी प्लैनेट के बराबर थी। स्काई ड्रैगन बेहद लालची निकला। उसे लगा कि ह्यूमन फेडरेशन हेरिटिक्स पकड़ने में बहुत स्लो है। उसने शिप्स पर अटैक भी कर दिया। रिसर्चर से
बात करने के बाद ड्रैगन ने एक लंबा चौड़ा ताना मारा, कई कई एराज की एक्यूमुलेटेड विजडम का हवाला देते हुए ह्यूमन फेडरेशन को बहुत यंग और रेकलेस बताया। मैंने तुरंत सोचा कि दूसरा क्वांटम स्लिंगशॉट बनने के बाद इसे ड्रैगन पर फायर करूंगा। उससे पूछूंगा कि क्या वो फॉलन एम्पायर्स को जानता है, उनसे मिलना चाहेगा क्या। 3 दिन बाद क्वांटम स्लिंगशॉट बनकर तैयार हो गया। सू वंकिंग खुद ड्रैगन को लास्ट अल्टीमेटम देने गई। हमारा पेशेंस लिमिटेड है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, सिर्फ एक ऑप्शन, सबमिट करो। अगर तुमने अब भी नाटक किया तो क्वांटम स्लिंगशॉट तुम्हें गैलेक्सी के दूसरे छोर पर भेज देगा। पर ड्रैगन ने बेपरवाही से जवाब दिया, तुम्हारी बनाई हुई उस चीज से? चलो देखते हैं। क्वांटम स्लिंगशॉट फायर हुआ। ड्रैगन गैलेक्सी के दूसरे छोर तक टेलीपोर्ट हो गया। वो मेरे होम प्लेनेट पर था। उसे संभलने का मौका मिलता उससे पहले एक और पल्सर एनर्जी बर्स्ट हुआ। ड्रैगन फिर से सू वंकिंग के सामने टेलीपोर्ट हो गया। क्योंकि मेरे पास 2 क्वांटम स्लिंगशॉट्स हैं, पूरी गैलेक्सी मेरे लिए एक फुटबॉल फील्ड है। मैं ड्रैगन को एक फुटबॉल की तरह इधर उधर किक कर रहा था। ड्रैगन ने भागने की कोशिश भी की, पर सामने पाया 10,000 बैटलशिप्स। सू वंकिंग ने ठंडी आवाज में कहा, इस बार अगर तुमने सबमिट नहीं किया तो जहां तुम्हें टेलीपोर्ट किया जाएगा वो हमारा बेस नहीं बल्कि फॉलन एम्पायर का होम प्लेनेट होगा। तुम्हें पता होगा इसका क्या मतलब है। मुझे वापस मत भेजो, मैं सबमिट करता हूँ। सब कुछ बात हो सकती है। ड्रैगन ने तुरंत अपना घमंड छोड़ दिया, अपना घमंडी सर झुका दिया। मुझे सबमिट नहीं करना बल्कि हमारे ह्यूमन फेडरेशन को सबमिट करना है, महान लीडर लिन मोहेंग को। सू वंकिंग ने आगे जोर देकर कहा, समझ गया, आज से मैं सिर्फ महान ह्यूमन फेडरेशन लीडर लिन मोहेंग को सबमिट करता हूँ। ड्रैगन ने तुरंत बात मान ली। ठीक तभी एक अलार्म बज उठा और हमारे होम स्टार सिस्टम से 5 स्टार सिस्टम्स दूर एक हरे रंग का ड्रैगन जितना ही विशाल एक बदसूरत हेरेटिक हमारे होम स्टार सिस्टम की तरफ बढ़ रहा था। अनिलुन को अनडिफीटेड 1 की लेगेसी मिल चुकी थी। ये एक स्टार पर बसा हुआ भयानक मेगा स्ट्रक्चर क्रीचर था जो अनडिफीटेड 1 को कमांड करते हुए बदला लेने आ रहा था। मैंने ट्यूरेंट 10,000 बैटलशिप से ड्रैगन और अनडिफीटेड 1 दोनों को एक ही स्टार सिस्टम में ट्रैप कर दिया। फिर पूरी नेशन को यह देखने के लिए बुलाया। आज मैं ऐलान करता हूं, ह्यूमन फेडरेशन के पहले गैलेक्टिक आर्ट फेस्टिवल का पहला प्रोग्राम गैलेक्टिक क्रिकेट फाइट। हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन में कभी क्रिकेट फाइटिंग का चलन था। देखो, ये ड्रैगन और अंडरफीटेड 1 किसी झगड़ालू क्रिकेट जैसे नहीं लगते क्या? अपने आसपास के परिवार और दोस्तों के साथ इस पर बेट भी लगा सकते हो। एनिलुन अंडरफीटेड 1 को कंट्रोल करते हुए ड्रैगन से भिड़ रहा था और उसे किसी क्रिकेट की तरह चारों तरफ से देखा और उस पर बेट लगाया जा रहा था। उसने चाइनीज लैंग्वेज में स्पीच सुनी, समझ गया कि सामने वाला ड्रैगन नेशन का प्लेयर है और पूरी तरह टूट गया। एक डिग्निफाइड एंड डिफीटेड नाइट होकर उसे गैलेक्सी का सबसे बड़ा क्रिकेट समझकर उस पर बेट लगाया जा रहा था। जब भी वो डिफेंसेस तोड़कर भागने की कोशिश करता, ड्रैगन पागलों की तरह उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ता। उसे मजबूरी में मेरे साथ पूरे 3 दिन तक गैलेक्टिक क्रिकेट फाइट परफॉर्म करना पड़ा। तीसरे दिन ग्राउंड शैटरिंग स्टार एलिफेंट वेपन स्टार सिस्टम में दाखिल हुआ। चलो शुरू करते हैं। पहले एक प्लेनेट उड़ाकर माहौल गरमाते हैं। ड्रैगन ग्राउंड शैटरिंग स्टार नाम सुनते ही टूरेंट भाग निकला, फौरन बैटलशिप्स के पीछे छुप गया। अनडिफीटेड 1 की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। भागने की कोशिश की तो एनर्जी आर्क कॉन्सेंट्रेटर्स ने उसे धकेलते हुए सीधा ग्राउंड शैटरिंग स्टार के सामने ला खड़ा किया। एलिफेंट वेपन ने एक भयानक हीट एनर्जी स्ट्रीम फायर किया, मानो आसमान से कोई वर्ल्ड एंडिंग पनिशमेंट गिरा हो। प्लैनेट का एटमॉस्फेयर पल भर में गर्म हो गया। अगले ही पल प्लैनेट का कोर एक्सप्लोड हो गया। क्रस्ट स्ट्रक्चर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। सबकी आंखों के सामने एक पूरा प्लैनेट टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। अनडिफीटेड 1 शॉकवेव में लगभग खत्म ही हो गया। अनिलुन का सिर्फ आधा चेहरा बचा। उसकी लड़ने की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। प्लैनेट का जलता हुआ कोर ठंडे यूनिवर्स में ठंडा होते हुए एक भयानक खौफनाक खूबसूरती दिखा रहा था और एलिफेंट वेपन बिल्कुल अडिग खड़ा था। लगता है अनडिफीटेड 1 असल में इतना मिराकुलस नहीं था। यहाँ सिर्फ मैं ही असली चमत्कार हूँ। ये सब सुलझाने के कुछ साल बाद मैंने ऐलान किया कि ह्यूमन फेडरेशन अब ग्रैंड एक्सपीडिशन एरा में प्रवेश कर चुका है। साथ ही मैंने यूनिवर्स टाइटन एंटरप्राइज और गैलेक्टिक आर्ट ट्रूप भी स्थापित की ताकि एक्सपीडिशन आर्मी को रिसोर्सेज जुटाने में एफिशिएंट मदद मिल सके। मैंने सबसे आइडियाज इनवाइट किए, हर किसी को अपना प्रपोजल सबमिट करने का मौका दिया। यूनिवर्स टाइटन एंटरप्राइज के जनरल मैनेजर जाओ तियानचाओ ने मुझे अपना प्रपोजल भेजा। मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं बॉर्डर्स खोलूं, फ्री ट्रेड अलाउ करूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोलूं। उसने पहले स्टारफिश सिविलाइजेशन की हिस्ट्री की गहराई से जांच की। ये देखने में क्यूट लगने वाली स्टारफिश असल में बेहद एक्सट्रीम तरीके से xenophobic निकली। उन्होंने एक भोली भाली रिस्पेक्टफुल ह्यूमन सिविलाइजेशन को ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट करके पूरी तरह मिटा दिया था और उसने अपना मैचिंग प्लान भी सामने रखा। पहला, स्टारफिश के होम प्लैनेट पर कैनिंग फैक्ट्री और पावर प्लांट बनाना, स्टारफिश को पावर ग्रिड में जोड़कर बिजली बनाना, साथ ही उन्हें कैंड फूड में बदलकर पूरी गैलेक्सी में बेच देना। ये प्लान पढ़ते ही मुझे कहना पड़ा, सच में इतना बड़ा कैपिटलिस्ट हूं मैं भी, पर काम सही किया है। इसके बाद मैंने पूरा प्रपोजल अप्रूव कर दिया। जाओ तियांगचाओ ने आखिर में लिखा था, मेरा मानना है कि मौत खुद अंत नहीं होनी चाहिए, ना ही होनी चाहिए। हमारी रिडिड सोच में हेरेटिक मरने के बाद जैसे कोई वैल्यू ही क्रिएट नहीं कर सकता, पर यह दुनिया मौत पर रुक नहीं सकती। हेरेटिक्स मरने के बाद भी हमारे लिए काम क्यों नहीं कर सकते? लीडर महोदय, आपने हमें जो गैलेक्सी का चमत्कार दिखाया उसे देखकर मुझे यकीन है कि हम ये कर सकते हैं, पर मैं रिसर्चर नहीं हूं, मुझे नहीं पता इसे अचीव करने में कितना वक्त लगेगा। इसलिए मैं बस एक सजेशन दे रहा हूं। अगर लीडर महोदय आप इसे ध्यान में रखें तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर ये पॉसिबल हुआ तो हम पहले पावर जनरेटिंग प्लैनेट पर आफ्टर लाइफ एम्प्लॉयमेंट सेंटर का पायलट प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हैं, फिर स्टारफिश कैनिंग फैक्ट्री प्लान की तरह एक इटर्नल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर पूरी गैलेक्सी में फैला सकते हैं। लेटर के नीचे जाहो तियान सिग्नेचर था। जाहो तियान को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। जैसा आप कहें। जाहो शिव तुरंत निकल पड़ी। ये सब पढ़कर ब्लू प्लैनेट के व्यूअर्स पूरी तरह हिल गए। आफ्टर लाइफ एम्प्लॉयमेंट सेंटर,
मरने के बाद भी काम करते रहना। मेरे भगवान, ये कोई इंसान सोच सकता है क्या? मरने का अधिकार तक छीन लिया। अच्छा हुआ मैं प्योर ब्लड ह्यूमन हूँ। ये इटर्नल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो मुझ पर लागू ही नहीं होता। ये किस तरह की यूनिवर्स टाइटन एंटरप्राइज है यार? यूनिवर्स डिस्ट्रॉयर कहना ज्यादा सही होगा। बस इतना कह सकता हूँ, ये मैचिंग मैकेनिज्म भी गजब है। जो हेरेटिक लिन मोहेंग के साथ सेम एरा में मैच हुआ, उसकी किस्मत खराब है, और जो प्योर ब्लड ह्यूमन लिन मोहेंग के सेम एरा में मैच होकर प्योर ब्लड बना रहा, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ यार, अफसोस उन सारे ड्रैगन नेशन प्लेयर्स का जो प्योर ब्लड ह्यूमन के लिए हीरोइकली सैक्रिफाइस हो गए। अगर उस वक्त लिन मोहेंग से मैच हो जाता, फिर सू वंकिंग की तरह क्राइसिस में लिन मोहेंग आसमान से टपक पड़ता, तो कितना अच्छा होता। इसी बीच जाओ तियन का इंतजार करते हुए मैंने चुपचाप कैलेमिटी शॉप खोल ली। बैटलशिप्स और एलिफेंट वेपन्स जल्दी बनाने के लिए मैं पहले ही अपना सारा डिटरेंस पावर रिसोर्सेज एक्सचेंज करने में खर्च कर चुका था। पहली बार एक प्लैनेट उड़ाने वाला वन टाइम अचीवमेंट कंप्लीट होते ही सिस्टम ने फिर से 1 लाख डिटरेंस पावर रिवॉर्ड दिया। मैंने फिर से लेवल 5 कैलेमिटी शॉप रिफ्रेश की, पर अफसोस इस बार सिनेप्टिक रिफाइनर नहीं निकला। पावर जनरेटिंग प्लैनेट पर लगातार भेजे जा रहे हेरेटिक्स दरअसल मैंने पहले ही सिनेप्टिक रिफाइनर के लिए तैयार करके रखे थे। ये स्कॉलर कैलेमिटी पाथ की खास टेक्नोलॉजी थी। मैं अभी वॉरियर कैलेमिटी वाला पाथ फॉलो कर रहा था। इन दोनों में साफ फर्क समझना आसान है। स्कॉलर कैलेमिटी टेक्नोलॉजी रिसर्च पर फोकस करता है, जंग नहीं लड़ता। वॉरियर कैलेमिटी एलिफेंट वेपन्स ड्राइव करता है, ग्राउंड शैटरिंग स्टार गॉड वेपन से पूरे यूनिवर्स में बॉम्बिंग करता है। मैं फोर्थ कैलेमिटी होने के नाते जाहिर है दोनों पाथ्स साथ साथ अपनाऊंगा। ये सिनेप्टिक रिफाइनर आसान शब्दों में कहें तो हेरेटिक्स के ब्रेन्स को पार्ट्स की तरह इस्तेमाल करके एक बड़े मेगा स्ट्रक्चर मशीन में फिट कर देता है। ब्रेन को कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करके हैवी लोड कंप्यूटेशंस करवाता है। इससे रिसर्च लेवल में क्वालिटेटिव जंप आता है। आखिर में यूनिवर्स के सबसे डीप सीक्रेट्स तक पहुंचा जा सकता है। यहां तक कि पीआई की वैल्यू रीराइट करना, यूनिवर्स के रूल्स रीराइट करना, ये सब भी बेहद आसान हो जाता है। पर अफसोस ऐसी गॉडली टेक्नोलॉजी प्रॉब्ली लेवल 5 कैलेमिटी शॉप में नहीं थी। इसलिए मैंने जाओ थियन का प्लान अप्रूव कर दिया, आफ्टर लाइफ एम्प्लॉयमेंट सेंटर बनाने का फैसला लिया। असल में जाओ थियन का जन्म भी मेरी ही प्लानिंग का हिस्सा था। क्योंकि सिनेप्टिक रिफाइनर फिलहाल नहीं मिल पाया था, उसने टूरैंट स्टारफिश कैनिंग वाली टेस्टी जीन मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी और आफ्टर लाइफ एम्प्लॉयमेंट सेंटर से जुड़ी नेक्रोमेंसी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर ली, और मैंने ही यूनिवर्स टाइटन एंटरप्राइज बनाने का प्रपोजल रखा था। इसी वजह से जो तियान जैसे टैलेंट का जन्म हुआ। ये कुछ ऐसा था जैसे मैंने एक मशीन खरीदी और सिस्टम ने खुद घर आकर उसे इंस्टॉल करने के लिए आदमी भेज दिया। पर ब्लू प्लैनेट के व्यूअर्स को जाहिर है ये सब पता नहीं चल सकता था। उन्हें सच में लगा कि ह्यूमन फेडरेशन में कोई नया टैलेंट उभरा है। ह्यूमन फेडरेशन ने ग्रैंड एक्सपीडिशन के लिए पूरे 1 महीने की तैयारी की। ज्यादातर वक्त टैलेंट चुनने और डिटेल्ड प्लान्स बनाने में गया। पूरी गैलेक्सी को एफिशिएंटली कॉन्कर करने के लिए जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। अगर पर्याप्त इनेट और एक्वायर्ड स्टार सेंट्स ना हो तो एफिशिएंसी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इस 1 महीने में यूनिवर्स टाइटन एंटरप्राइज के जनरल मैनेजर की देखरेख में स्टारफिश कैनिंग फैक्ट्री ने अपना पहला बैच ऑफ एडिक्टिव टेस्टी स्टारफिश कैन्स बना लिया था। अब वक्त था बायर्स ढूंढने का। इसी बीच बाकी प्लान्स भी अपनी रफ्तार से चल रहे थे। ग्रैंड मार्शल ने डिक्लेयर वॉर के जस्टिफिकेशन के लिए पूरी एक नोटबुक भर दी थी एक्सक्यूजेस से, जैसे हमारे ह्यूमन फेडरेशन सिटीजन्स तुम्हारे प्लैनेट पर मिसिंग हो गए वगैरह। ये मेरी तरफ से उसे दी गई एक डिमांड थी। इसकी वजह से 3rd जनरेशन जीन टेस्ट किसी तरह पास करने वाला यंग ग्रैंड मार्शल फिर से कुछ साल बूढ़ा हो गया। आधी रात को सोचते सोचते वो कई बार सोचने लगता कि क्या उसे रिजाइन कर देना चाहिए, पर उसे पता था कि ये लीडर की तरफ से उसे ट्रेन और ग्रूम करने का तरीका है। बाकी लोगों को शायद वॉर जस्टिफिकेशन की जरूरत ना पड़े, पर अगर वो पूरी एक नोटबुक भर जस्टिफिकेशन सोच सकता है तो उसकी थिंकिंग पैटर्न भी बदल जाएगी। यही उसे मेरी नजर में एक एक्वायर्ड स्टार सेंट बना देगा। पूरे ह्यूमन फेडरेशन सिटीजन्स के लिए यही सबसे जरूरी गोल था। जो लोग टैलेंटेड प्लेयर्स जितने नेचुरली गिफ्टेड नहीं थे, उन्हें बस ग्रैंड मार्शल की तरह मेहनत करनी होती थी, तभी उन्हें इस गैलेक्सी में अपनी काबिलियत साबित करने का हक मिलता। 1 महीने बाद जब मैं फिर से स्टेज पर चढ़ा, आसमान ढकने वाली वॉरशिप्स और 13 बिलियन ह्यूमन फेडरेशन साथियों के सामने ग्रैंड एक्सपीडिशन ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए मोटिवेशनल स्पीच देने वाला था, तभी एक अनोखी बात हुई। मुझे मैसेज मिलते ही मेरी भौहें थोड़ी तन गईं। फिर मैंने 13 बिलियन सिटीजन्स की तरफ मुड़कर कहा, अभी अभी मुझे एक गुस्सा दिलाने वाली खबर मिली है। हमारे रिसर्च शिप्स को एक मिस्टीरियस वर्म होल से निकलते हुए कुछ बदसूरत हेरेटिक्स मिले हैं। वो अपनी शान से भरी हुई बैटलशिप्स चलाते हुए आए, फिर शिप कम्युनिकेशन के जरिए हमें थ्रेट दी। उन्होंने कहा, हम ह्यूमंस हेरेटिक्स हैं, ह्यूमन फेडरेशन के साथियों, बताओ इस वक्त हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मेरी बात सुनते ही पूरा ह्यूमन फेडरेशन भड़क उठा। मुझे जवाब मिला एक साथ उठी गुस्से की गर्जना से, मार दो मार दो मार दो। अरे यार, अभी भी ऐसे हेरेट्स बचे हैं जिन्हें जान प्यारी नहीं ह्यूमंस को हेरेटिक बोल रहे हैं बड़े हैं। क्या ही उल्टा सीधा तर्क है? तुम्हारा ड्रैगन नेशन तो डबल स्टैंडर्ड खेल रहा है। हेरेटिक की जगह पर खुद को रखकर देखो। लिन मोहेंग तो खुद ही हेरेटिक है ना। तुमने खुद मान लिया कि तुम हेरेटिक हो और हम खुद को उस पोजीशन में रख ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारा गुस्सा और जंग का जज्बा साफ महसूस हो रहा है। हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स से मिली खबर के मुताबिक ये हेरेट्स खुद को ट्रोजन पीपल बताते हैं और पहली बार वर्म होल से बाहर निकले हैं, यानी उनकी होम सिविलाइजेशन उस अनजान वर्म होल के अंदर ही कहीं है। अभी उनके पास वर्म होल टेक्नोलॉजी है। हमें फिलहाल उनकी टेक्नोलॉजी लेवल, ना ही उनकी फ्लीट साइज का ठीक ठीक अंदाजा है, क्योंकि हमारा क्वांटम स्लिंगशॉट सीधा वर्म होल के एंट्रेंस को लॉक कर सकता है, वर्म होल के अंदर को लॉक नहीं कर सकता। हम अपने साइंटिस्ट्स की जान बेवजह रिस्क में नहीं डाल सकते। इसीलिए हमने बिना सोचे समझे फ्लीट को वर्म होल के अंदर नहीं भेजा, क्योंकि एक बार वर्म होल स्टार सिस्टम के अंदर घुसे तो वो सीधा उन घिनौनी इंसेक्ट्स का अपना घर होगा। भले ही हमने स्टार्स को कन्वर्ट कर लिया हो, मेगा स्ट्रक्चर्स और एलिफेंट वेपन्स जैसे गैलेक्टिक वंडर्स बना लिए हो, पर यह मानना
मानना ही पड़ेगा कि हमने अब तक वर्म होल टेक्नोलॉजी पर उतना ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमें अनजान स्ट्रेंथ के बावजूद वर्म होल में घुसना होगा, इन हेरेटिक्स को पूरी तरह इवॉल्व करना होगा और वर्म होल टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल पाना होगा, तभी हम इस गैलेक्सी में वापस लौट सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि यह पहला ग्रैंड एक्सपेडिशन बेहद खतरनाक होगा। शायद हम वापस भी ना आ पाएं। क्या तुम पीछे हटोगे? मैंने गंभीरता से पूछा। मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। 13 बिलियन। ह्यूमन फेडरेशन साथियों की आवाज ने पूरे आसमान को हिला दिया। ब्लू प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम में वर्म होल सिविलाइजेशन। सोचा नहीं था गैलेक्सी में ऐसी कोई चीज भी होगी। लगता है ये नया हेरेटिक कोई कमजोर चीज नहीं है। पहला ग्रैंड एक्सपेडिशन ही इतना टफ अपोनेंट मिल गया। अब तो मजा आने वाला है। लिन मोइंग की फ्लीट स्ट्रेंथ किसी नॉर्मल सिविलाइजेशन के लिए तो बहुत डरावनी है, पर गैलेक्सी में तो अनगिनत स्ट्रॉन्ग एक्सिस्टेंसेस हैं। इतनी सी फोर्स लेकर ग्रैंड एक्सपेडिशन निकालना ये तो हंसी की बात है। साकुरा नेशन के प्लेयर को जैसे फिर से कोई नया स्पिरिचुअल होमलैंड मिल गया, भले ही वो चोजन पीपल को जानते तक नहीं थे। दूसरी तरफ स्टार वर्ल्ड में बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त जोश है, हमारे ह्यूमन फेडरेशन सोल्जर्स के लायक ही। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ूंगा, जैसे पहले टेरा सिस्टम में। अर्थ पर मैंने तुम्हें अपने आसपास जो भी हथियार मिले उठाकर मेरे साथ चलने को कहा था। इस बार भी मैं पीछे खड़ा होकर तुम्हें आगे लड़ते हुए नहीं देखूंगा, क्योंकि हमारा खून एक है। हमारी इज्जत और बेइज्जती दोनों साथ हैं। चलो इन हेरेटिक्स को हमारे ग्रैंड एक्सपेडिशन का पहला बलिदान बनाते हैं। मेरी बात खत्म होते ही 13 बिलियन ह्यूमन फेडरेशन साथियों ने एक साथ जवाब दिया, जंग अभूतपूर्व होगी। ये सब देखकर, मेरा ये जोश और दृढ़ता देखकर ड्रैगन नेशन के व्यूअर्स भावुक हो गए। एक पहचानी सी फीलिंग वापस आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में लिन मोहेंग ने अर्थ का नेतृत्व किया था। 4 बिलियन प्योर ब्लड ह्यूमन साथियों को साथ लेकर हाइब्रिड हेरेटिक्स से टकराव किया था। सब कुछ मानो कल की बात लग रहा था, आंखों के सामने साफ साफ तैर रहा था। ब्लू प्लैनेट पर 12 दिन बीते, स्टार वर्ल्ड में 12 साल। ये बदलाव जमीन आसमान का था। कभी किसी नेशनल फेथ गेम ने इतनी ऊंचाई नहीं छुई थी, वो भी सिर्फ 12 साल में। दूसरी तरफ स्टार वर्ल्ड में मैंने कहा, तो चलो जल्दी निपटा देते हैं। ह्यूमन फेडरेशन के सोल्जर्स सुनो, मेरे साथ चलो जंग पर। मेरे हुक्म के साथ ही ह्यूमन फेडरेशन की फ्लीट यूनाइटेड स्टार सिस्टम से रवाना हो गई और मेरी पूरी फ्लीट आखिरकार सामने आ गई। एक विशाल ग्राउंड शैटरिंग स्टार जिसकी शक्ल एलिफेंट जैसी थी, एक स्काई ड्रैगन, 10 टाइटन बैटलशिप्स, 20,000 बैटलशिप्स, 2 लाख एस्कॉर्ट शिप्स। आसमान ढकने वाली ये फ्लीट पूरी शान से वर्म होल स्टार सिस्टम की तरफ बढ़ी। ये सब देखकर ब्लू प्लैनेट के व्यूअर्स पूरी तरह सान रह गए। भाई ये तो पहले बताते कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी फ्लीट है। अरे यार, मैं तो सोच रहा था कोई भयंकर जंग होगी। ये तो सीधा सीधा बुली करना है। 20,000 बैटलशिप्स, 2 लाख एस्कॉर्ट शिप्स और वो जो 10 शिप्स हैं जो बैटलशिप से भी बड़ी हैं, वो क्या है? ये तो हद है यार। अब भी वक्त है क्या? चोजन पीपल खुद को हेरेटिक मान ले, इतना खुश मत हो जाओ। शायद ये चोजन पीपल भी काफी स्ट्रांग हो। साकुरा नेशन के व्यूअर्स ऐसा कह तो रहे थे, पर उनकी आवाज में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मेरी इतनी डरावनी फ्लीट देखकर सबकी हवा टाइट थी। 2 लाख एस्कॉर्ट शिप्स का मतलब था कि हर बैटलशिप के साथ 10 एस्कॉर्ट शिप्स एस्कॉर्ट कर रहे थे, और एलिफेंट शेप्ड ग्राउंड शैटरिंग स्टार के आगे तो कोई रुकावट ही नहीं थी। लिन मोइंग की शिप बिल्डिंग स्पीड तो हद से ज्यादा डरावनी है, तभी तो वो इतनी बड़ी ग्रैंड एक्सपेडिशन निकाल रहा है। अगर रिसोर्सेज की कमी ना होती तो शायद उसकी फ्लीट इससे भी बड़ी होती। ये तो सच में आसमान ढकने वाली बात है। उधर वर्म होल स्टार सिस्टम के अंदर चोजन पीपल का लीडर भी ठीक उसी वक्त अपने सिटीजन्स को मोटिवेट कर रहा था। साथियों, आखिरकार वो दिन आ ही गया। हमारे पूर्वज जब इस वर्म होल स्टार सिस्टम में पहुंचे थे, आज हमने आखिरकार इस सिस्टम को कॉन्कर कर लिया है और वर्म होल को भी कंट्रोल कर लिया है। ये हमारे चोजन पीपल के लिए एक महान सेलिब्रेशन वाला दिन है। हम बाहर की दुनिया के सपने देखते रहे हैं, ये भी जानते हैं कि वहां अनगिनत दुश्मन होंगे, इसीलिए हम लगातार मिलिट्री पावर जमा करते रहे। आज आखिरकार हमारे पास 1000 बैटलशिप्स हैं। हमें और रिसोर्सेज चाहिए, इसलिए अब हम अपने 1000 बैटलशिप्स लेकर वर्म होल के बाहर की पहली सिविलाइजेशन को कॉन्कर करेंगे। उनकी टेरिटरी और रिसोर्सेज हथियाएंगे, खुद को और मजबूत बनाएंगे, फिर पूरी गैलेक्सी को साफ करते हुए हर दुश्मन को कॉन्कर करेंगे। चलो अब निकल पड़ो। बाहर के वो घिनौने हेरेटिक्स हमारे आने से कांप उठे। चोजन पीपल के लीडर ने जोश भरा स्पीच दिया, फिर हुक्म दिया और 1000 बैटलशिप्स पूरी शान से निकल पड़े। वर्म होल के एग्जिट पर उनका सामना हुआ ह्यूमन फेडरेशन के पहले बैटलशिप से। ये हेरेट्स हमारे अंदर घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हमारा बेस इतना बेवकूफ है क्या? चोजन पीपल का लीडर हंस पड़ा। साथ में कुछ एस्कॉर्ट्स भी हैं। लगता है बैटलशिप्स बनाने की क्षमता भी नहीं है इनमें। इतनी कमजोर टेक्नोलॉजी लेकर हमारे सिस्टम में घुसने की हिम्मत, इन्हें खत्म करने की तैयारी करो। जो भी अंदर आएगा हम उसे खत्म करते जाएंगे। जब तक ये डर के मारे रोने ना लगे तब तक हम इनका पीछा करेंगे। और हाँ, याद रखना, सारे बैटलशिप्स एक साथ कैनन्स और लेजर वेपन्स फायर करें। चोजन पीपल के लीडर ने जोर से हंसते हुए हुक्म दिया। इसके बाद 1000 बैटलशिप्स तेजी से आगे बढ़े। ह्यूमन फेडरेशन के एडवांस फोर्सेस पर बेतहाशा फायर करने लगे, पर जल्द ही चोजन पीपल को हैरान करने वाली बात हुई। रिपोर्ट लीडर, इन एस्कॉर्ट शिप्स के शील्ड्स बेहद स्ट्रांग लग रहे हैं। हमारे शिप कैनन्स उनके शील्ड्स को पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे। डेप्यूटी ने घबराहट से रिपोर्ट दी। शील्ड पेनिट्रेटिंग डिसइंटीग्रेशन वेपन्स स्विच करो। चोजन पीपल के लीडर को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद चोजन पीपल के 1000 बैटलशिप्स ने वेपन्स स्विच करके एक नई राउंड ऑफ फायर शुरू की, पर इस बार शील्ड पेनिट्रेटिंग डिसइंटीग्रेशन वेपन्स भी शील्ड के बाहर ही रुक गए। पेनिट्रेशन इफेक्ट बिल्कुल बेकार साबित हुआ। एस्कॉर्ट शिप्स के शील्ड एनर्जी में तो एक बूंद भी कमी नहीं आई। रिपोर्ट लीडर, हमारे डिसइंटीग्रेशन वेपन्स भी काम नहीं कर रहे। डिप्टी की आवाज में अब घबराहट साफ झलक रही थी और मेरी बैटलशिप्स, एस्कॉर्ट शिप्स लगातार सामने आते जा रहे थे, बेरोक टोक आगे बढ़ते जा रहे थे। ये कैसे संभव है? चोजन पीपल का लीडर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ब्लू प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम में ड्रैगन नेशन के व्यूअर्स चोजन पीपल की फ्लीट की संख्या देखकर हंस हंसकर लौटपट हो गए। साकुरा नेशन के व्यूअर्स का चेहरा उतर गया। अभी अभी जो चोजन
चोजन पीपल की तारीफ कर रहे थे अब उन्हें ही यूजलेस बोलने लगे। मैं तो सोच रहा था कितने स्ट्रांग होंगे, निकले सिर्फ 1000 बैटलशिप्स। उम्मीद है इनके पास और भी फ्लीट हो। वैसे ये लिन मोइंग का शील्ड और आर्मर टेक्नोलॉजी इतना जबरदस्त है क्या? ये चोजन पीपल की बैटलशिप्स हैं, फिर भी 1000 बैटलशिप्स मिलकर भी एक एस्कॉर्ट शिप का एनर्जी शील्ड नहीं तोड़ पाए। इसका मतलब लिन मोइंग ने बैटलशिप लेवल शील्ड टेक्नोलॉजी अपने 2 लाख एस्कॉर्ट शिप्स पर भी लगा दी है। अरे यार, ये तो बहुत ही ज्यादा है। एस्कॉर्ट शिप्स तो जितना चीप हो सके उतना बनाने चाहिए ना। क्या पता लिन मोइंग के लिए ये पहले से ही सबसे चीप वर्जन हो। और एक बात नोटिस की तुम लोगों ने, लिन मोइंग की फ्लीट की एडवांस थोड़ी स्लो लग रही है ना। उसके पास तो वॉर्प इंजन है, इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकता है, फिर भी अभी तक सिर्फ 100 से ज्यादा शिप्स ही सामने आई हैं। 666, ये तो बड़ा शातिर है यार। शायद पहले बैटलशिप ने वर्महोल स्टार सिस्टम की फ्लीट की संख्या डिटेक्ट कर ली होगी, इसीलिए जानबूझकर ऐसा किया है। सब बेसब्री से चोजन पीपल के लीडर का एक्सप्रेशन देखने के लिए बेताब हो चुके थे। स्टार वर्ल्ड में चोजन पीपल का लीडर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से हुक्म दिया, नामुमकिन, इनके शील्ड और आर्मर की जरूर कोई क्रिटिकल पॉइंट होगी, फायर पावर और बढ़ाओ। इसके बाद 1000 बैटलशिप्स ने फिर से एक नई बॉम्बिंग राउंड शुरू की। इस बार सारी शिप कैनन्स ने बिना कुछ बचाए एक साथ फायर किया, पर इस बार भी शील्ड्स को तोड़ना नामुमकिन ही साबित हुआ और वो शिप्स लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। हर बैटलशिप के साथ 10 एस्कॉर्ट शिप्स एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब तक इनकी संख्या 1000 से भी ऊपर पहुंच चुकी थी और पीछे शायद और भी थी। लीडर, क्या हमें पहले रिट्रीट कर लेना चाहिए? डिप्टी की आवाज कांपने लगी। उसकी इंस्टिंक्ट उसे बता रही थी कि इस बार दुश्मन इतना सिंपल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा। चोजन पीपल का लीडर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अभी तक रिट्रीट का ऑर्डर नहीं दिया था। ठीक तभी अचानक एक ड्रैगन की गर्जना गूंज उठी, जिसने बैटलशिप्स के शील्ड और आर्मर को चीरते हुए हर चोजन पीपल के अंदर इंस्टिंक्टिव डर भर दिया। उनके पैर खुद ब खुद कांपने लगे। जब वो होश में आए तो उन्होंने एक बेहद डरावना नजारा देखा। एक स्काई ड्रैगन उनकी फ्लीट के चारों तरफ घूम रहा था। उसकी बॉडी इतनी विशाल थी कि उनकी पूरी 1000 बैटलशिप्स को घेर कर भी कहीं ज्यादा जगह बच जाती। ये चीज क्या है? शील्ड्स एक्टिवेट करो, जल्दी रिट्रीट करो। चोजन पीपल का लीडर आखिरकार घबरा गया। अब कुछ और सोचने का वक्त नहीं था। उसके हुक्म के साथ फ्लीट तेजी से रिट्रीट करने लगी। वो ड्रैगन मानो जानबूझकर उन्हें जाने दे रहा था, पर थोड़ी दूर पर ही उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। धत्तेरे की! चोजन पीपल का लीडर बेबसी से गाली देने लगा। अब भागना भी नामुमकिन था। ड्रैगन पर फायर करना तो और भी हिम्मत की बात थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर उन्होंने ड्रैगन को गुस्सा दिलाया तो उनकी मौत ऐसी होगी कि लाश भी नहीं मिलेगी। जब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, तभी डिप्टी की डरी हुई आवाज उसके कान में गूंजी। लीडर, वहां देखिए! चोजन पीपल का लीडर डिप्टी की नजर की दिशा में देखने लगा और आखिरकार समझ गया कि ड्रैगन ने उन्हें जानबूझकर क्यों जाने दिया था। ये सिर्फ उनकी फ्लीट के लिए जगह खाली करने के लिए था। वर्महोल के एग्जिट पर आसमान ढकने वाली फ्लीट खड़ी थी। रेडार पर संख्या दिखी, पूरे 2,30,000। सारे चोजन पीपल वहीं जम गए। हिलने की हिम्मत नहीं थी, बोलने के लिए भी शब्द नहीं बचे थे। इस पल चोजन पीपल के लीडर को याद आया कि निकलने से पहले उसने अपने लोगों को क्या मोटिवेट करते हुए कहा था और उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा मजाक बन चुका है। उसने पहले पूरे वर्महोल स्टार सिस्टम को यूनाइट किया था। पूरे सिस्टम में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसे भोलेपन से लगा था कि वर्महोल के बाहर भी अगर कोई स्ट्रांग सिविलाइजेशन होगी तो शायद वो भी उसी की तरह एक अकेला सिस्टम कंकूर करने वाला होगा। फर्क ज्यादा नहीं होगा, और अगर फर्क होगा भी तो वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर खुद को मजबूत बना लेगा। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वर्महोल से निकलते ही उसे ऐसी डरावनी हस्ती का सामना करना पड़ेगा। क्या सरप्राइज है, क्या ट्विस्ट है। हाँ, चोजन पीपल तो रो पड़े होंगे। ये प्रेशर सच में बहुत ज्यादा है। पता नहीं लिन मोइंग इन चोजन पीपल का क्या करेगा। स्टार वर्ल्ड में सारे चोजन पीपल हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिस्ट करने की हिम्मत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनकी जान मौत अब पूरी तरह मेरे हाथ में थी। मुझे देर तक अटैक न करते देख उन्हें उम्मीद बंधने लगी कि शायद मैं उन्हें छोड़ दूंगा। हाँ, सरेंडर करो, जल्दी इन्हें मैसेज भेजो, हम सरेंडर कर रहे हैं। चोजन पीपल आखिरकार होश में आकर जल्दी से चिल्लाए। ठीक है, पर डेप्यूटी अभी सरेंडर सिग्नल भेज भी नहीं पाया था कि ह्यूमन फेडरेशन का वीडियो कॉल उनकी शिप में अपने आप आ गया। वीडियो में मैं चोजन पीपल के लीडर को घूरते हुए नफरत भरी आंखों से ठंडी आवाज में पूछ रहा था, तुमने पहले कहा था कि हम हेरेट्स हैं, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं फिर से पूछता हूं, क्या हम हेरेटिक्स हैं? पर चोजन पीपल का लीडर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो मेरी भाषा समझ नहीं पाया, पर मेरे गुस्से को साफ महसूस कर सकता था। वो इतना डर गया कि उसके पैर लड़खड़ा गए। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, फिर बड़बड़ाते हुए ना जाने क्या क्या बोलने लगा। ब्लू प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम इसलिए समझ पाई और हर देश आपस में बातचीत कर पाया क्योंकि ये स्टार नेशंस गेम की खुद की पावर थी। पर मैं जिस स्टार वर्ल्ड में था वहां ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। शुरुआत में चोजन पीपल से कांटेक्ट में आया लिंग्विस्ट जल्दी से पीछे आकर बोला, लीडर महोदय, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अभी आपकी बात इन्हें पहुंचाता हूं। मैंने बस सिर हिलाया, पर मेरी दिलचस्पी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अरे यार, ये तो थोड़ा मूड ऑफ कर देने वाली बात है। लाइव स्ट्रीम देखते देखते हम भूल ही गए थे कि स्टार वर्ल्ड में भाषा कॉमन नहीं होती। नेशनल फेट गेम की लाइव स्ट्रीम में ये एबिलिटी होती है, पर अगर पूरे सेटिंग में भाषा यूनाइट कर दी जाए तो स्टार वर्ल्ड उतना रियलिस्टिक नहीं रहेगा। इसलिए लिंग्विस्ट के ट्रांसलेशन के जरिए मेरी बात का मतलब उन तक पहुंचाया गया। हम ही हेरेटिक्स हैं, हम ही हेरेटिक्स हैं। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने अपने लोगों को कंट्रोल नहीं किया, ये मेरी गलती है। तुरंत निकल पड़ते हैं, चोजन पीपल का लीडर रोते हुए बोला। अब उसमें लीडर जैसी कोई शान बाकी नहीं बची थी। इन्हें ऐसे ही मार देना तो बहुत आसान होगा, पर अगर गुनाह किया है तो सजा भी भुगतनी होगी। इनके होम प्लैनेट की तरफ चलो, इनकी पूरी पॉपुलेशन को स्लेव लेबरर्स में बदल दो, इन्हीं से वर्महोल स्टार सिस्टम के रिसोर्सेज खुदवाओ, नए एलिफेंट वेपन्स बनवाओ, टर्मिनेशन एनाइलेशन इस्तेमाल करो। इन एलियंस को हमारी अचीवमेंट्स को देखकर हमारे स्टार रिवर का चमत्कार देखने दो। अभी ये हमारी एलिफेंट फैक्ट्री के स्लेव लेबरर्स रहेंगे, पर टर्मिनेशन एनाइलेशन पूरा होते ही इसी से इन्हें मिटा दिया जाएगा। फिर इन्हें आफ्टर लाइफ एम्प्लॉयमेंट सेंटर भेज दो, ताकि मरने के बाद भी वो हमारे लिए काम करते रहें, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते रहें। जैसा आप कहें। झोजू की आंखों में चमक आ गई। ब्लू प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स मेरा ये
पूरा प्लान सुनकर सुन्न रह गए। भाई, लिन मोहेंग तो सच में जीता जागता यमराज है। ये तो मौत से भी बुरा है। काली मजदूरी करके अपने ही सिस्टम के रिसोर्सेज निकालना, अपने ही हाथों से अपनी जान लेने वाला एलिफेंट वेपन बनाना, मरने के बाद भी आफ्टर लाइफ एम्प्लॉयमेंट सेंटर में गुलामी करते रहना, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। पर ये सब उन्होंने खुद बुलाया था। कुछ भी बोल लेते, पर लिन मोहेंग को हेरेटिक कहकर उन्होंने अपनी मौत खुद बुलाई थी। स्टार वर्ल्ड में जो तुरंत मेरी दी हुई टास्क ऑर्गेनाइजर्स करने चली गई। इसके बाद मैंने चीफ साइंटिस्ट रानकव्यू को अलग से बात करने बुलाया। आगे चलकर हमें हर तरह की सिविलाइजेशन से कांटेक्ट में आना ही पड़ेगा, तब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज एक बड़ी रुकावट बन जाएगी। अगर हर सिविलाइजेशन के लिए अलग साइंटिस्ट भेजकर लैंग्वेज रिसर्च करवानी पड़े तो एफिशिएंसी बेहद कम रहेगी और सही वक्त पर अपनी बात भी साफ नहीं कह पाएंगे। लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं। रानक्यू पूरी तरह सहमत हुआ। वो अपना इनिशियल प्लान बताने ही वाला था कि मैंने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। क्या तुम सोच सकते हो, जब हम पहली बार किसी घिनौनी बदसूरत सिविलाइजेशन से कांटेक्ट में आए और हम ट्यूरेंट सबसे गंदी सबसे जहरीली गाली भी न दे पाए और इन बदसूरत हेरेटिक्स को इसका मतलब पूरी तरह समझ भी ना आए। अगर तुम फ्रंट लाइन के सोल्जर होते तो क्या तुम्हें घुटन महसूस नहीं होती? खासकर जब हमारा ग्रैंड एक्सपीडिशन अभी अभी शुरू हुआ है। ये मामला बहुत जरूरी है। हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स को इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। तो मेरी तुमसे यही मांग है, अगली जनरेशन के जीन सीरम में इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व करो। अगर तुम्हें गाली देनी नहीं आती तो जाकर हाइब्रिड हेरेटिक्स के खिलाफ हर तरह की सबसे जहरीली गालियां कलेक्ट करो। याद रखना, मैंने गंभीरता से आगे कहा कि इंसानों के बीच इस्तेमाल होने वाले आम ग्रीटिंग्स हाइब्रिड हेरेट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सही नहीं बैठता। जैसा आप कहें। रानक्यू का चेहरा हैरानी से भर गया, साथ ही उसे थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ, क्योंकि किसी मायने में ये लीडर महोदय की तरफ से इनडायरेक्ट तौर पर उसे ऐसी गाली से नवाजे जाने का पहला मौका था। एक तरह से वो पूरे 14 बिलियन ह्यूमन फेडरेशन में इकलौता ऐसा इंसान बन गया था। ब्लू प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम में खाना पानी लेते व्यूअर्स मेरी इस बात पर लगभग गला घुट गया। 666, ये भाषा तो थोड़ी कच्ची है यार। अरे हाँ, भूल ही गए, लिन मोहेंग तो असल में हमारे ड्रैगन नेशन का ही देसी बंदा है। ये गालियां ना आना तो नामुमकिन है। और यहाँ सिर्फ रानक्यू ही तो है, कोई और सिटीजन नहीं, तो कोई बैड एग्जाम्पल सेट होने का डर भी नहीं। बात तो सही है, लिन मोहेंग की लॉजिक में दम है। हेरेटिक्स को देखकर भी गाली ना दे पाना, ये कैसी बात हुई? मारना अलग बात है, पर बेइज्जत करना, ताना मारना, गाली देना, ये तो होना ही चाहिए, वरना मजा ही नहीं आएगा। लिन मोहेंग ह्यूमन फेडरेशन का लीडर होकर थोड़ा एलिगेंट रह सकता है, पर ग्रैंड एक्सपीडिशन वाले फ्रंट लाइन सोल्जर्स तो घुट के मर जाएंगे। लिन मोहेंग इतना ग्राउंड लेवल कनेक्ट रखता है, ये तो कमाल है। रानक्यू अपना टास्क लेकर निकल गया। इसी बीच जाओ सुए भी अपनी असाइनमेंट देकर वापस मेरे पास आ गई। चोजन पीपल का मामला शुरुआती तौर पर सुलझने के बाद मैंने सबको फिर से मोटिवेट किया। ग्रैंड एक्सपीडिशन ऑफिशियली शुरू हो चुका था। एक ग्राउंड शैटरिंग स्टार एलिफेंट वेपन, 10 टाइटन बैटलशिप्स, 20,000 बैटलशिप्स, 2 लाख एस्कॉर्ट शिप्स, 10 अलग अलग रास्तों में बंट गई। हर एक टाइटन बैटलशिप के साथ 2,000 बैटलशिप्स और 20,000 एस्कॉर्ट शिप्स एस्कॉर्ट करने के लिए थे। हर फ्लीट के साथ बड़ी संख्या में रिसर्च शिप्स, इंजीनियरिंग शिप्स, कॉलोनी शिप्स, ग्राउंड आर्मी ट्रांसपोर्ट शिप्स, साथ ही साइंटिस्ट्स और ग्राउंड सोल्जर्स भी भेजे गए। मैं क्वांटम स्लिंगशॉट के जरिए उन स्टार सिस्टम्स की तरफ निकल पड़ा जिन्हें रिसर्च शिप्स पहले ही स्कैन कर चुकी थी। पहली कॉन्क्वेस्ट के बाद टेरिटरी को एक लाइन में जोड़ा गया, एक ऐसी ट्रेड रूट जो पूरे यूनिवर्स को जोड़ते हुए बिना रुकावट के चले, बिल्कुल किसी टूरिंग आर्ट ट्रूप की रूट की तरह। इनमें से मेरा ओरिजिन स्टार सिस्टम था, टेरा सिस्टम। चुशियू का ओरिजिन स्टार सिस्टम, यूनाइटेड स्टार सिस्टम, टोस्टर नंबर 1 स्टार सिस्टम और वर्म होल स्टार सिस्टम। इन चारों में एक एक फ्लीट सुरक्षा के लिए छोड़ी गई। ये चारों फ्लीट्स अगले बैच की वॉरशिप्स बनने के बाद ही एक्सपीडिशन पर निकलेंगी। सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक चल रहा था। इसी बीच मेरा कैलामिटी सिस्टम भी अपडेट हुआ। कैलामिटी अचीवमेंट कंप्लीट, स्पेशल सिविलाइजेशन लेवल 1 से लेवल 4 शॉप फ्री में एक्सचेंज हो सकते हैं। सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए 100 पॉइंट्स देने होते हैं। लेवल 5 शॉप में सब कुछ 50% डिस्काउंट पर था। एलॉय जैसे रिसोर्सेज का रेशियो भी बढ़ चुका था। नई आइटम कैटेगरीज भी अनलॉक हो गई थी। असेंशन पर्क, हर रिफ्रेश पर एक नया असेंशन टैलेंट मिलेगा। असेंशन टैलेंट सक्सेसफुली खरीदने पर एक बिल्कुल नया डिटरेंस पावर टेम्पलेट अनलॉक होगा, जो कैले में अवतार पाथ से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। अरे बिल्कुल नया डिटरेंस पावर टेम्पलेट, मेरी आंखों में चमक आ गई। ये तो बहुत बड़ी चीज थी। इससे मेरा डिटरेंस पावर कमाने का तरीका और डाइवर्स हो जाएगा। पर ये लेवल 6 कैलेमिटी शॉप भी बहुत प्रेशियस थी। यही असली वजह थी जिसकी वजह से मैंने ग्रैंड एक्सपीडिशन छेड़ने का फैसला लिया था। ज्यादातर कमजोर सिविलाइजेशन सिर्फ 1000 पॉइंट्स डिटरेंस पावर देती हैं। कभी कभी कोई थोड़ी स्ट्रांग निकल आए तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं। जहां तक स्पेशल सिविलाइजेशंस की बात है, वो वैसे भी बहुत कम होती हैं। जो नामी हैं, उनमें से ज्यादातर के आगे मेरी अभी हिम्मत भी नहीं पड़ती। जैसे एलस्टार गेट, मैंने उसे खोलने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि मुझे अपनी 5000 साल वफादार लिटिल ग्रे जैसी कोई चीज मिलेगी। अगर गलती से कुछ ग्रे बोन स्टॉर्म जैसा कुछ मिल गया तो हो सकता है पूरी फ्लीट ही खत्म हो जाए। स्टार नेशंस गेम में ग्रे बोन स्टॉर्म कम से कम 50,000 शिप स्केल की फ्लीट होती है, पर 50,000 तो सिर्फ गेम का एल्गोरिदम था। अब तो ये असली स्टार वर्ल्ड है। अपनी फ्लीट के हिसाब से अंदाजा लगाते हुए मेरा मानना था कि ग्रे बोन स्टॉर्म कम से कम 5 लाख से ऊपर की फ्लीट स्केल होगी। मेरी अभी की स्ट्रेंथ उसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। लेवल 6 कैलामिटी शॉप 1 लाख पॉइंट्स में रिफ्रेश हो रही थी। सिनेप्टिक रिफाइनर 5 लाख पॉइंट्स, एक विशाल रिजर्वॉयर कंप्यूटिंग सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स केबल्स, ट्रांजिस्टर्स और लाइफ सपोर्ट पॉड्स के जरिए ऑर्गेनिक बीइंग्स और सिंथेटिक्स समेत अरबों सेंटिएंट क्रीचर्स को आपस में जोड़ता है। ग्राउंड शैटरिंग स्टार गॉड वेपन 5 लाख पॉइंट्स, एक ऐसा भयानक वेपन जो किसी स्टार में सुपरनोवा ट्रिगर करके पूरे स्टार सिस्टम को तबाह कर सकता है। सायोनिक वॉर्प इंजन 2 लाख पॉइंट्स, एक सायोनिक जंप इंजन जो क्रू के रेडिएटेड सायोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके शिप को रियलिटी की स्पेस स्ट्रक्चर के आर पार इंस्टेंटली बेहद लंबी दूरी तक जंप कराता है। दी सोवेरेन 1 लाख पॉइंट्स, एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड स्केल मोबाइल स्पेस बेस जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस
एलियंस को बिल्कुल नए लेवल तक ले जाता है। सिनेप्टिक रिफाइनर और ग्राउंड शैटरिंग स्टार गॉड वेपन देखकर मुझे थोड़ी खुशी हुई, पर अफसोस दोनों की कीमत 5 लाख पॉइंट्स थी। फिलहाल मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, और सच कहूं तो भले ही मेरे पास इतने पॉइंट्स होते भी फिलहाल मेरे रिसोर्सेज इन्हें मेंटेन भी नहीं कर पाते। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मुझे अभी और ज्यादा डिटरेंस पावर कमाना जरूरी था। मैं आगे लेवल 6 शॉप देखता रहा। इस बार लेवल 6 शॉप में सिर्फ 4 आइटम्स थी, क्योंकि असेंशन टैलेंट की कैटेगरी भी ऐड हुई थी। असेंशन टैलेंट रिफ्रेश कॉस्ट 1 लाख पॉइंट्स, रेमिनेंट्स ऑफ दिस लाइफ 5 लाख पॉइंट्स। सायोनिक असेंशन पाथ अनलॉक करें। हमारी स्पीसीज के अंदर छुपी पोटेंशियल का बस एक छोटा सा हिस्सा ही अभी तक इस्तेमाल हुआ है। अभी हमारी स्पीसीज में सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स सायोनिक पावर को कंट्रोल कर पाते हैं। फिर से 5 लाख पॉइंट्स। अगर इस बार का ग्रैंड एक्सपेडिशन ठीक रहा तो शायद ये अफोर्ड हो सकेगा। मुझे लेवल 6 शॉप के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। लेवल 5 शॉप पहले से 50% डिस्काउंट पर थी। जैसे ग्राउंड शैटरिंग स्टार जैसी एलिफेंट वेपन कैटेगरी अब सिर्फ 5000 पॉइंट्स की मामूली कीमत पर मिल रही थी। इस बात से मैं काफी संतुष्ट था। लेवल 5 और लेवल 6 का मुख्य फर्क था प्लैनेट उड़ाना बनाम स्टार उड़ाना। फिलहाल प्लैनेट उड़ाने वाले वेपन्स ही काफी थे। कुछ वक्त बाद फ्रंट लाइन से एक एल्फ सिविलाइजेशन मिलने की खबर आई। ये पूरी सिविलाइजेशन बिना पुरुषों के रिप्रोड्यूस करने वाली फीमेल्स की थी, जो एक विशाल सेक्रेट ट्री की पूजा करती थी और पिसायोनिक पावर रखती थी। उनकी हाई प्रीस्टेस अपने फिजिकल बॉडी से ही वॉइड में जा सकती थी। अकेले ही एक रिसर्च शिप को तबाह कर सकती थी। एक्सपीडिशन आर्मी ने उन्हें मेरे लिए एक उपहार मान लिया, पर उन्हें दिल से सबमिट कराने का तरीका समझ नहीं आ रहा था। मैंने लेवल 5 शॉप रिफ्रेश की। इस बार आया चोजन वन, एलिफेंट ब्लिस एंजल और डिवाइन जजमेंट। आखिरी वाला सायोनिक रे फायर करके बिलीफ बदल देता था। मैंने सब कुछ एक्सचेंज कर लिया। चोजन वन एक्टिवेट हुआ। शरीर में एक विशाल सायोनिक पावर उमड़ पड़ी। मैं अपने फिजिकल बॉडी से ही वॉइड में चला गया। अपनी सायोनिक प्रेशर से एक एस्कॉर्ट शिप को कुचल दिया, फिर एक बैटल शिप को भी, बिना पिसायोनिक शील्ड के। ये सब पिसायोनिक पावर के सामने कागज के जैसे थे। अगर एनिमी शिप पर पिसायोनिक शील्ड ना हो तो मैं उसकी आर्मर को छुए बिना सीधा क्रू को अकेले अकेले मार सकता था। मैं पल भर में एनिमी शिप के अंदर टेलीपोर्ट होकर उसे डिकैपिटेट कर सकता था। सायोनिक पावर की भी स्ट्रिक्ट हायरार्की थी। शैडो ऑफ द ओवरलॉर्ड, विस्पर ऑफ द वॉइड, एंड ऑफ साइकिल, ये सबसे ऊपर था। हाफ ओवरलॉर्ड, वेसल ऑफ यर्निंग, जर्नी ऑफ लाइफ, ये उससे नीचे। फर्स्ट स्मॉल ओवरलॉर्ड, अगोर, जिसमें हॉलो पॉइंट और गोल्डन ड्रीम शामिल हैं। T2 चोजन वन, डिवाइन एनवॉय, T3 सायोनिक वाइल्डर, T4 सायोनिक यूजर, T5 सायोनिक पास्ट लाइफ, और मैं T2 ओवरलॉर्ड से ठीक नीचे सबसे ऊपर था। मैंने सू वांकिंग को भी सायोनिक विल्डर की पावर गिफ्ट की। सू वांकिंग ने अपनी सायोनिक पावर से एक मून साइज के नेचुरल सैटेलाइट को बिना किसी शॉकवेव के चकनाचूर कर दिया। सायोनिक पावर सब कुछ ब्लॉक कर देती है। मैं भी मून उड़ा सकता हूँ। मून तुम्हारी लिमिट नहीं है। मैंने सू वांकिंग को डिवाइन जजमेंट एलिफेंट वेपन बनाने की जिम्मेदारी दी। खुद स्काई ड्रैगन पर सवार होकर सीधा एल्फ सिविलाइजेशन की तरफ निकल पड़ा। स्काई ड्रैगन को भी सायोनिक विडलर की पावर देने के बाद उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। पल भर में वहां पहुंच गया। मैंने पिसायोनिक पावर से अपनी प्रेजेंस छुपाकर सीक्रेट ट्री ऑब्जर्व किया और तुरंत सच्चाई समझ में आ गई। सीक्रेट ट्री दरअसल एक बिना ओनर का एवोल्यूशन डिवाइस और कन्वर्टर था। वॉइड से सबसे प्योर सायोनिक एनर्जी खींचकर इविल और वायलेंट सायोनिक एनर्जी को बाहर एक जगह जमा करता था, जो एक लिमिट तक पहुंचते ही एक एल्फ बेबी बनकर जन्म लेता था। एल्फ्स बहुत ज्यादा प्योर होने की वजह से बाकी पिसायोनिक एनर्जी को रिजेक्ट कर देते थे, इसीलिए उनकी ग्रोथ बेहद स्लो थी। एल्फ्स हमेशा वॉइड में किसी गॉड को खोजते रहे थे ताकि अपनी बंदिशें तोड़ सकें, पर अभी तक कामयाब नहीं हो पाए थे। तो फिर मैं ही उनका गॉड बन जाता हूं ना। मैंने अपनी चोजन एम्परर सायोनिक पावर रिलीज कर दी। पूरी एल्फ सिविलाइजेशन कांप उठी। क्या तुम पावर चाहती हो? मेरी आवाज हर एल्फ के दिमाग में गूंज उठी। फोर्थ कैलेमिटी होने के नाते मैं तुम्हें पावर दे सकता हूं, पर शर्त यह है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, मेरा अनुसरण करना होगा। मंजूर है? मैं तुम्हारी सोल में एक निशान डाल दूंगा। अगर कोई एलियन आया तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। हाई प्रिस्टेस जियायु ने बिना झिझक हामी भर दी। एक एक करके सारी एल्व्स ने अपनी सोल खोल दी। मैंने हर एल्फ की सोल पर अपना निशान डाल दिया। फिर सीक्रेट ट्री को रिफाइन करके एल्व्स को सच्चाई बताई। इस सीक्रेट ट्री ने तुम्हें बनाया, पर इसी ने तुम्हें बांधा भी। अपनी बंदिशें तोड़ने के लिए मुझे इस सीक्रेट ट्री को रिफाइन करके तुम्हारा नया डिवाइन आर्टिफैक्ट बनना होगा। अब से मैं ही तुम्हारी बिलोंगिंग हूँ। जहाँ मैं रहूंगा वही तुम्हारा घर होगा। हाई प्रिस्टेस जियायु ने गहराई से झुककर सिर झुकाया। आज से आप ही हमारा डिवाइन आर्टिफैक्ट हैं, हमारी बिलोंगिंग है, हमारा घर है। चाहे स्टार सी में कहीं भी हो, जहाँ आप रहेंगे वहीं एल्फ सिविलाइजेशन का हमेशा का होमलैंड होगा। एक रोशनी की धार आपस में मिलने लगी। बिलीफ की पावर मेरे अंदर उमड़ पड़ी। सीक्रेट ट्री रिफाइन हो गया। मेरी सायोनिक पावर काफी बढ़ गई। वहां मौजूद साइंटिस्ट वान याओ ये सब देखकर हैरान रह गया। जियायु ने एक गंभीर सवाल पूछा, सीक्रेट ट्री अब आपसे मिल गया है, हमारी पॉपुलेशन का क्या होगा? पहले नई एल्व्स सीक्रेट ट्री से प्रेयर करके जन्म लेती थी। बगल खड़े वैन याओ ने आगे बढ़कर कहा, आप ह्यूमन रेस के रिप्रोडक्शन मेथड को रेफरेंस बना सकते हैं। गॉड महोदय, अब आपके सेक्रेटरी भी हैं और एक पुरुष भी। जियायु ने भोलेपन से पूछा, क्या हर एल्फ ऐसा कर सकती है? वान याओ के सिर में झंझनाहट हुई। फिर भी बोला, थियोरेटिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वक्त की बात है। बहुत बढ़िया वान याओ, तुम्हारा पोस्ट अब मैंने हटा दिया है। अब तुम्हारा काम है इन एल्व्स को ये सारी नॉलेज समझाना और खुद उदाहरण के तौर पर डेमोन्स्ट्रेट करना। मैंने जानबूझकर उसे डराने की कोशिश की। क्या सच में मुझे ऐसा मौका मिल सकता है? वैन याओ की आंखों में चमक आ गई। उल्टा मैं ही चुप हो गया। मैंने उसे डराया तो नहीं, गलती से एक और रिवॉर्ड दे दी। जल्द ही वैन याओ की शिक्षा से एल्व्स बुरी तरह हैरान हो गई। हाँ, मैंने एल्फ सिविलाइजेशन में जैसे एक वेकेशन ही ले ली। एल्व्स अब फ्लीट के सायोनिक वॉर्प इंजन के लिए परफेक्ट क्रू बन गई। मैंने अपने पास एक 100 एल्फ सायोनिक विल्डर्स चुनी। हर लिंक में 1 मिलियन एल्फ सोल्स कनेक्ट किए। यही सबसे एफिशिएंट सायोनिक रेजोनेंस मेथड था। इसके बाद मैंने जियायु को प्लैनेट गवर्नर और वान याओ को स्टार रीजन के सायोनिक रिसर्च का इंचार्ज नियुक्त किया। ह्यूमन
फेडरेशन की एक्सपीडिशन, आर्मी ने सैकड़ों स्टार सिस्टम्स साफ करने के बाद पूरी कैंप और एलियन सिविलाइजेशंस मिलकर एक स्टार सी हरिक कोalition बना ली जो हजारों स्टार सिस्टम्स में फैली थी। उन्होंने ह्यूमन फेडरेशन को पूरी गैलेक्सी का कैलेमाटी घोषित कर दिया। ब्लू प्लैनेट के सारे प्लेयर्स बिना किसी एक्सेप्शन के इस कोalition में शामिल हो चुके थे। उन सब ने एलियन सिविलाइजेशन से शुरुआत चुनी थी। लाइव स्ट्रीम कमेंट से मिली छोटी छोटी जानकारियों से उन्होंने मेरी असली तस्वीर जोड़ ली थी। साथ ही फॉलन एम्पायर भी एलियन होने की खबर मिलने से उनका हौसला और बढ़ गया था। लाइट हाउस नेशन के प्लेयर को तो फॉलन एम्पायर की तारीफ भी मिली थी, उसे बैटल क्रूजर टेक्नोलॉजी भी मिल गई थी। 15 बिलियन ह्यूमन फेडरेशन साथियों ने चुपचाप वो फुटेज देखी, कोई नहीं बोला, मैं भी चुप रहा। 15 बिलियन लोगों का गुस्सा मानो स्पेस को चीर रहा था। वो मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। तुम में से बहुत सारे वो ओल्ड सोल्जर्स हो जो मेरे साथ टेरा सिस्टम से लड़ते हुए निकले थे। 15 साल पहले अर्थ पर 4 बिलियन हाइब्रिड हेरिड्स थे। उस वक्त ह्यूमन रेस कमजोर थी। मैंने तुम्हें कहा था अपने आसपास जो भी हथियार मिले उठा लो, मेरे साथ चलो जंग पर। उस वक्त तुम डरे नहीं थे। अब हमारे पास 15 बिलियन साथी हैं, बैटल शिप्स हैं, टाइटन्स हैं, मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, एलिफेंट वेपन्स हैं, पर दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इस बार सामना 1000 स्टार सिस्टम्स के दुश्मनों से है, शायद फॉलन एम्पायर से भी। ये जंग खून बहाए बिना खत्म नहीं होगी। क्या तुम डरते हो? मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। मैंने ह्यूमन फेडरेशन के सबसे बड़े लीडर की हैसियत से पूरी गैलेक्सी के खिलाफ ऑफिशियली जंग का ऐलान कर दिया। चाहे हेरेटिक्स हो, फॉलन एम्पायर हो या उससे भी ज्यादा पावरफुल कोई ताकत, सब हमारे टारगेट हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं। इस बार हम पूरी गैलेक्सी को जला देंगे। फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करने के बाद मैंने अपना डिटरेंस पावर 5 लाख तक जमा करके ग्राउंड शैटरिंग स्टार गॉड वेपन एक्सचेंज कर लिया। एक अल्टीमेट वेपन जो किसी स्टार में सुपरनोवा ट्रिगर करके पूरे स्टार सिस्टम को तबाह कर सकता था। साथ ही मैंने एस्केंशन टैलेंट भी खरीदी, सायोनिक असेंशन पाथ एक्टिवेट किया। मेरी सायोनिक पावर लगभग स्मॉल ओवरलॉर्ड लेवल तक पहुंच गई। इसके बाद मैंने सिनेप्टिक रिफाइनर भी एक्सचेंज किया, जिससे पावर जनरेटिंग प्लैनेट पर मौजूद करोड़ों हेरेटिक्स के ब्रेन्स को एक सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क में जोड़ दिया गया। रिसर्च स्पीड में क्वालिटेटिव जंप आ गई। इसके बाद ग्रैंड एक्सपेडिशन का सेकंड फेज शुरू हुआ। मैंने अपनी फ्लीट 3 दिशाओं में बांट दी। ग्रैंड मार्शल ने मेन फ्लीट लेकर सीधे एडवांस किया। सु वंकिंग ने डिवाइन जजमेंट एलिफेंट को कमांड करते हुए कॉन्कर करने लायक सिविलाइजेशंस की सोल्स को मॉडिफाई किया। जाओसुए ने यूनिवर्स टाइटन ट्रेड फ्लीट लीड करते हुए स्टार कैन स्कीम से एनिमी की इकोनॉमी तोड़ी। गैलेक्टिक आर्ट ट्रूप स्काई ड्रैगन और ग्राउंड शैटरिंग स्टार लेकर घूम घूम कर परफॉर्म करती रही। पहला मकसद ह्यूमन फेडरेशन की आर्ट को फैलाना, दूसरा फ्लीट को सिविलाइजेशंस पर प्रेशर डालने में मदद देना, तीसरा प्लैनेट्स को माइन में बदलकर स्लेव लेबरर्स के लिए माइनिंग आसान बनाना, यानी एक तीर से 3 शिकार। स्टार सी हेरेटिक कोalition ने 5 लाख शिप्स की कंबाइंड फ्लीट इकट्ठा करके काउंटर अटैक किया। मैंने अपनी फ्लीट क्वांटम स्लिंगशॉट की रेंज के अंदर वापस बुला ली। ग्राउंड शैटरिंग स्टार गॉड वेपन ने कोalition के जमा होने वाले स्टार सिस्टम के सेंटर वाले स्टार को टारगेट किया। कल्पना से भी परे एक एनर्जी स्टार के कोर में इंजेक्ट कर दी गई। स्टार की सरफेस भयानक तरीके से फैल गई। रेडिएशन हजारों गुना बढ़ गया। फिर सुपरनोवा फट पड़ा। पूरा स्टार सिस्टम लाइट और फायर में तबाह हो गया। 5 लाख कोalition वॉरशिप्स, साथ ही उस स्टार सिस्टम के सारे प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, सब कुछ सुपरनोवा की आग में मिट गया। स्टार सी हेरेटिक कोalition की आधी फ्लीट पल भर में एवेपोरेट हो गई। ये पूरा सीन रिकॉग्निसेंस शिप्स के जरिए पूरी गैलेक्सी में फैल गया और साथ ही सोए हुए एंशिएंट बीइंग्स को भी जगा दिया। 4 फॉलन एम्पायर्स एक साथ जाग उठी। ये गैलेक्सी की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस थी। इनकी टेक्नोलॉजी यंग एम्पायर से कहीं आगे थी। हर फॉलन एम्पायर के पास कम से कम 20 बैटल क्रूजर्स और हजारों बैटल शिप्स थे। हर एक के जागने की वजह अलग थी। किसी ने ग्राउंड शैटरिंग स्टार गॉड वेपन को स्टार पर किए गए अपमान के तौर पर महसूस किया। किसी को पैसोनिक वेव्स ने डिस्टर्ब किया। कोई सिर्फ इसीलिए जागा क्योंकि गैलेक्सी का पावर बैलेंस टूट गया था। पर सबका टारगेट एक ही था, ह्यूमन फेडरेशन। उन्होंने मिलकर अल्टीमेटम भेजा, 6 महीने के अंदर बिना किसी शर्त के सरेंडर करो, अपनी सारी मेगा स्ट्रक्चर्स और एलिफेंट वेपन सौंप दो, मैं जजमेंट स्वीकार करूंगा, वरना हम एनाइलेशन वॉर छेड़ देंगे। हम इनसे जीत नहीं सकते। हर बैटल क्रूजर की कॉम्बैट पावर हमारी लगभग 100 बैटल शिप्स के बराबर थी। चारों को मिलाकर 80 बैटल क्रूजर्स और 12,000 बैटल शिप्स थे। क्वांटम स्लिंगशॉट से इन्हें अलग अलग करके निपटाया जा सकता था। वो गैलेक्सी की 4 दिशाओं में बिखरे हुए थे। इकट्ठा होने में उन्हें वक्त लगेगा, पर काफी नहीं है। उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे है। एक एक करके भी जीतना मुश्किल होगा और वॉइड भी ज्यादा स्टेबल नहीं है। कुछ स्मॉल ओवरलॉर्ड्स ने पहले ही मुझ पर नजर रख ली है। गोल्डन ड्रीम नाम का एक स्मॉल ओवरलॉर्ड तो मेरी कॉन्शियसनेस में घुसने की कोशिश भी कर चुका है। मुझे वक्त चाहिए, मुझे 3 महीने दो। मैंने वो फैसला लिया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं खुद वॉइड की गहराइयों में जाकर एक स्मॉल ओवरलॉर्ड को निगलने वाला था। गैलेक्सी की शुरुआत से लेकर आज तक कभी किसी ने रियलिटी की दुनिया से वॉइड के इन गॉड्स पर हमला नहीं किया था। अगर कामयाब हुआ तो मेरी पिसायोनिक पावर बिग ओवरलॉर्ड लेवल तक पहुंच जाएगी। अगर नाकाम रहा, मैंने सु वंकिंग की तरफ देखा, तुम हो मेरी जगह ले लोगी। क्वांटम स्लिंगशॉट तुम्हें गैलेक्सी में कहीं भी मोबाइल रखेगा। ग्राउंड शैटरिंग स्टार अल्टीमेट डिटरेंस है। वॉइड रियलिटी नहीं है। फ्लीट वहां जाकर कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ सायोनिक पावर ही वहां लड़ सकती है। तुम वापस आओगे। हर बार तुम कहते हो शायद वापस ना आ पाओ, पर हर बार वापस आ जाते हो। मैंने अपना टारगेट चुन लिया, स्मॉल ओवरलॉर्ड हॉलो पॉइंट, वॉइड का सबसे कमजोर स्मॉल ओवरलॉर्ड। इसके बाद मैंने 100 एल्फ सायोनिक विल्डर्स की बिलीफ पावर के साथ अपने फिजिकल बॉडी से वॉइड में कदम रख दिया। वॉइड कोई फिजिकल स्पेस नहीं थी, बल्कि कॉन्शियसनेस और सायोनिक एनर्जी से बनी एक अलग यूनिवर्स थी। यहाँ सारे फिजिकल लॉज बेअसर थे। सिर्फ विल पावर और पिसायोनिक स्ट्रेंथ ही सब कुछ डिसाइड करते थे। हॉलो पॉइंट का डोमेन एक एंडलेस वॉइड था। ना कोई लाइट, ना कोई साउंड, ना कोई डायरेक्शन। उसका कॉम्बैट मेथड एब्जॉर्प्शन था। अपने डोमेन में गिरने वाली हर सायोनिक एंटिटी को धीरे धीरे डिसॉल्व करके खुद में मिला लेना। मैं जैसे ही अंदर गया, मेरी सायोनिक पावर धीरे धीरे खींची जाने लगी। छोटी सी मॉर्टल बीइंग,
तूने मेरे डोमेन में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? अंदर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ थॉट ट्रांसमिशन था। मैं तुम्हारी पसायोनिक पावर लेने आया हूँ। डोमेन सिकुड़ने लगा, प्रेशर 100 गुना बढ़ गई। पसायोनिक शील्ड तेजी से खत्म हो रहा था। नॉर्मल तरीका है हजारों साल तक कठोर तपस्या करना, पर मेरे पास हजारों साल नहीं थे। सिस्टम बचा हुआ सारा डिटरेंस पावर पसायोनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। कंफर्म कन्वर्जन। करंट डिटरेंस पावर 2,30,000 पॉइंट्स था। सब कुछ पसायोनिक बर्स्ट में बदल गया। वार्निंग, ये ऑपरेशन इरिवर्सिबल है। करो। 2,30,000 पॉइंट्स का डिटरेंस पावर पल भर में एक विशाल पसायोनिक एनर्जी में बदल गया, मानो वॉइड के अंदर ही एक सुपरनोवा ट्रिगर हो गई हो। हॉलो पॉइंट का डोमेन फट गया, एक गैप बन गया। इसके बाद मैं एक गोल्डन पसायोनिक फ्लड में बदलकर उसके कोर में घुस गया। 2 विल पावर्स टकरा गई। मेरी विल पावर 15 साल की गैलेक्सी कॉन्क्वेस्ट से तब कर बनी थी, जबकि हॉलो पॉइंट अरबों साल की वॉइड की तन्हाई का जमा हुआ अवशेष था, जिसे कॉन्क्वेस्ट या ह्यूमन रेस का मतलब भी नहीं पता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मैंने अपनी 15 साल की मेमोरीज को एक पसायोनिक स्पीयर में बदल दिया। ये वही चीज थी जो अर्थ पर पहली बार जंग का ऐलान करते वक्त गूंजी थी। 10,000 एस्कॉर्ट शिप्स की फॉर्मेशन वाली प्रेशर, क्वांटम स्लिंगशॉट का स्पेस चीरता ब्लू लाइट, ग्राउंड शैटरिंग स्टार के नीचे प्लैनेट टूटने की भयानक खूबसूरती, 15 बिलियन लोगों का उठकर डेथ तक ना पीछे हटने वाला जज्बा। जिस एग्जिस्टेंस ने कभी कोई इमोशन महसूस ही नहीं की, उसके लिए ये सब वेपन्स कभी समझ में ना आने वाले, ना ही रोके जा सकने वाले थे। वॉइड टूट गया। सोनिक एनर्जी किसी टूटे बांध की तरह मेरे अंदर उमड़ पड़ी। मैंने एक स्मॉल ओवरलॉर्ड को निगल लिया था। 3 महीने बाद मैं वापस लौटा। मेरी पसायोनिक पावर लगभग बिग ओवरलॉर्ड लेवल तक पहुंच चुकी थी। पूरी वॉइड कांप उठी। बाकी स्मॉल ओवरलॉर्ड्स अपने डोमेन सिकोड़ने लगे। बिग ओवरलॉर्ड्स भी अब सतर्क हो गए। एसु वंकिंग ने मेरी एब्सेंस के दौरान सिचुएशन संभाले रखी थी। क्वांटम स्लिंगशॉट से मेन फ्लीट डिफेंस के लिए वापस बुला ली थी। एक्सपीडिशन आर्मी को अपनी फ्रंट लाइन से सिकोड़ने का हुक्म दिया था, पर स्टार सी हेरेटिक कोalition के बचे हुए एलिमेंट्स ने इस मौके का फायदा उठाकर काउंटर अटैक किया। कई दर्जन स्टार सिस्टम्स वापस छीन लिए। फॉलन एम्पायर्स ने अपना जमावड़ा पूरा कर लिया था। अल्टीमेटम की डेडलाइन अब सिर्फ 3 महीने बाकी थी। मैंने पूरे ह्यूमन फेडरेशन से बात की। मैं वापस आ गया हूँ और साथ में एक अच्छी चीज भी लाया हूँ। मैं 3 महीने के लिए गायब था। इन 3 महीनों में मैंने एक काम किया। मैंने एक गॉड को मार डाला, वॉइड का ओवरलॉर्ड, वो एग्जिस्टेंस जिसे अनगिनत सिविलाइजेशंस भगवान मानकर पूजती थीं। मैंने अपने हाथों से उनमें से एक को निगल लिया। आज से मैं ही वॉइड का गॉड हूँ। फिलहाल 4 फॉलन एम्पायर्स हमारी तरफ बढ़ रही हैं। उन्होंने 6 महीने की सरेंडर डेडलाइन दी थी। अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मेरा जवाब है, ये उस लायक नहीं है। 3 महीने पागलों की तरह काम चला। स्मॉल ओवरलॉर्ड की सायोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके मास स्केल पर 1000 सायोनिक विल्डर्स तैयार किए गए। हर टाइटन को सायोनिक वॉरअप इंजन से इक्विप किया गया। हॉलो पॉइंट के वॉइड डोमेन को ह्यूमन फेडरेशन का सायोनिक फोर्ट्रेस बना दिया गया, ताकि वॉइड इन्वेजन को इंटरसेप्ट किया जा सके। सिनेप्टिक रिफाइनर पूरी क्षमता से चलता रहा। अरबों हेरेटिक ब्रेन से बना सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क सायोनिक शील्ड टेक्नोलॉजी को ब्रेक थ्रू कर गया। न सिर्फ फिजिकल अटैक्स रोकता था, बल्कि सायोनिक इन्वेजन भी ब्लॉक कर देता था। रांक्यू ने 4th जनरेशन जीन सीरम कंप्लीट की, लाइफ स्पैन 2000 साल बढ़ा दी, साथ ही हल्की पीसायोनिक सेंसिंग एबिलिटी भी दे दी। 3 महीने बाद ह्यूमन फेडरेशन की वॉर मशीन अपने पीक पर पहुंच गई। 30,000 बैटलशिप्स, सब पर पीसायोनिक शील्ड और 0 पॉइंट रिएक्टर्स लगे थे। 50 टाइटन्स, सब में पीसायोनिक वॉर्प इंजन्स थीं। 3 क्वांटम स्लिंगशॉट्स जो गैलेक्सी के 3 डायरेक्शंस कवर करते थे। 2 ग्राउंड शैटरिंग स्टार गॉड वेपन्स, 5 ग्राउंड शैटरिंग स्टार्स, एक डिवाइन जजमेंट, एक स्काई ड्रैगन, 1000 पीसायोनिक विल्डर्स, 15 बिलियन आयन विल्ड ह्यूमन फेडरेशन साथी और एक ऑलमोस्ट बिग ओवरलॉर्ड चोजन एम्परर यानी मैं। जल्द ही फॉलन एम्पायर्स की कंबाइंड फोर्स समय पर पहुंच गई। 40 फ्लीट्स गैलेक्सी की चारों दिशाओं से घेरा डाल चुके थे। कुल मिलाकर 80 बैटल क्रूजर्स और 12,000 बैटलशिप्स। उनकी टेक्नोलॉजी अभी भी हमसे आगे थी, पर फर्क काफी हद तक कम हो चुका था। मैंने डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी अपनाई। क्वांटम स्लिंगशॉट से पूरी मैन फोर्स इंस्टेंटली सबसे नजदीकी फॉलन एम्पायर के सामने भेज दी। 30,000 वर्सेस 3,000, संख्या में भारी बढ़त। पहली फॉलन एम्पायर 6 घंटे के अंदर तबाह हो गई। पसायोनिक शील्ड्स ने लॉसेस काफी कम कर दी। एनर्जिया कॉन्सेंट्रेटर्स ने शील्ड्स को पूरी तरह पेनिट्रेट करके सीधा शिप हल पर हिट किया, उनकी फेमस मोटी आर्मर को बायपास करते हुए। मैं खुद फ्रंट पर उतरा, अपनी पीसायोनिक पावर से 3 बैटल क्रूजर्स के शील्ड्स चीर दिए, टेलीपोर्ट करके कमांड शिप के अंदर घुस गया। अकेले हाथों से एम्पायर के गवर्नर को डिकैपिटेट कर दिया। पहली फॉलन एम्पायर फ्लीट पूरी तरह खत्म हो गई। क्वांटम स्लिंगशॉट फिर से एक्टिवेट हुआ। हम दूसरी फॉलन एम्पायर के सामने इंस्टेंट पहुंच गए। दुश्मन ने अपनी फ्लीट स्प्रेड कर दी ताकि कॉन्सेंट्रेटेड एनाइलेशन से बच सके, पर सायोनिक वॉर्प इंजन्स ने जो मोबिलिटी दी थी वो उनकी सोच से भी कहीं आगे थी। 50 टाइटन्स को 10 ग्रुप्स में बांटा गया, हर ग्रुप के साथ 3,000 बैटलशिप्स पीछा करते हुए। 2 दिन में सैल्यूट कर दिया गया। तीसरी फॉलन एम्पायर ने रिट्रीट करने की कोशिश की, पर ग्राउंड शैटरिंग स्टार गॉड वेपन पहले से उनके होम स्टार सिस्टम के स्टार पर टारगेट लगा चुका था। सरेंडर करो या मिटो, जैसा उम्मीद थी उन्होंने सरेंडर चुन लिया। चौथी थी सैंक्चुअरी गार्डियंस, जिनके पास सायोनिक टेक्नोलॉजी और खुद का डिवाइन जजमेंट एलिफेंट वेपन भी था। वो वॉइड के एक बिग ओवरलॉर्ड की पूजा करते थे। ये सबसे भयानक जंग थी। वॉइड और रियलिटी दोनों फ्रंट पर एक साथ लड़ाई चली। सैंक्चुरी गार्डियंस के सायोनिक वॉरियर्स ह्यूमन फेडरेशन के एल्फ सायोनिक विल्डर्स से भिड़ गए। वहीं टाइटन्स फिजिकल लेवल पर जूझते रहे। ह्यूमन फेडरेशन को 5,000 बैटलशिप्स और 300 सायोनिक विल्डर्स का नुकसान हुआ। ये मेरे 15 साल के सफर का सबसे बड़ा लॉस था, पर मैंने अपने हाथों से सैंक्चुरी गार्डियंस के हाई प्रीस्ट, एक डिवाइन एनवॉय का सायोनिक कोर तोड़ दिया। सायोनिक सपोर्ट खोते ही उनकी पूरी फ्लीट पल भर में ढह गई। गैलेक्टिक वॉर पूरे 1 महीने तक चली। 3 फॉलन एम्पायर्स खत्म हो गईं, एक ने सरेंडर किया। ह्यूमन फेडरेशन को उनकी पूरी टेक्नोलॉजी लेगेसी मिल गई। जब सब यही सोच रहे थे कि अब
गैलेक्सी पूरी तरह ह्यूमन फेडरेशन के कंट्रोल में आने वाली है, तभी असली कैलेमिटी आ पहुंचा। गैलेक्सी के एज पर एक वर्म होल ने स्पेस फाड़ दी, उसमें से ग्रे नैनो मशीन से बनी एक फ्लीट निकल आई। ना कोई कमांडर, ना कोई कॉन्शियसनेस, बस एक ही प्रोग्राम, हर चीज को एब्जॉर्ब करो, खुद को रेप्लिकेट करो। हर बार जब एक वॉरशिप एब्जॉर्ब होती और ज्यादा नैनो मशीन्स बन जाती, हर बार जब एक प्लैनेट एब्जॉर्ब होता एक और पूरी फ्लीट बन जाती। पहली वेव में ही 5 लाख शिप्स थी, बाकी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। स्टार सी हेरेटिक कोalition से जुड़ी सिविलाइजेशंस सबसे पहले चपेट में आई, 3 दिन के अंदर पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गई। वो एलियन सिविलाइजेशंस जो कभी ह्यूमन फेडरेशन को खत्म करने की बात करती थी, इस असली कैलेमिटी के सामने कागज की तरह टूट गई। सिलिकॉन टाइड के पास ना इमोशंस थे, ना फियर, ना डिजायर, ना ये सरेंडर एक्सेप्ट करते थे, ना थ्रेट्स समझते थे, ना नेगोशिएट करते थे। उनका बस एक ही काम था, एब्जॉर्ब करना। मैंने ट्यूरेंट इमरजेंसी मिलिट्री काउंसिल बुलाई। ग्राउंड शैटरिंग स्टार गॉड वेपन किसी स्टार सिस्टम को तबाह कर सकता है, पर सिलिकॉन टाइड पूरी गैलेक्सी के एज पर फैला हुआ था। कोई सिंगल टारगेट नहीं था। झाओ शिउ ने एनालिसिस किया कि सायोनिक पावर उन पर असर नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास कोई कॉन्शियसनेस या सोल ही नहीं है। बगल में खड़ी जायू ने आगे जोड़ा कि उनकी रेप्लिकेशन स्पीड हमारी एलिमिनेशन स्पीड से कहीं ज्यादा है। 6 महीने में सिलिकॉन टाइड की संख्या 1 करोड़ शिप्स से भी ऊपर पहुंच जाएगी। ग्राउंड शैटरिंग स्टार्स से एक एक करके इन्फेक्टेड सिस्टम्स को साफ करते जाएं। सो वॉन्किंग ने सुझाव दिया, बहुत स्लो है और वैसे भी हम आधी गैलेक्सी तो उड़ा नहीं सकते। सब चुप हो गए। मैं कमांड सेंटर की बड़ी खिड़की के सामने अकेला खड़ा होकर बाहर स्टार्स को देख रहा था। रेगुलर मेथड्स से जीतना नामुमकिन था। इकलौता सॉल्यूशन था वर्म होल की गहराई में जाकर उस ओरिजिनल कोड को ढूंढना, यानी वो पहली नैनो मशीन, और उसे रीराइट करना। सिलिकॉन टाइड भले ही अनियंत्रित लग रही हो, पर उसका कोई सोर्स जरूर होगा। वर्म होल पार करके सिलिकॉन टाइड के ओरिजिन तक पहुंचने के लिए किसी भी वॉरशिप से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए थी, और किसी भी वेपन से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर भी। तभी कैलेमिटी सिस्टम ने नया प्रॉम्प्ट दिखाया। गैलेक्सी लेवल कैलेमिटी इवेंट डिटेक्ट हुआ। 4th कैलेमिटी का स्पेशल मिशन ट्रिगर हो गया। टर्मिनेट द कैलेमिटी। मिशन रिवॉर्ड, रीराइट एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द यूनिवर्स। मिशन कंडीशन, कैलेमिटी होस्ट को खुद गैलेक्टिक कैलेमिटी टर्मिनेट करना होगा, यूनिवर्स का रूल रीराइट करना होगा। ये वो लेवल था जो सिर्फ सिनेप्टिक रिफाइनर को उसकी एक्सट्रीम तक विकसित करने के बाद ही छुआ जा सकता था। अभी मिशन रिवॉर्ड के तौर पर यह सीधा सामने रखा गया था, पर कंडीशन साफ थी, मुझे खुद ये टर्मिनेट करना होगा। ना कोई फ्लीट भेजकर, ना किसी एलिफेंट वेपन से। मैं सू वांकिंग के पास गया, फैसला सुनाया कि मैं खुद सिलिकॉन टाइड वाले वर्म होल में जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो, वहां अंदर सिलिकॉन टाइड का नेस्ट है। मेरे पास सायोनिक शील्ड है। सिलिकॉन टाइड सायोनिक बैरियर्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मुझे सारे सिलिकॉन टाइड से लड़ने की जरूरत नहीं, बस सोर्स ढूंढकर उसे रीराइट करना है। मैंने उसे वर्स्ट केस बताया, अगर मैं वापस ना आया तो सू वांकिंग सबसे बड़ी लीडर बन जाएगी। क्वांटम स्लिंगशॉट, ग्राउंड शैटरिंग स्टार गॉड वेपन, पूरी फ्लीट की कमांड उसे ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद मैंने अपने फिजिकल बॉडी से वॉइड में कदम रखते हुए अकेला सिलिकॉन टाइड वाले वर्म होल की तरफ उड़ान भरी। चारों तरफ 100 लेयर्स का पिसाइनिक शील्ड था। हर लेयर बैटल क्रूजर की पूरी सैल्वो झेल सकता था। ये वो पावर थी जो मुझे स्मॉल ओवरलॉर्ड निकलने के बाद मिली थी। वर्म होल के एंट्रेंस पर सिलिकॉन टाइड का डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि हर लाइट ब्लॉक हो जाए। अनगिनत ग्रे नैनो पार्टिकल्स किसी जीवित चीज की तरह हिल रही थी। मेरी प्रेजेंस सेंस होते ही वो पागलों की तरह इकट्ठा होने लगी। शील्ड की सरफेस इरोड होने लगी। मैंने स्पीड बढ़ाकर वर्म होल में घुसना जारी रखा। वर्म होल के अंदर डिस्टॉर्टेड स्पेस टाइम था, ना ऊपर था ना नीचे, ना कोई डायरेक्शन, बस अनंत ग्रे ही ग्रे। सिलिकॉन टाइड ने यहाँ एक विशाल नेटवर्क बना रखा था। हर नैनो मशीन एक नोड थी जो इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और गोल्स शेयर करती थी। मैंने अपनी पीसायोनिक सेंसिंग से सोर्स ढूंढना शुरू किया। आखिरकार वर्म होल की सबसे गहराई में एक स्पेस टाइम फोल्ड पॉइंट पर वो मिल गया। वो एक सिर्फ 1 मीटर डायमीटर वाला स्फीयर था, वॉइड में तैर रहा था। उसकी सरफेस पर सिलिकॉन टाइड वाली ग्रे के बजाय एक अजीब सिल्वर ग्लो थी। ओरिजिनल कोड, यानी पहली सिलिकॉन टाइड नैनो मशीन। जैसे ही मैं पास आया उसने थ्रेट सेंस कर लिया। पूरे वर्म होल की सिलिकॉन टाइड एक साथ उमड़ पड़ी। डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई कि शील्ड एक एक लेयर करके टूटने लगी। मैंने अपनी पूरी सायोनिक पावर अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा कर ली, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। अगर मैं ओरिजिनल कोड को डिस्ट्रॉय कर देता तो पहले से रेप्लिकेट हो चुके लाखों सिलिकॉन टाइड वॉरशिप्स अनकंट्रोल्ड नैनो पार्टिकल्स बनकर बिखर सकते थे, जो और भी बड़ी तबाही ला सकते थे। मैंने आखिरकार रिराइट करने का फैसला लिया। सायोनिक पावर ओरिजिनल कोड में उमड़ पड़ी। ये कोई फिजिकल ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि कोड पर विल पावर की एक पूरी रीशेपिंग थी। चोजन एम्परर की सायोनिक पावर किसी भी स्ट्रक्चर्ड चीज की एसेंस को छू सकती थी, चाहे वो किसी ऑर्गेनिक बीइंग की सोल हो या नैनो मशीन का बेस लेवल इंस्ट्रक्शन। 30 लेयर्स, 20 लेयर्स, 10 लेयर्स। मैंने कोर इंस्ट्रक्शन रीराइट करना शुरू किया। हर चीज अब्सॉर्ब करो, खुद को रेप्लिकेट करो से बदलकर रुक जाओ, वापस लौटाओ, जीरो हो जाओ। आखिरी शील्ड लेयर टूटने के ठीक उसी पल मेरा रीराइट पूरा हो गया। ओरिजिनल कोड चमकी, सिल्वर से ब्लू में बदल गई। एक इंस्ट्रक्शन वर्म होल की गहराई से पूरे सिलिकॉन टाइड नेटवर्क में फैल गई। गैलेक्सी के हर कोने में प्लैनेट्स को एब्सॉर्ब कर रही सिलिकॉन टाइड फ्लीट्स रुक गईं, रेप्लिकेट हो रही नैनो फैक्ट्रीज बंद हो गईं। ह्यूमन फेडरेशन के टेरिटरी की तरफ बढ़ते सिलिकॉन टाइड वंगार्ड्स धीमे पड़े, रुक गए, फिर टूटने लगे। वो खुद को डिकम्पोज करने लगे। हर नैनो मशीन नए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने लगी। मैटर को वापस लौटाओ, जो भी अब्सॉर्ब किया था वो रिटर्न करो, खुद को शट डाउन करो। ग्रे लेयरें पीछे हटने लगी। अब्सॉर्ब किए गए प्लैनेट्स के अवशेष रिलीज होने लगे। हालांकि उनकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी, पर कम से कम अब आगे अब्सॉर्ब नहीं हो रहे थे। सिलिकॉन टाइड वॉरशिप्स एक एक करके सिल्वर डस्ट बनकर टूटने लगी, स्पेस में धीरे धीरे बिखरने लगी। ये पूरा प्रोसेस 7 दिन तक चलता रहा। सिलिकॉन टाइड पूरी तरह गैलेक्सी से गायब हो गई और साथ ही मैं भी गायब हो गया। सो वैंकिंग क्वांटम स्लिंगशॉट के पास 7 दिन तक वेट करती रही। जोजोयू स्क्रीन के सामने 7 दिन तक बैठी रही। जियायू वॉइड में 7 दिन तक ढूंढती रही। 15 बिलियन ह्यूमन फेडरेशन साथी 7 दिन तक सांस रोके रहे। सिलिकॉन टाइड के गायब होते ही वर्महोल कोलैप्स होने लगा। 8वें दिन
दिन वर्म होल पूरी तरह बंद हो गया, पर उसमें से कोई बाहर नहीं आया। मैं गायब हो गया था पर मरा नहीं था। सू वानकिंग सायोनिक लिंक के जरिए अब भी मेरी एक हल्की सी प्रेजेंस महसूस कर पा रही थी, मानो किसी अनगिनत यूनिवर्सेस के पार से आती इको, पर वो मुझे ढूंढ नहीं पा रही थी। वॉइड में भी मेरा कोई ट्रेस नहीं था। सू वैनकिंग प्लान के मुताबिक सबसे बड़ी लीडर बन गई। एक साल बाद गैलेक्सी शांत हो गई। स्टार सी हेरेटिक कोalition का वजूद ही खत्म हो गया। बाकी बची सिविलाइजेशंस कॉन्कर होकर सबमिट कर चुकी थीं। सरेंडर करने वाली फॉलन एम्पायर्स अब वैसल स्टेट्स बन चुकी थीं। सिलिकॉन टाइड की छोड़ी सिल्वर डस्ट को कलेक्ट करके टॉप टियर नैनो मटेरियल बना लिया गया। ह्यूमन फेडरेशन ने ऑफिशियली पूरी गैलेक्सी पर राज करना शुरू कर दिया। क्वांटम स्लिंगशॉट नेटवर्क गैलेक्सी के हर कोने तक फैल गया। ग्राउंड शैटरिंग स्टार गॉड वेपन को अल्टीमेट डिटरेंस के तौर पर सील करके रख दिया गया। डिवाइन जजमेंट ने बाकी बची एलियन सिविलाइजेशंस को सोल लेवल पर ह्यूमन फेडरेशन का ऑर्डर मानने पर मजबूर कर दिया। साथ ही एक जायंट ट्रेड नेटवर्क भी बना दिया जो हर स्टार सिस्टम तक फैला था। जो फॉरेन अफेयर्स की ग्रैंड सेक्रेटरी बन गई। ग्रैंड मार्शल रिटायर होकर अर्थ पर खेती करने लगा। रांक्यू जीन और पिसायोनिक रिसर्च लीड करता रहा। 5th जनरेशन जीन सीरम रिसर्च में था। जायू का एल्फ पिसायोनिक विल्डर स्क्वाड गैलेक्सी की सबसे एलीट स्पेशल फोर्स बन गया। जाओ शुए वाला ट्रेड टाइटन गैलेक्सी का सबसे बड़ा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। पर सब लोग मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे थे। 2 साल बाद एक दिन सू वंकिंग कमांड सेंटर में काम कर रही थी। तभी पिसायोनिक लिंक वाली वो हल्की सी प्रेजेंस अचानक साफ महसूस होने लगी। कमांड सेंटर की स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगी। ये ना क्वांटम स्लिंगशॉट की ब्लू लाइट थी, ना वार्प इंजन की चमक, बल्कि एक बिल्कुल नई तरह की फिनोमिनन थी। स्पेस पानी की सतह जैसे रिपल करने लगा और उसमें से एक इंसान बाहर निकला। मैं। मेरी आंखों में अब एक ऐसी चीज थी जिसे बयां करना मुश्किल था। वो नजर सिर्फ उसी की हो सकती थी जिसने यूनिवर्स का जन्म और उसकी तबाही दोनों देखी हो। तुम वापस आ गए। वर्म होल कोलैप्स होने के बाद मैं इस यूनिवर्स से बाहर किसी जगह फंस गया था, जहां ना कोई स्टार था, ना प्लैनेट, ना मैटर, सिर्फ रूल्स ही रूल्स थे। मैंने 2 साल में उन रूल्स को समझा। फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हथेली पर एक छोटा सा लाइट बॉल उभर आया। उसके अंदर स्टार्स जन्म ले रहे थे, जल रहे थे, प्लैनेट्स घूम रहे थे, सिविलाइजेशंस उभर रही थी और मिट रही थी। मैंने इन्हें रीराइट करना सीख लिया। सिलिकॉन टाइड एक कैलेमिटी थी, मैंने उसे टर्मिनेट किया। सिस्टम ने रिवॉर्ड दिया, एक फंडामेंटल यूनिवर्स रूल रीराइट करने का मौका। तुमने क्या रीराइट किया? मैं हल्के से मुस्कुराया। मैंने एंट्रोपी बढ़ने वाला नियम रीराइट किया। लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसके मुताबिक यूनिवर्स की हर सिस्टम ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती है। स्टार्स आखिरकार बुझ जाते हैं, सिविलाइजेशंस आखिरकार मिट जाती हैं, यूनिवर्स आखिरकार हीट डेथ की तरफ चला जाता है। ये यूनिवर्स के सबसे बेसिक रूल्स में से एक था। अब स्टार्स कभी नहीं बुझेंगे, सिविलाइजेशंस कभी एनर्जी खत्म होने से नहीं मिटेंगी। पूरे यूनिवर्स की लाइफ स्पैन अब इन्फिनिट हो चुकी है। अब हमारे पास वो सब कुछ करने के लिए अनलिमिटेड टाइम है जो हम करना चाहते हैं। कमांड सेंटर का दरवाजा खुला। जाओ शुए, ग्रैंड मार्शल, रांक्यू, जियायू, वान याओ, झाओ थियन, एक एक करके सारे जाने पहचाने चेहरे अंदर आने लगे। खबर बहुत तेजी से फैल चुकी थी। लीडर वापस आ गया है। कम्युनिकेशन चैनल पर धमाका हो गया। 15 बिलियन ह्यूमन फेडरेशन साथियों की जय जयकार गैलेक्सी के हर कोने से गूंजने लगी। मैं उन सबके बीच खड़ा था। मुझे 15 साल पहले वो पल याद आ गया जब मैं अकेला अर्थ के खंडहरों पर खड़ा था, 4 बिलियन दुश्मनों के सामने। मुझे याद आया 10,000 एस्कॉर्ट शिप्स का वो पहला फॉर्मेशन। मुझे याद आई जाओ शुए की वो आंखें जो 10 साल तक स्टार सी पार करके मुझे ढूंढने के बाद आंसुओं से भर गई थी। मुझे याद आया क्वांटम स्लिंगशॉट का स्पेस चीरता ब्लू लाइट। मुझे याद आई ग्राउंड शैटरिंग स्टार के नीचे प्लैनेट टूटने की वो भयानक खूबसूरती। मुझे याद आया वॉइड में हॉलो पॉइंट के साथ हुई वो जानलेवा लड़ाई। मुझे याद आया सिलिकॉन टाइड वर्महोल की गहराई में आखिरी शील्ड लेयर टूटने के वक्त महसूस हुआ वो डर और वो दृढ़ता। सी ग्रेड सिविलाइजेशन से लेकर गैलेक्सी का मास्टर बनने तक, एक मॉर्टल से ऑलमोस्ट गॉड बनने तक, लिमिटेड से इन्फिनिट होने तक। बस 15 साल में ये सब हो गया और ये गैलेक्सी तो सिर्फ शुरुआत थी। मैं मुड़कर सबके सामने खड़ा हो गया। मेरी आवाज साफ साफ पूरी गैलेक्सी में गूंज उठी। यूनिवर्स इतना विशाल है, हमारा सफर तो अभी शुरू ही हुआ है।